दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी को इस वीडियो पे स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टी मैनेजमेंट कोर्स या टी मैन्युफैक्चरिंग या टी प्लांटेशन, इस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है। जहाँ तक कि आपने सुना होगा कि जो चाय सुबह हो या शाम जो पीता है, वो चाय बेसिकली कैसे उगाया जाता है, किस तरह से इसका फार्मिंग किया जाता है, किस तरह से इसका खेती किया जाता है। तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ बात तो सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपने कभी भी डिटेल्स में नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो में आपको मैं A to Z टी मैनेजमेंट के बारे में या टी प्लांटेशन के बारे में, टी फार्मिंग के बारे में मैं A to Z पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहिए। तो चले टॉपिक की ओर। टी मैनेजमेंट क्या होता है या टी फार्मिंग क्या होता है। बेसिकली हम लोग देखा है जो टी उगाने का बहुत सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन अभी हम टी में एक स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक के हिसाब से हम देखेंगे, कंटेंट के अनुसार। मतलब इसके क्या क्या होता है कंटेंट के अनुसार। जैसे चैप्टर 1 में हम सीखने वाला है टी गार्डन इंफॉर्मेशन, चैप्टर 2 में सीखने वाला है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, और चैप्टर 3 में सीखने वाला है फील्ड प्रैक्टिस, और चैप्टर 4 में प्लांट प्रोटेक्शन, चैप्टर 5 में गार्डन प्लानिंग, और चैप्टर 6 में गार्डन सर्विस। तो आप लोग ने कहीं ना कहीं सुना है, तो आप देखिए कि इसका पूरा एक एक किस तरह से फार्मिंग करने का प्रोसेस या इसका करने का, कल्चरल करने का तरीका क्या होता है। तो चैप्टर 1 में हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 जो गार्डन इंफॉर्मेशन है, मतलब बेसिकली जो गार्डन होता है, उस गार्डन में आपका जो होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, या इसको फार्मिंग करने के लिए क्या क्या आपको जानकारी चाहिए, क्या क्या मेन बात होता है, उसको देखना है। उसके चैप्टर 2 में प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट जो होता है ना, जो प्लांट बोलिए आप, या तो क्लोन बोलिए या टी बुश बोलिए, या चाय का जो फार्मिंग करता है, उस प्रोडक्शन में आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा प्लांट होता है, मतलब वेराइटी क्या होता है, या उसका कितनी प्रकार की प्रजाति होता है, या प्लांट की कितना प्रकार की होता है, एक एक करके हम देखेंगे। मतलब चैप्टर 3 में फील्ड प्रैक्टिस, मतलब इसी ही मेन जो होता है टी फार्मिंग में यही होता है, फील्ड प्रैक्टिस। फील्ड प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि आप जितना भी मतलब प्लांटिंग करके जो यंग हो जाता है ना, यंग टी, तो उस यंग टी के अंदर में आपका जो डेली का डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ते हैं, आपका जो मेंटेन करना पड़ता है, या उसको प्लाकिंग करना, उसको देखभाल करना, और उसी के द्वारा ही हमको इनकम यानी कि प्रॉफिट होना है ना। इसी तरह से फार्मिंग का एक मेन जो होता है इस प्रैक्टिस के द्वारा ही पूरा होता है। उसके बाद चैप्टर 4 में है आपको प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि आप जब प्लांट ये फार्मिंग कर रहा है, तो फार्मिंग करते समय में कई असुविधा या सुविधा, या मतलब बाहरी इस तरह से इन्फेक्शन, या इस तरह से जो है साइड इफेक्ट, या इस तरह से अटैक, इंसेक्ट का, पेस्ट का, फंगीसाइड का, माइस का, इस तरह से कई प्रकार की जो है साइड इफेक्ट हो सकता है ना, उसको हमको प्रोटेक्शन करने के लिए मतलब एक एक करके स्टेप देंगे। इसको ही प्लांट प्रोटेक्शन कहते हैं। चैप्टर 5 में गार्डन प्लानिंग, गार्डन के अंदर में क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या जरूरी है, वो सारी बात को हम देखने वाला है। उसी तरह से हम चैप्टर 6 में गार्डन का सर्विस, गार्डन के अंदर में क्या क्या सर्विस चाहिए, जैसे कि पूरा फार्मिंग हो रहा है उसके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसे चीज चाहिए जो कि हमको एक्स्ट्रा हमको ज़रूरत होता है, जैसे कि व्हीकल वगैरह हुआ, रोड गार्डन के अंदर में कैसा ट्रांसपोर्ट के लिए, या तो उसको इरिगेशन करने के लिए उसका वाटर पंप वगैरह, इस तरह से जो गार्डन का जो सर्विस वाला चीज़ हम इसको देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो वीडियो में बनी रहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं गार्डन इंफॉर्मेशन। इस गार्डन इंफॉर्मेशन में क्या जानकारी लेना है, तो फर्स्ट हमको जानकारी लेना है कि इसका क्लाइमेट, जो वेदरिंग जो होता है, माने जो इसका वेदर जो होता है, इसका पूरा जलवायु जो होता है गार्डन के अंदर में या जहाँ पे हम कर रहे हैं,
उसको कितना कितना हमको जलवायु या क्लाइमेट चाहिए, तापमान कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, ऐसा करके हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और हम देखेंगे इसके अंदर में लैंड का ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, है ना, लैंड का ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा। उसके बाद में इसका सॉइल माने किस तरह से होने से अच्छा रहेगा और किस तरह से ना होने से अच्छा रहेगा, या पूरी सॉइल का पूरा स्ट्रक्चर या उसका पूरा बनावटी या कितना प्रकार के होते हैं और कौन से सॉइल में सुइटेबल होते हैं, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके रिव्यू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइमेट में आपको जलवायु जो है, जलवायु किसी जगह की लंबी समय तक की एक आबादी की मौसम, औसत की मौसम की स्थिति होती है। मतलब जो भी स्थान में कुछ ना कुछ टेम्परेचर या कोई हवा पानी ऐसा कुछ तो होगा ही होगा, तो उसकी एक किसी भी जगह की एक लंबे समय तक की औसत मौसम उसकी स्थिति, जैसे कि तापमान हुआ, बारिश हुआ, नमी हुआ, हवा, धूप, इस मौसम जो पर्यटन में शामिल होता है ना, इसका पूरा स्ट्रक्चर का एक डेटा उसके अनुसार में एक स्थिति पैदा होता है, उसको ही क्लाइमेट या जलवायु हम मानते हैं। अब बात करते हैं इसके क्या जरूरी होता है। मेन एक तो जलवायु जरूरी होती है, दूसरा जो जरूरी होता है माने रेन, बारिश जो होता है कि टी फार्मिंग के लिए, टी मैनेजमेंट के लिए या टी प्लांटेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो बारिश और तापमान और इस तरह से हवा, है ना। तो हम पहले बात करेंगे बारिश कि बारिश कितना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना बारिश का खेती पाती होना असंभव है, बिना बारिश का जो है एग्रीकल्चर होना असंभव है। तो एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, टी प्लांटेशन के लिए उतना ही जरूरी है जितना एग्रीकल्चर के लिए। तो हम इसमें देखेंगे रेंगेज एक होता है जिसका हम डायमीटर मापने वाले एक ग्लास के बराबर से हो और लेवल किनारा हो और जमीन से 30 ऊपर हो और बिना किसी रुकावट के हो। उसी रोज 8 बजे से IST मतलब स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उसको खाली करके मीटर में मापा जाता है ना, इस रोजाना डेली करा जाता है। इसके लिए एक रेंगेज होना जरूरी है। तो हम आगे देखेंगे कि इस रेंगेज के द्वारा किस तरह से पानी को मापा जाता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली जो है वो जलवायु इम्पोर्टेंट होता है। जलवायु फार्मिंग के लिए इस तरह से नक्शा में दिख रहे हैं ना, इस तरह से आपका जो है नक्शा में देखिए पानी बनना कैसा है, बारिश कितना होना है। तो इस तरह से बारिश आपको नक्शा में दिख रहे हैं, होना जरूरी है, लेकिन कितना होगा आगे हम देखने वाला है, ठीक है। तो बारिश जो होता है, रेनफॉल जो होता है बारिश, वो प्लेन के लिए, जैसे कि प्लेन एरिया के लिए 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर प्लेन एरिया में बारिश होना अनिवार्य है, ठीक है। तो उसी तरह से हिल्स एरिया के लिए 170 से 240 मतलब हिल्स एरिया के लिए आपका जो बारिश होना जरूरी है। अगर इतना तक नहीं होता है तो आपको इरिगेशन के द्वारा मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बारिश का इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कम हो गया तो आपको इरिगेशन सिस्टम से आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 200 से 250 सेंटीमीटर प्लेन के लिए और 170 से 240 जो है वो हिल्स एरिया के लिए। इस तरह से अगर यदि बारिश होता है तो पानी बरखा होता है तो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा फार्मिंग माना जाता है, अच्छा प्लांटेशन माना जाता है, ठीक है। अगर ये कम हो गया तो आपको इरिगेशन करना जरूरी पड़ता है। इसलिए आपको याद रखना है कि प्लेन के लिए 250 तक अच्छा होगा। और टेम्परेचर की बात करें तो प्लेन एरिया में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेके 38 डिग्री तक टेम्परेचर होना ठीक है। इससे ऊपर अगर यदि जाता है तो चाय का क्वालिटी में इफेक्ट पड़ता है या प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअल अगर देखेगा तो प्लेन्स एरिया के लिए 30-32 के हिसाब में ही ठीक होता है, और हिल्स के लिए 18 से लेके 28 में हिल्स के लिए बहुत अच्छा तापमान होता है। इससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है ना। तो तापमान पे ध्यान दीजिए। तो अधिक न्यूनतम तापमान खास करके थर्मामीटर से पढ़े जाते हैं, तो एक थर्मामीटर होना जरूरी है।
और इसमें थर्मामीटर में हाई ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का तापमान खास थर्मामीटर में जो पढ़े जाते हैं उसका डिफरेंस वाला जो बारिश की पानी भारी को मापने के लिए, और कड़ा एक मतलब इस तरह से एक थर्मामीटर से लेके उसको मापने के लिए मतलब रखा जाता है थर्मामीटर, ठीक है ना। और ये इसका एक ये हाइड्रोमी मतलब मेट्रोमोनो जोग्राफिकल जो होता है ना, जो एक रखता है वो एक टेम्परेचर को वेदर को मापने के लिए एक छोटा सा मेट्रोपोली स्टेशन बनाया जाता है, जैसे कि उसमें तापमान, बारिश और ह्यूमिडिटी हवा इस सब को मापने के लिए ये सब बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर यदि इस तरह से करते हैं तो अच्छा बात, और नहीं करता है तो ये 3 बात तापमान और बारिश को ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से हर शाम को धूप के घंटे की अनुसार संख्या और बदलाव खास करके जरूरी रिकॉर्ड रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि रिंगेज सिस्टम कैसा होता है। रिंगेज सिस्टम इस तरह से, ये देखना है ना, रिंगेज सिस्टम जो होता है इस तरह से, अब जो है रिंगेज सिस्टम का इस तरह से एक छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन का या एक स्टील का बना के इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से बना के यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इस तरह से रिंगेज का एक छोटा सा खुले मैदान में हो, एकदम ऊपर में कोई शेडो ना हो, कोई ऐसा ये ना हो, एकदम खुले मैदान में इस तरह से एक पुट या बर्तन कुछ ऐसा लगाया जाए स्टील का, ये देख रहे हैं ना 1 नंबर पे। उसी तरह से भीतर में इसको बना के भीतर में इसको लगाया जाता है, इसको कोनिकल फ्लास्क स्टील का बोलते हैं। ये पहले वाला जो देख रहा है ये तो है शीशा का है, लेकिन ये स्टील का जो कोनिकल फ्लास्क है, ये स्टील का कोनिकल फ्लास्क को यहाँ पे लगाया जाता है। ये 1 लीटर या 2 लीटर वाला होता है, 1-2 लीटर वाला 2 लीटर वाला लगा दीजिए, ठीक है ना। उसको सबसे अच्छा 5 लीटर वाला लगा दीजिए, ठीक है। उसको लगाने के बाद में अब इसमें रख दीजिए, जो बारिश आएगा, बारिश आने के बाद में इससे नापा जाता है, कोनिकल फ्लास्क से शीशा का इससे मापा जाता है। और इसको मापने के बाद में जो होता है इसको मेजरमेंट किया जाता है कि कितना बारिश हुआ है नहीं हुआ है ना। इस तरह से आपको इसमें देखने को मतलब कितना बारिश हुआ नहीं हुआ इससे पता चलता है। और साल का जिस तरह से हमने बोला 200 से 250, तो इसी के द्वारा आपको मैनेज करना है, जानकारी लेके कि बारिश कितना हो रहा है। अगर आप इस तरह से रिंगेज बनाए हैं तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि इससे आपको डेली सुबह 8 बजे आपको मापना है, डेली सुबह 8 बजे मापना है और इसको एक रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा साल का या तो हर दिन का जो रिकॉर्ड रख के साल में 250 तक होना चाहिए। उसी तरह से एवरेज जो है मंथली का एवरेज जो है 30 से 40 सेंटीमीटर तक आपका होना जरूरी है, ठीक है। अगर इतना तक होता है तो आपका सॉइल के अंदर में मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में होने का संभावना रहेगा। अन्यथा अगर यदि उतना तक नहीं है तो ड्राई हो जाएगा, तो फार्मिंग के लिए इफेक्टेड पड़ता है। इन बातों को आपको ध्यान देना। और नंबर ये दूसरा है, सेम इस तरह से कोनिकल फ्लास्क होता है, ये फनल बोलता है, ठीक है। अगर इसका जो है ऊपर में इस तरह का लगाता है तो अच्छा होता है। ये जो फनल देख रहे हैं ना इस तरह से है, इस तरह से ऊपर में इस तरह से फनल लगाता है, एक भी वेस्ट नहीं होता है। ये देख रहे हैं ना फनल, ठीक है। इस तरह से अगर यदि इसके ऊपर में लगा देगा तो अच्छा रहता है। पूरा मतलब बारिश में जो ऊपर में आएगा जो सबका सब उसमें आ जाएगा, यानी कि प्रॉपर रीति में मेजरमेंट आएगा इसमें। जब आप कैलकुलेशन करेगा इस कोनिकल फ्लास्क में, तो इस फाइनल के जरिए मतलब पूरा का पूरा आने से मतलब एक्यूरेट इसका मेजरमेंट निकलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। और दूसरा नंबर इस तरह से भी देख रहे हैं ना, इस तरह से भी होता है फनल, इस तरह से भी माप सकता है, या इस तरह का वाला लेता है उससे भी माप सकता है, या इस तरह से आपको सिर्फ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा सेटअप होता है। और मैं जहाँ तक बात करूँ कि इस रेंजेस में जो ग्लास का जो मेजरमेंट है, आपने देखा इसका मेजरमेंट, इसको देखा है ना, इस तरह से इसमें भर के फिलअप करके इसमें mm में होता है, mm में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है। लेकिन मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप जो है दोनों सीख के रखिए, mm वाला भी सीख के रखिए और सेंटीमीटर वाला भी सीख के रखिए। बाद में आपको इंचेस में इसको निकालना है, रिकॉर्ड में रखना है इंचेस में कि कितना इंच पानी मतलब जमीन के अंदर में आया है। आप कोई भी एग्रीकल्चर करता है उसमें इसको रिकॉर्ड को रख सकता है। टी प्लांटेशन के लिए भी जरूरी बहुत मानता है,
और अन्यथा किसी भी प्लांटेशन के लिए रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एमएम में। एमएम में जो होता है, तो आपका जो है एमएम में ये 1200, मतलब एनुअल में 1200 से 2500 एमएम पूरा साल में पानी होना जरूरी होता है, पूरा साल में। और मंथली बोलेगा तो 100 से 200 एमएम मंथली में इसका होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह बेस्ट मेथड होता है, अगर यदि कम बेसी होता है स्प्रिंकलर के द्वारा ड्राई को रिकवर किया जाए। और इसका मेजरमेंट करने का दो तरीका, जैसे अगर एमएम में अगर कैलकुलेशन है तो इसको इंच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देख रहा है ये, ठीक है, ये जो देख रहा है ना, ये देख रहा है ना। तो अगर यदि यहाँ पे आपका एमएम में, इसमें अगर यदि पूरा दिन का जो बारिश आया, बारिश आने के बाद में अगर यदि मेजरमेंट किया इसको निकल प्लस में 50 एमएम है, तो इसको इंच में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, 50 एमएम पूरा इसमें भर दिया है, पूरा इसमें मेजरमेंट में आया है, तो उसको 5.4 एमएम से डिवाइड करना है, तो वो क्या है, इंच में आ जाता है, ठीक है। जितना एमएम इसमें अगर यदि कोनिकल प्लांट में एमएम में मेजरमेंट कर रहा है, तो जितना आया फिलअप किया, मापा, अगर 50 आया तो उसको डिवाइड करना है 2.5 से, ठीक है। उसमें 2.5 से 0.4 से एमएम में डिवाइड करने से वो इंच में आ जाए। जैसे कि 50 एमएम था तो इसका 1.7 इंच ही आया। अगर आपको सेंटीमीटर में करना है, तो अगर मान लीजिए इसमें मापा, बारिश आने के बाद में इसे निकाल के कोनिकल इसमें मापा, इसमें मापने के बाद तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, अगर 10 सेंटीमीटर आया तो 10 सेंटीमीटर को 2.54 से इसको डिवाइडेड करने से ये इंच में आ जाता है। यानी कि 10 सेंटीमीटर जो था वो 2.54 से अगर यदि डिवाइड करेगा तो वो 3.94 इंच में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से रिंगेज का जो, बारिश का जो है मेजरमेंट इस तरह से आपको किया जाता है। आपको इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बनता है, ठीक है। उसी तरह से मैंने बोला था टेम्परेचर के लिए भी एक ज़रूरी होता है। तो टेम्परेचर के लिए इस तरह से थर्मामीटर एक होता है, टेम्परेचर थर्मामीटर जो हाइड्रोमीटर, इस तरह से आप रख सकते हैं। इस तरह से उसमें सेटअप में खुले जगह में रख के एक छोटा सा इसके ऊपर में शेडो बना दो, इसको अलग से, इसका डेली का टेम्परेचर रिकॉर्ड करो। इस तरह से रिकॉर्ड करने से आपका कितना है, फार्मिंग में कितना चाहिए, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं सेट के द्वारा, शेडो के द्वारा। इसमें ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या लोपिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये इस भी बहुत ज़रूरी होता है। या क्या रीज़न है जो कि इसमें क्वालिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है, तो इसको भी देखने के लिए ये लगाया जाता है, ज़रूरी बनता है। तो ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर वाला, ऐसा वाला एक लगा के रखना जरूरी है, क्योंकि इसका जो है कैलकुलेशन करने के लिए और बाद में रिजल्ट को निकलने के लिए एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड हो, है ना। इस तरह से आपका ह्यूमिडिटी क्या है और इसका जो है हवा किस तरह से आता है, बेसिकली इस तरह से मापा जाता है। अब हम बात करेंगे लेन ड्रेनेज। लेन ड्रेनेज अब क्या होता है, तो अब हम बात कर रहे हैं लेन ड्रेनेज। लेन ड्रेनेज भी क्या होता है। लेन ड्रेनेज एक प्रकार की, मतलब जमीन का जो एक हिस्सा है और जमीन का में जो ड्रेनेज डिग किया जाता है और मतलब उसमें खोदा जाता है, विशेष करके एग्रीकल्चर फार्मिंग के समय में। तो हम प्लांटेशन में, टी प्लांटेशन के भीतर में हम किस तरह से ड्रेनेज को मैनेज करेंगे, किस तरह से हम ड्रेनेज को डिजाइन करेंगे, किस तरह से हम ड्रेन उसको निकालेंगे पूरा एग्रीकल्चर में, इसका भी एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि आप मन में जो आया ऐसा कर देगा। तो इस तरह से करने से आपका रिजल्ट प्रॉपर रीति से, मतलब फार्मिंग का नहीं मिलेगा। लेकिन आप, मैं जो सिस्टम बता रहा हूँ यहाँ पे, जितना भी मैं सिस्टम बता रहा हूँ ना, तो इस तरह से आपको पूरा लेन में ड्रेनेज का अगर सिस्टम बनाना है, अगर बना पाया, तो आपका फार्मिंग प्रॉपर रीति से या प्रॉपर रीति से प्लांटेशन, टी प्लांटेशन होगा। तो आप बने रहिए, देखिए कि पहला जो प्रोसेस हो क्या होता है। मतलब ड्रेनेज का जरूरी इसलिए होता है कि प्रोडक्शन के लिए जो रूट होता है ना, वो रूट अगर अंदर तक जाएगा तो आपको ग्रोथ होने के लिए और मजबूती, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए, या ज़्यादा करके मतलब इसमें मॉइस्चर पाने से न्यूट्रिशन वगैरह या ग्रोथ के लिए फास्टर होता है। इसीलिए आपका ड्रेनेज करना जरूरी है, नहीं तो कई कई जगह में ऐसा रहता है वाटर लॉगिंग होने का चांस होता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं जो दिया है कि अगर यदि
पुअर ड्रेनेज और water logging result in the crop loss of 14% to 40%, and poor response of the fertilizer and susceptibility to the disease, and which growth and expense to moisture stress and development of drainage pattern can be expected to the result in 10 to 15 इन परसेंटेज क्रॉप लॉस। मतलब ये होता है कि अगर यदि आप मान लीजिए कि अगर यदि आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, आजकल ख़राब है, तो इसमें अगर वाटर लॉगिंग हो रहा है, मतलब ख़राब ड्रेनेज से अगर वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो फसल जो होता है वो फसल को 15 से 40% नुकसान करा सकता है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर रीति से अगर यदि दिया है तो आपका इसमें इंक्रीज, मतलब जो ड्रेनेज के द्वारा अच्छा सिस्टम लेन का जो किया है, मैनेज किया है, तो उसके सिस्टम आप 10 से 15% का मतलब खेती में, एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, और प्रॉपर रीति से नमी और फर्टिलाइजर मिल सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसीलिए ड्रेनेज करना जरूरी है कि वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर लॉगिंग से बचे, 15 से 40% नुकसान से बचे, और इसमें टोटल मतलब प्रॉपर रीति से जो है फर्टिलाइजर मतलब न्यूट्रिशन पूरी से प्लांट को मिले, और नमी प्लांट के अंदर हमें बना रहेगा, ह्यूमिडिटी, और बीमारी होने का शंका ना रहे, और जो है ग्रोथ में 10 से 15% का ग्रोथ में बढ़ोतरी हो। तो इसके लिए क्या जाता है, अब ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार का ड्रेनेज होता है। कैसमेंट ड्रेन होता है, ठीक है। कैसमेंट ड्रेन होता है वो मिनिमम डीप जो होता है 5 फीट का ऐसा डीप होता है, मिनिमम डीप, और जो होता है बॉटम का जो चौड़ाई होता है वो 4 फीट। लेकिन ये जनरली नेचुरल भी ऐसा छोटा छोटा करके ड्रेन नेचुरली भी इसका निकलता है, मतलब किसी जगह से, एक स्रोत से, लेन से निकलता है, ठीक है। नेचुरल भी निकलता है जगह जगह में, छोटा छोटा, मतलब एक स्रोत से निकलता है, लेन का स्रोत से। अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको बेसमेंट एक ड्रेन का डिजाइन करना है 5 फीट डीप का और 4 फीट चौड़ाई का, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आउटफॉल या आउटलेट ड्रेन। आउटफॉल या आउटलेट ड्रेन मिनिमम डीप जो होता है उसकी गहराई 2.5 फीट होता है, और जो चौड़ाई होता है और मिनिमम बॉटम का 1.5 फीट होता है। ये जो पूरा का पूरा जो साइड साइड में जो फार्मिंग कर रहा है, जो प्लांटेशन किया है, उसका साइड में होता है। अब हम बात करें मेन ड्रेन जो होता है, और जो फार्मिंग कर रहा है, जो प्लांटेशन में है, उसके बीच में ऐसा मेन होता है। उसमें डीप जो होता है 2 फीट होता है, और बॉटम का साइज 1.1 से लेकर 2 ऐसा करके ऊपर में 14 इंची, सपोज मान लीजिए 1.2 बोलने का मतलब जो है 14 इंची पकड़ लीजिए। इस तरह से मेन ड्रेन में ऊपर का बॉटम होता है। उस तरह से फील्ड ड्रेन में जो होता है पूरा ड्रेन, मतलब भीतर जो फील्ड के अंदर में जो प्लांटेशन या फार्मिंग कर रहे हैं उसके अंदर में है ना, मिनिमम जो डीप होता है उसका 1.5 उसका डीप होता है, इससे गहराई 1.5 होता है, और उसका मिनिमम जो होता है बॉटम, उसके जो ऊपर का टॉप लेवल का जो चौड़ाई होता है वो 8 इंची से 10 इंची होता है। इस तरह से 4 प्रकार का पूरा ड्रेन हम टी फार्मिंग के लिए, टी प्लांटेशन के लिए हम पूरे डिजाइन करेंगे, टी एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो आप इसमें पूरा ध्यान देना है कि मैनेजमेंट किस तरह से करना है। 4 प्रकार का ड्रेन आपको होना जरूरी है। अगर हम नक्शा में बात करें तो इस तरह से होगा, ठीक है। मैंने जो कैटमैन जो बोला वो बाहर में एक नेचुरल होता है, या बीच में भी आ सकता है, या साइड में भी इस तरह से, मतलब साइड में इस तरह से, साइड में इस तरह से, साइड में भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से साइड में भी आ सकती है, या तो बीच में इस तरह से नेचुरली हो सकता है। और दूसरा जो मैंने बोला था आउटपुट, ये जो होता है ये नेचुरली मतलब खुद से बनाया जाता है साइड में। इस तरह से अगर नहीं है तो खुद से ऐसा करके बनाया जाता है साइड में, ठीक है। और मेन जो एग्रीकल्चर टी प्लांटेशन के लिए, टी फार्मिंग के लिए जो मेन जो है मैनेजमेंट आपको करना है ड्रेन, वो 2 होता है, मेन ड्रेन और फील्ड ड्रेन। तो मेन ड्रेन इस तरह से होता है, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये नॉर्थ से साउथ
इस तरह से नॉर्थ से साउथ, इस तरह से एक मेन ड्रेन होता है। और फील्ड ड्रेन ये है, ये दिख रहा है ना, ये फील्ड ड्रेन है, ये दिख रहा है, ये फील्ड ड्रेन है, ये नक्शा में दिख रहा है ना, ये फील्ड ड्रेन है, ये दिख रहा है ना, ये फील्ड ड्रेन, ये फील्ड ड्रेन, ये फील्ड ड्रेन है। तो इस तरह करके आपको पूरा डिजाइन करके, मतलब पार्ट्स टू पार्ट्स, पार्ट्स टू पार्ट्स, पार्ट्स टू पार्ट्स करके आपको बनाना है। तो अब इसकी लंबाई क्या होगा, इसकी लंबाई जो होगा जो है मेन ड्रेन का जो लंबाई फास्ट जो होगा वो 70 फीट नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ 70 फीट, फिर 70 फीट, फिर 70 फीट, उसके बीच में 70 फीट के बीच में इस तरह से फील्ड ड्रेन, फील्ड ड्रेन इस तरह से आपको 70 फीट, ये भी फील्ड ड्रेन होगा, इस तरह से फील्ड ड्रेन 70, इसके बीच बीच में ऐसा करके आपको जोड़ना है फील्ड ड्रेन, ठीक है ना। इस तरह से 70 फीट, इस 70 फीट मेन ड्रेन में इसको फील्ड ड्रेन को जोड़ना है। इस तरह से मेन ड्रेन और फील्ड ड्रेन को अटैच करके पूरा से डिजाइन करना है। और इसके जो है इस ब्लॉक में ही मतलब प्लांटिंग करना है, इस ब्लॉक में ही टी बुश या टी प्लांटेशन या टी फार्मिंग इसके बीच में होगा, ठीक है ना, ये दिख रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सा लेन ड्रेनेज आपको प्रॉपर से माइनस करना है, मतलब मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना कि किस तरह से करना है। अगर इस तरह से किया तो प्रॉपर रीति से ग्रोथ होगा, मतलब जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो प्लांट को फार्मिंग करने से प्रॉपर रीति से मिलेगा और प्रॉपर रीति से न्यूट्रिशन मिलेगा और अच्छा खासा प्रोडक्शन और डेवलप करेगा, अच्छा खासा ग्रोथ, अच्छा खासा प्रोडक्शन में आपको इंक्रीज मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक एक बातों को जो मैंने बताया वो एक एक बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपने सिस्टम से करेगा और इन सारे बातों को आप क्या है छोड़ दे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं, प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं, इस तरह से हमारा ड्रेन होगा, देख रहे हैं ना। जो एक नंबर हम कैशमेंट ड्रेन जो बोला था इस तरह से होगा, ठीक है। और आउटफॉल जो ड्रेन बोला था इस तरह से, ये देख रहे हैं लंबाई, ये आउटफॉल ड्रेन है, इसका ये जो चौड़ाई जो है ये देख रहे हैं ना, चौड़ाई इस तरह से इसका चौड़ाई और डीप इस तरह से डीप आपको रहेगा, ठीक है ना। तो आप तो ध्यान देना है कि आउटफॉल ड्रेन इस तरह से होता है और कैशमेंट ड्रेन जो नेचुरली है साइड साइड में होता है, ये नेचुरली होता है, साइड साइड में होता है। और ये आउटफॉल ड्रेन है जो इसको बनाया गया है खुद से, मतलब इसको डिगिंग किया गया है खुद से, इसको खोद करके निकाला गया है, ठीक है, लंबाई खोद के ऐसा तरह से निकल गया है। उसी तरह से हम मेन ड्रेन जो होता है प्रैक्टिकली इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना साइड साइड में, ये मेन ड्रेन, इधर में ये गार्डन दिख रहा है ना, ये गार्डन, ये पूरा गार्डन दिख रहा है, ये फार्मिंग किया हुआ है, इस गार्डन के पूरा साइड में ये एक मेन ड्रेन दिया जाता है, ये दिख रहा है पूरा गार्डन के साइड साइड में। उसके बीच में आप छोटा सा कच्चा रास्ता भी निकल सकते हैं, कच्चे रास्ते में आने जाने के लिए लेबर्स, प्लगर्स या फार्मर को इधर में काम करने के लिए, इसमें आने जाने के लिए, ठीक है ना, फार्मर के लिए, वर्कर के लिए यह सब होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है प्रॉपर रीति से आप मैनेज इस तरह से प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बीच में ये जो है फील्ड ड्रेन 4 नंबर में देख रहे हैं, फील्ड ड्रेन ऐसा रहता है, मैंने पहले भी जो नक्शा में दिखाया था, वो बीच का जो फार्मिंग कर रहा है ना, वो फार्मिंग का बीच में जो फार्मिंग हो रहा है उसके बीच बीच में इस तरह से मतलब कटिंग किया जाता है लैंड का, इस तरह से लैंड को आप देख रहे हैं नक्शा में, इस तरह से कटिंग किया गया है। इसका कटिंग करने का इसका टॉप है 14 इंची, ठीक है ना, इसका तो है आपका 1.5 फीट है ना, इसका है 14 इंची। और इसका जो है 70 लंबाई है, 70 में इस तरह से ब्लॉक करके आपको ब्लॉक करके इस तरह से ड्रेनेज करना है। उसके अंदर में इस तरह से प्लांटिंग दिख रहा है ना, इस तरह से प्लांटिंग आपको ब्लॉक में करना है और फाइनल इस तरह से रेडी होगी, इस तरह से आपको दिखता है। तो आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है, आप इस तरह से आपको प्रॉपर रीति से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिट्टी जो होता है, जो सॉइल होता है। तो ये जो सॉइल है, मिट्टी जो है, इसको मिट्टी पहले हम इसका डिफिनेशन, मिट्टी की परिभाषा, मिट्टी पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत, मतलब जो मिट्टी जो ऊपर में जो परत होता है ना जनरली, वही जो पेड़ पौधा और जीवन को रहना सहारा देती है। और इसमें खनिज, ऑर्गेनिक पदार्थ, पानी, हवा और जीवन जीवित बनी रहती है। इसी को ही ऊपर का जो परत पृथ्वी की सतह को
मतलब मिट्टी का आता है, साधारण एकदम साधारण बातों में अगर देखेगा तो इसको जो है मतलब मैनेज मतलब प्रबंध क्या करना है, इसका अंदर में जो मिट्टी का गुण को चेक करना है, इसके लिए ही हम मिट्टी का पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम जो है इसका आगर है, आगर से हमको मिट्टी को ऊपरी मतलब टॉप सोइल को कलेक्शन करना है, ठीक है। आगे हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका पूरा कितना प्रकार का मिट्टी होता है या क्या क्या इसमें होता है वो देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कलेक्शन करने का तरीका, जो मिट्टी होता है जो उसको हम कलेक्शन में इसमें मिट्टी के अंदर में जो न्यूट्रिशन है, फर्टिलाइजर इसका कंटेंट है न्यूट्रिशन का, वो कितना कितना मतलब इसके अंदर में है, उसको हमको जांचने के लिए एक आगर से 2.5 वाला आगर से टॉप सॉइल को कलेक्शन करना है और सब सॉइल को कलेक्शन करना है, मतलब एक बोरिंग करके उसको कलेक्शन करना है। तो टॉप सॉइल जो होता है 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर, मतलब 0 से 50 सेंटीमीटर, मतलब उस मिट्टी का जो टॉप सॉइल है उससे आपको आगर से सॉइल को कलेक्शन करना है, उसको बोलता है टॉप सॉइल। और उसके दूसरा वाला जो है निचली सेल, मतलब जो 16 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, उसी गड्ढा में उसी बोरिंग में 16 से 30 सेंटीमीटर गहराई से उसमें बोरिंग करना है और जो मिट्टी को कलेक्शन करना है, मिट्टी को निकालना है। और जो कुछ बेसिकली जो मिट्टी निकलना है, मिट्टी जो निकलेगा है ना, उसको ही आपको कलेक्शन करना है। या टॉप सेल और सब सेल दोनों को कलेक्शन करना है मिट्टी को, और आपको यहाँ पे टेस्टिंग करना है कि इसके अंदर में क्या क्या न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर मिट्टी के अंदर में है ना। इस तरह से आपको बराबर प्रॉपर रीति से प्रबंधक मैंने मैनेज करना है। और दोनों ऊपरी और निचली दोनों सतह को सैंपल को एक साथ में इकट्ठा करके अच्छी तरह से आधा किलो करके दोनों को आपको कोई लेबोरेटरी में इकट्ठा करके दे देना है और सैंपल को चेक करना है, उसमें सैंपल में क्या क्या है वो पता करना है, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं ना प्रैक्टिकल, ये जो है अगर इस तरह से जो है देख रहे हैं ना, अगर इस तरह से ये देख रहे हैं ना, इस तरह से जो है आपको अगर इस तरह से मिलता है, ये रेन्यू मार्केट में मिल जाता है। तो इस तरह से आपको अगर लेना है और इस तरह से आपको सोइल को इस तरह से देख रहे हैं प्रैक्टिकल, इस तरह से कलेक्शन करना है। ये डिग दिख रहा है ना, डिगिंग मतलब बोरिंग, ठीक है ना। ये डिगिंग जो बोरिंग देख रहे हैं ना, तो इस तरह से अगर से इसको मतलब इस गड्ढा में इस तरह लगा के पूरा इस तरह से लगा के इसको पूरा ऐसा करके लगा के पूरा ऐसा करके घुमाना है और इसके अंदर से मट्टी निकलना है। और इस तरह से मतलब 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर की गहराई में टॉप सोइल को कलेक्शन करना है मिट्टी, और 16 से लेकर 30 में इस तरह से मिट्टी को कलेक्शन करना है। टॉप सोइल और सब सोइल दोनों कलेक्शन करने के बाद में आपको कोई लेबोरेटरी में आपको भेज देना है। इसमें पता करना है कि कितना कितना न्यूट्रिशन, कितना कितना फर्टिलाइजर है, जैसे नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस के, पोटेशियम कितना है, जी कितना है, सल्फर क्या है, रोग क्या है। इस तरह से आपको प्रॉपर रिजल्ट आपको लेना है, ताकि आपका मैनेजमेंट जो है मतलब ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपका सुविधा होगा, ठीक है ना। इसको आपको सीखना है, इसीलिए आपको सीखना है कि प्लांटेशन के लिए न्यूट्रिशन जरूरी क्यों पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए सोइल का जानना जरूरी है। तो आगे हम बात करते हैं कि सोइल का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, सोइल, तो सोइल का जो सैंपल है इस तरह से आपको सोइल का जो है सैंपल इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से आपको सोइल का सैंपल लेके आपको चेक करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो सोइल सैंपल हो गया, अब इसका जो है सोइल का टाइप क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये जो है ये दोनों को हम मतलब मेन जो है एग्रीकल्चर यहीं पे किया जाता है। मेन जो है हमारा प्लांट इस वाला स्ट्रक्चर में हमें लगाना है, ठीक है ना। तो ये वाला ब्लैक जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टॉप सोइल, और ये जो ब्राउन टाइप का दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम सब सोइल। टॉप सोइल एंड सब सोइल, ये 2 प्रकार की पूरा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, 2 प्रकार का हमको प्लांट में जरूरी होता है। तो इसका फाइनली जो डिप्थ है, इसका जो गहराई है वो टॉप सोइल का 1 से 15 और सब सोइल का 16 से 30 सेंटीमीटर होता है। तो इसी के अंदर में हमको फार्मिंग एग्रीकल्चर प्लांटिंग करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इस तरह से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो उस तरह से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से ये नक्शा में इस तरह से
पूरा का पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हो रहा है, देख रहे हैं, ये प्लांट ग्रोथ रहा है। तो इसी के लिए स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है और मिट्टी को जानना जरूरी है। तो इसमें कोई बड़ा ये नहीं है, बड़ा लॉजिक नहीं है, बस थोड़ा इसको ग्रोथ के लिए ही इसको हमको जानना और देखना है। और बाकी तो हमको थ्योरी बेसिक में ही हमको मतलब हिसाब किताब काम करके इसको प्लांटिंग करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका जो है कितना प्रकार का होता है, सिर्फ थ्योरी बेसिक जानने के लिए। लोम सैंडी एक होता है, एक सैंडी लोम होता है, और तीसरा जो होता है लोम होता है, और चौथा सेल्टी लोम होता है, और पांचवा जो है क्ले लोम। मतलब बेसिकली जो है मिट्टी जो है सोइल जो है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पूरा 5 प्रकार 5 टाइप का होता है, लोमी सैंड, सैंडी लोम और स्लेट लोम और क्ले लोम, 5 प्रकार का इस तरह सोइल होता है। सिर्फ इसको थ्योरी बेसिक में जानने के लिए, प्रैक्टिकल में उतना नॉलेज मतलब काम नहीं आएगा, लेकिन मेन जो होता है स्ट्रक्चर का जो है मैंने बताया ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसका नॉलेज होना चाहिए। और न्यूट्रिशन, ताकि हम प्रॉपर तरीके से हम फार्मिंग एंड प्लांटिंग कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसका पीएच कितना होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है और कौन से टाइम में इसको लेना है और कौन से टाइम में इसको हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है। मतलब हमको जो अप्लाई करना है, अगर यदि कम हो गया, न्यूट्रिशन कम है सोइल के अंदर में, तो हमको कब करना है कब नहीं करना है। यानी कि अगर कम है तो 2 महीना के अंदर में, 2 महीने के बाद में आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पूरे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, फर्टिलाइजर का प्रोग्राम दे सकते हैं। अगर 2 महीने के बाद में अगर न्यूट्रिशन जो रेशियो होता है उससे कम है तो, ठीक है, एप्लीकेशन देना है। उसके बाद में पीएच जो वैल्यू है वो जनरली पीएच वैल्यू क्या होता है ट्री ग्रो के लिए या टी प्लांटेशन टी फार्मिंग के लिए जो होता है वो पीएच जो होता है 4.5 टू 5.5 इसके बीच में अच्छा होता है पीएच वैल्यू। मतलब टी फार्मिंग के लिए, टी प्लांटेशन के लिए जो होता है पीएच वैल्यू 4.5 से लेके 5.5 ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। इसके अगर यदि एबो है या बिलो है तो आपको उसको अरेंज करके आपको इसको एडजस्टमेंट करना है और दोनों को निकालना है, ठीक है ना। मतलब एडजस्टमेंट करके उसको ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। उसी तरह से इसका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है आपका जो सोइल के अंदर में 2% ऑर्गेनिक होना जरूरी है। अगर 2% है या 2 से ज़्यादा है तो और अच्छा, लेकिन जनरली प्लेन एरिया में तो 2% 2.5% ही होता है, और हिल्स में 3.5 से ज़्यादा होता है। कभी कभी कोई जगह में 4 भी होता है ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर को हम ज़्यादा हम इसको मतलब छेड़छाड़ या इसको हम ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नेचुरली टाइप का तो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। तो ये प्लेन्स में जो होता है 2% और हिल्स में होता है 4% समथिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर यदि कम हो गया, बिलो 1% हो गया, तो आपको अटेंशन, आपको ध्यान देना है जरूरी पड़ता है। उसी तरह से अवेलेबल नाइट्रोजन का जरूरी होता है, फास्फोरस का जरूरी होता है। तो ये फास्फोरस जो होता है 50 से लेके मतलब P2O2, ठीक है। तो ये जो है जनरली आपको पर 30 मतलब पर प्लांट के लिए मतलब आपको इतना मतलब चाहिए 5 से 50 पर मिलियन मैंने ppm चाहिए। 5 से 50 ppm का मतलब एक प्लांट को ग्रो होने के लिए P2O5 मतलब ये चाहिए, ठीक है ना, फास्फोरस। इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है अगर कम हो गया तो। और उस दूसरी बात जो है पोटेशियम जो होता है 10 से लेके 100 ppm का पर प्लांट के लिए ज़रूरी बनता है। पोटेशियम का जो है पर प्लांट के लिए 10 से 100 ppm जरूरी है। अगर कम हो गया तो आपको माइनस करना पड़ेगा पोटेशियम, ठीक है ना। ये डोज को आपको ध्यान देना है, इसीलिए हमको टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करने का सोइल का और सोइल के बारे में जानकारी लेना इसीलिए ज़रूरी है कि हमको प्लांट में पोटेशियम 10 ppm से 100 ppm प्लांट के लिए चाहिए। अगर कम हो गया तो आपको उसको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। उसी तरह से सोइल का इम्प्रूवमेंट, NPK, सारा का सारा NPK जितना भी न्यूट्रिशन होता है सोइल के अंदर में, आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट आपको करना है फिजिकली, ठीक है ना। फिजिकली किस तरह से करेंगे, मल्चिंग देके, प्रूनिंग करके, या तो फिर उसका जो मटेरियल जो होता है उसको हम
ऑर्गेनिक को मैटर को बढ़ा सकते हैं मल्चिंग और पुनिंग करके फिजिकली, ठीक है। और न्यूट्रिशन प्रोग्राम आपको जो है फर्टिलाइजर प्रोग्राम आपको बनाना साल में 2 बार 3 बार जरूरी होगा, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशन अगर कम है, मान लीजिए जो टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद में न्यूट्रिशन यदि कम है, तो अगर कम हो गया तो आपका न्यूट्रिशन कौन कम है और कहाँ पे कम है, तो उसको हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या मैंने मैन्योरिंग करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, और जो काम है वो डोज को हमको इधर में डालना पड़ेगा, इधर में हमको मैन्योरिंग ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले ध्यान देना है सॉइल का सैंपल, उसके बाद में प्रोग्राम को आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना, उसका रिजल्ट को देख के। उसके हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हमको क्या क्या प्लांट की ज़रूरत होता है, उसमें हमको 1 नंबर में चॉइस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, 2 नंबर में वेगेटेटिव प्रोपगेशन, 3 नंबर में नर्सरी, और 4 नंबर में प्लांटिंग, 5 नंबर में ब्यूरिंग ऑफ टी यंग टी, ठीक है ना। इस तरह से 5 पॉइंट हम एक एक करके देखते हैं। तो हम प्रोडक्शन ऑफ प्लांट में सबसे पहले जो है चॉइस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल देखेंगे, उसके बाद 2 नंबर वेगेटेटिव प्रोपगेशन, 3 नंबर में नर्सरी, 4 नंबर में प्लांटिंग, और 5 नंबर में जो है ब्यूरिंग ऑफ यंग टी, इस तरह से देखेंगे। तो चॉइस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल जो होता है, इस तरह से चॉइस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल करना है। जो क्लोन का जो प्लेन के लिए डुवर्स असम, इस तरह जो प्लेन एरिया के लिए जो डुवर्स हो गया या तराई हो गया, या जो असम एरिया, इसको लिए हमको मटेरियल, जो प्लांट का जो मटेरियल है उसको हमको क्या चॉइस करना है। तो बेसिकली जो प्लांट का जो मटेरियल है उसको हम क्लोन बोलता है, ठीक है ना। एक बात याद रखना, जो प्लांटिंग करते हैं टी के अंदर में, या टी मैन्युफैक्चरिंग, टी प्रोडक्शन के लिए, या फिर टी फार्मिंग, टी एग्रीकल्चर के लिए, तो हम जो प्लांटिंग का जो मटेरियल होता है हम क्लोन कहते हैं। क्लोन बेसिकली माना जाता है, कहा जाता है। तो क्लोन फॉर लैंड, मतलब प्लेन एरिया के लिए, यानी कि डुवर्स और असम के लिए। तो हमको देखना है कि 3 प्रकार की क्लोन डिवाइड किया है, एक स्टैंडर्ड क्लोन, और 2 है क्वालिटी क्लोन, और 3 है यील्ड क्लोन। तो ये 3 प्रकार की हम क्लोन एक देखते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड क्लोन में हमको क्या है, मतलब स्टैंडर्ड क्लोन ये होता है जो कि आपका यील्ड भी है और क्वालिटी भी है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्लोन उसे कहा जाता है जो कि आपको यील्ड मतलब कि प्रोडक्शन भी अच्छा देगा, ज़्यादा उत्पादन भी होगा, और आपका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, यानी कि दोनों बना रहेगा। इसको हम स्टैंडर्ड क्लोन कहते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी भी रहेगा और उत्पादन प्रोडक्शन भी रहेगा, इसको हम स्टैंडर्ड क्लोन कहते हैं। इसका मोस्टली प्रीफर मैंने परफेक्ट जो होता है वो TB1 होता है, TB14 और TB16, TB17 और TB20, TB24 और TB27 और TB28। मतलब इन सारे क्लोन जो होता है, इन सारे जो प्लांट मटेरियल जो होता है वो स्टैंडर्ड क्लोन के अंदर में रखा गया है, ठीक है ना। इतना सारा क्लोन जो है प्लांट मटेरियल जो है, इसका जो टीबॉस को प्लांटिंग करने से वो स्टैंडर्ड क्लोन या इसका अच्छा फार्मिंग होता है। नंबर 2 क्वालिटी क्लोन। क्वालिटी क्लोन कहने का ये मतलब होता है कि जो हाई क्वालिटी रहेगा, मतलब क्वालिटी में नंबर 1 रहेगा, ठीक है ना। क्वालिटी में नंबर 1 रहेगा, और जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है उसमें एवरेज रहेगा, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं रहेगा लेकिन एवरेज रहेगा। लेकिन क्वालिटी बोलने का मतलब ये है हाई क्वालिटी रहेगा, इसको हाई क्वालिटी रहने के कारण से क्वालिटी क्लोन माना जाता है। इसमें मोस्टली प्रीफर होता है 21 TB21। TB21 का जो क्लोन है ये मतलब हाई क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का चाय बनता है इसमें से, ठीक है ना। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा टी डस्ट बनता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में यील्ड क्लोन। यील्ड क्लोन में आपको हाई यील्ड एंड एवरेज क्वालिटी। हाई यील्ड कहने का मतलब आपका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है वो ज़्यादा रहेगा, और जो क्वालिटी हो एवरेज रहेगा, पूरा कम भी नहीं रहेगा लेकिन एवरेज रहेगा। इसी को ही हम यील्ड क्लोन कहा जाता है। और मोस्ट इसका प्रीफर मतलब इसका जो मोस्टली जो होता है वो परफेक्ट जो मतलब क्लोन जो होता है वो TB22 और TB23 और TB25, TB26, TB29, TB30, ये क्लोन मतलब आपके लिए एक यील्ड वाला क्लोन, उत्पादन वाला क्लोन माना जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम
मोस्टली जो है TB1 के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में हम देखेंगे। मोस्टली प्रेफर TB1 जो होता है इसको हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि ये कहाँ से बना है। ये कैटेगरी आसाम चाइना हाइब्रिड क्लोन माना जाता है। ये TB1 जो होता है असम चाइना हाइब्रिड क्लोन माना जाता है, ठीक है ना। इसका जो उत्पादन हुआ है कहाँ से हुआ है, चिनामोरा टी स्टेट ऑफ असम, ठीक है ना। चिनामोरा टी स्टेट ऑफ असम मतलब यहाँ से इसका जो है ये प्लांट यहाँ से आया है। बेसिकली जो ये प्लांट जो आया है वो 1949 में 1949 में इसको रिलीज किया गया। TB1 को 1949 में रिलीज किया गया। इस क्लोन को मतलब इस साल में इस क्लोन को इस मटेरियल को बनाया गया। और इसको जो रिलीज किया है वो कौन सा कंपनी बोलेगा सर, चिनामोरा टी स्टेट। इसको जो पूरा गाइडलाइन जो है इसका जो बनाने का जो मटेरियल को ये TRA जो है इसको ब्रीडिंग करके एक प्रोसेस में डाल के इसको TB1 का एक स्वरूप देके एक मटेरियल बना गया है। तब ये दिखता कैसा है बोलने से इसका जो बनावटी मतलब इसका जो आइडेंटिफिकेशन क्या है बोलने से TB1 का ये हल्के हरे रंग के होते हैं और आकार में भलाकार होता है। मतलब आकार में भलाकार बनने से थोड़ा ऐसा भला जैसा होता है, ठीक है। आधार किलाकार का होता है। इसका जो आधार है वो किलाकार का आता है और ऊपरी वाला सिरा जो है नुकीला होता है। मतलब इस तरह से पतला टाइप का होता है और पत्ती की सतह पास सिरा में लगभग ये सतह में मिली रहते हुए मतलब इस तरह से संभा रहता है। और ये जो क्लोन जो है इसका अदर कैरेक्टर क्या है बोलने से इसका अदर कैरेक्टर ये है कि ऑर्थोटोपिक ग्रोथ हैबिटेट ऑर्थोटोपिक ग्रोथ हैबिटेट कहने का ये मतलब होता है कि जब ये इसका जो आदत होता है ग्रोथ विकास करने का ये ऑर्थोटोपिक टाइप से मतलब ये करता है, ठीक है ना। इसका क्वालिटी जो है ये खास करके मैन्युफैक्चरिंग के जो होता है वो CTC के लिए प्रेफर होता है, ठीक है ना। CTC चाय बनाने के लिए इसका जो हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक्चुअल जो इस प्लांट से हम CTC के लिए तैयार होता है। और इसमें होस्ट प्लांट और होस्ट अगर जो साइड इफेक्ट और जो पेस्ट वगैरह कीड़ा वगैरह अगर बात करेगा तो साइड इफेक्ट तो ये टी मस्किटो इसमें मतलब ज़्यादा करके होस्ट है इसका मतलब इसमें रहने के लिए पसंद करता है। मतलब TB1 में टी मस्किटो रहने के लिए पसंद करता है और ये CTC के लिए पावरफुल होता है। इसी तरह से हम TB14 की बात करेंगे। मस्ट प्रेफर TB14। अब ये क्लोन जो है असम क्लोन है, ठीक है ना। और ये जो है ओरिजिन टोकलाई टी रिसर्च से आया है। टोकलाई टी रिसर्च ऑफ असम वहाँ से ये जो है ये क्लोन ओरिजिन होके आया है मतलब उत्पन्न वहीं से हुआ है। और ये कौन से साल में रिलीज हुआ है 1967 में 1967 में ये रिलीज हुआ है। अगर इसका पत्ती का जो बात करें आइडेंटिफिकेशन के बारे में इसका पहचान का तो आकार में अंडाकार होता है, ठीक है ना। इस तरह से अंडाकार शेप में होता है। आधार कुंद टाइप का होता है, ठीक है ना। आधार मतलब एक चपटा पतला इस टाइप से मतलब होता है। और ऊपर का जो है थोड़ा लाइटिंग होता है, नीचे का डार्क होता है। ऊपरी सिरा एकदम निकला होता है मतलब चिकना होता है। और पत्ती जो है एक दूसरे से चढ़ी हुई दिखाई देता है मतलब चढ़ी हुई जैसे दिखाई देता है, ठीक है ना। मतलब फूला हुआ ऊपर में इस तरह से दिखाई देता है चढ़ी हुई जैसे ये चिकना होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। और साइड में शेप में इस तरह से मतलब छोटा रहता है। इस तरह से रेग करके साइड में होता है। इस तरह से आपको पहचान करना है। यहाँ नक्शा में देख रहे हैं ना, इस तरह से होता है, ठीक है ना। और ये जो क्लोन है इसका जो है मोस्टली ड्रोट टॉलरेंस में भी होता है मतलब सूखा जगह में भी ये आराम से हो जाता है। सूखा जगह में भी इसका कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से प्लांटेशन या फार्मिंग किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसको जो करने के बाद में फार्मिंग इसका जो है आपका CTC मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बेस्ट माना जाता है CTC मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब उसी तरह से हम बात करेंगे TB16 भी जो है देख रहे हैं यहाँ मोस्टली प्रीफर
ये जो है TB16 ये आसाम मतलब क्लोन है, आसाम कैटेगरी का क्लोन है। आसाम से ही रिलीज हुआ है और रिलीज जो कहाँ से हुआ है टुकलेटी रिसर्च एसोसिएशन आसाम से, मतलब उसको जो रिसर्च सेंटर है उसको बनाया है, उसको ही ब्रीडिंग करके एक मतलब क्लोन का स्वरूप में प्लांट का मटेरियल दिया है, OTRA, ठीक है ना, आसाम का। तो ये कौन सा साल में रिलीज हुआ है बोलने से 1968 1968 ईस्वी में इस क्लोन का उत्पादन हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान देना है। और पत्ती का जो आकार है ठीक देख रहे हैं नक्शा में, अंडाकार टाइप का है, ठीक है ना, इस तरह से अंडाकार का टाइप का होता है, चपड़ा चपटा होता है, आधार कुंद होता है इस तरह से लंबा, इस तरह से लंबा होता है। और ऊपरी सिरा नुकुला, मतलब इस तरह से, नुकुला बोलने का मतलब इस तरह से चपटा, मतलब ऐसा भाला की जैसे नुकुला निकला हुआ रहता है, देख रहे हैं ना, इस तरह से, इस तरह से नुकुला हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से 16 का जो है आइडेंटिफिकेशन पत्ती इस तरह से होता है, अंडाकार, चपटा और नुकुला होता है ऊपरी वाला, ठीक है ना। और इसका जो है बनाया किस तरह से प्रोसेस से, अदर करेक्टर बोलने से TS, मतलब जो सीड का जो वेराइटी होता है, सीड का मतलब जो बीज वाला वेराइटी, उस वेराइटी को रोपा गया था किसी न किसी समय में, उसको 3x3 जेनरेशन में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3x3 में 19 31 14 इंटू 19 29 13, मतलब 3x3 जेनरेशन के बाद में इसको मतलब रिसर्च मतलब रिलीज किया गया, बनाया गया, मतलब इसको ब्रीडिंग करने के बाद में 3x3 ब्रीडिंग करने के बाद में इसको रिलीज किया गया, इस क्लोन को, मटेरियल को, ठीक है ना। इस तरह से इसका डिटेल्स आपको इस तरह से 17 भी, इस तरह से आपको 17 का जो मस्ट प्रेफर जो है कौन सी कैटेगरी बोलने से असम क्लोन है, ठीक है ना, असम क्लोन है, ये ओरिजिन TRA से हुआ है और रिलीज जो है 1968 में हुआ है। और पत्ती का जो बात है, पत्ती का जो आकार भालाकार होता है, यहाँ पे तो उतना नहीं दिख रहा है लेकिन भालाकार होता है, इसका ये मतलब दूर से है ना, ये सामने से देखने से भालाकार आकार का होता है, भालाकार आकार का। और ये पतली और ऊपरी सिरा पतली जो है गहरे मतलब हरे कलर का होता है, डार्क ग्रीन होता है, एकदम डार्क ग्रीन होता है। और नुकला वाला ऊपर का जो सिरा है एकदम चपटा रहता है भाला जैसा। और अदर करेक्टर्स जो बोलेगा तो ये उसी तरह से बीज का जो TS वेराइटी जो होता है, TS वेराइटी यानी कि बीज वाला जो सीड वाला जो क्लोन हुआ था, उससे इसको क्रॉस किया गया है, उसको ब्रीडिंग किया गया है, मतलब जो बीज से जो प्लांटिंग बनाया गया था, प्लांटिंग हुआ था, उसको ब्रीडिंग करके, मतलब एक लंबे प्रोसेस में ब्रीडिंग करके 3x3 जेनरेशन में ब्रीडिंग करने के बाद में इसको प्लांट को बनाया गया है, ठीक है ना। 3x3 जेनरेशन में इसको ब्रीडिंग प्रोसेस करने के बाद में वो लंबे समय में इसको बनाया गया है और इसको TRA रिलीज किया है। इसी तरह से ये सूखा समय में भी इसका हो सकता है और ये CTC के लिए मोस्ट प्रिफर क्लोन माना जाता है, माने प्लांट मटेरियल माना जाता है। इसी तरह से TB20 भी ये कैटेगरी देखिए कॉम्बोड वेराइटी है, ठीक है ना। ये जो है डिपार्टमेंट देवोपाथर टी स्टेट इसको रिलीज किया है। देवोपाथर टी स्टेट जो एक तो कंपनी है डी का, इसको वहाँ से रिलीज किया, अपने हिसाब से उसको बनाया था, सीड से इसको रोपण करके, सीड का जो बिचन होता है उससे रोपण करने के बाद में इसको एक लंबे समय से प्रोसेस करने के बाद में देखा कि हाँ अच्छा है, तो इसको ये लोग प्लांटिंग के लिए यूज किया, फार्मिंग के लिए यूज किया, ठीक है ना। इसको ही TB20 करके बोला गया। और इसका पत्ती जो है आइडेंटिफिकेशन जो आकार है जांच करना है तो इसका आकार भालाकार और आधार कीले आकार का होता है, मतलब डार्क ग्रीन होता है। और इसका जो वही ऊपरी का जो सिरा जो है भालाकार मतलब नुकुला एकदम निकला हुआ चपटा होता है। और आधार जो है एकदम बीच का जो मिडिल वाला पार्ट जो होता है आधार, वो थोड़ा लंबा होता है, मतलब सुकड़ा नहीं होता है, थोड़ा लंबा होता है, बीच का मिडिल वाला आधार तो ठीक है लंबा होता है। इस तरह से धीरे धीरे ऊपरी वाला थोड़ा थोड़ा चौड़े भी होता है, मतलब इसका बोलने से अदर प्लांट के अदर मटेरियल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बड़ा पत्ती होता है। और ये सूखा वाला इसमें अच्छा होता है, मतलब सूखा टाइम में भी, ये सूखा सीजन में भी या ड्राउट सीजन में भी ये आराम से इसका फार्मिंग या प्लांटिंग किया जा सकता है। और इससे जो होता है इस पत्ती से मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस का बात करेगा तो CTC मैन्युफैक्चरिंग होता है, इससे नॉट मतलब अदर्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि
ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन टी का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ओनली सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको प्रीफर किया जाता है। ठीक है ना, तो अब इसको याद रखना है। उसी तरह से आप TV24 में भी देखिए, ये असम क्लोन है और इसको जो है आजीवाल मिजोरम में इसका जो है बनाया गया था। ठीक है ना, और इसका जो है कौन सा साल में रिलीज हुआ है, 1979 में इसका रिलीज किया गया है। और इसका जो है आकार वैसे देखिए, आधार किला मतलब ऑलमोस्ट पत्ती का जो आकार एक ही टाइप से होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डिफरेंट थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इसका ऊपरी वाला जो सिरा होता है नुकुला होता है और लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन मतलब लाइट येलो होता है, हल्का हरा रंग का होता है। ठीक है ना, इसका जो खूबियत है हल्का हरा होता है, लाइट येलो होता है। ठीक है ना, इसका खूबियत ये है TV24 का। और ये जो है ड्राउट सीजन में भी आपका मतलब हल्का सूखा में भी ये उग जाता है, फार्मिंग हो जाता है, आराम से प्लांटिंग किया जा सकता है। और इस पत्ती को सिर्फ और सिर्फ सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है, ओनली सीटीसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसके लिए ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन टी नॉट सुइटेबल। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में TV27 में भी सेम यह है, कॉम्बट क्लोन है। कॉम्बट क्लोन बोलने का मतलब कि ये कॉम्बट मतलब असम और चाइना दोनों वेराइटी का जो बीच वाला जो होता है वो कॉम्बट क्लोन बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़, कॉम्बट क्लोन और मतलब वेराइटी कितना प्रकार है, वेराइटी 3 प्रकार का है, चाइना वेराइटी, असम वेराइटी, कॉम्बट वेराइटी। चाइना वेराइटी, असम वेराइटी, कॉम्बट वेराइटी। तो ये जो है अब देख रहा है, ये है कॉम्बट वेराइटी। कॉम्बट वेराइटी जो होता है बेसिकली जी दोनों का मिश्रित से कॉम्बट किया गया है, बनाया गया है, सो कॉम्बट वेराइटी। ये TRA मतलब आसाम का जो TRA है उसको इसको रिलीज किया गया, ओरिजिन किया गया कौन सा साल में, 1985 में, 1985 में। ठीक है ना, और इसका पत्ती भी सेम है, जैसे कि भला जैसा इस तरह से होता है, अंडाकार शेप और किले जैसा दिखता है। ऊपरी वाला सिरा जो है लुकला मतलब ऊपर का जो इस तरह आगे का चपटा होता है, ऊपर वाला चपटा और पतली सिरा होता है। मतलब इसका जो पत्ती का जो है मोटाई जो है पतला मतलब हल्का पतला होता है और धीरे धीरे नुकला होता है, हरे रंग के नोड में हो जैसे दिखाई देता है। ये देख रहे हैं ना नक्शा में, यहाँ पे मतलब हल्का डार्क भी है और मुड़ा हुआ जैसे दिख रहा है, साइड से भी इसका मतलब इसे बैंड हुआ जैसा मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, इस तरह से TV27 में होता है। और इसका जो है सूखा में भी होता है, बारिश में भी होता है। ठीक है ना, सूखा बारिश दोनों के समय में आराम से हो जाता है। ये भी सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए परफेक्ट माना जाता है। सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस प्लांट मटेरियल अच्छा माना जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ही आप देखिए TV28 भी कॉम्बट क्लोन है। ठीक है ना, ये भी TRA में ही रिलीज हुआ है। और ये जो कौन सा साल में रिलीज हुआ है बोलने से 1985 में, ये भी 1985 में ही रिलीज हुआ है। ठीक है ना, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन सेम है, आकार जो है भालाकार होता है और किला का जो आकार होता है ये देख रहे हैं ना ऊपरी वाला, इस तरह से। और ऊपरी का जो ये देख रहे हैं नक्शा में, ऊपर का जो है चपटा चपटा होता मतलब थोड़ा ऐसा करके बना हुआ है, इस तरह से होता है। और ये विशेषता आजकल उतना ये चलन में नहीं है, ज़्यादातर आजकल ये दिखता नहीं है। इसका प्लांटिंग या ग्रोथ या प्रोडक्शन कम हो गया है। आगे हम 21 जो है, ये जो है 21 ये भी असम क्लोन है, असम कैटेगरी का क्लोन है। 21 जो है असम कैटेगरी का क्लोन है और ये मणिपुर टी स्टेट मतलब मणिपुर से ही ये क्लोन आया है। ठीक है ना, इसको TRA ने ही रिलीज किया है। TRA इस मणिपुर का एक टी स्टेट जो था उस स्टेट के लिए इसको ब्रीडिंग किया और पूरा ब्रीडिंग करने के बाद में अच्छा रीति से इसको मतलब 3x3 में इसको प्रोसेस करने के बाद में इसको 1976 में इसको रिलीज किया है। ठीक है ना, इसी तरह से अब पत्ती जो है आकार अंडाकार ही है, सेम वही करेक्टर होगा, सेम एक ही आधार पतला होता है। आधार मतलब बीच का वाला जो ये देख रहे हैं ना, बीच का वाला, ये बीच वाला इधर का बीच का मतलब पत्ती के ऊपरी और निचली सतह के बीच का जो आधार होता है वो पतला होता है, सिकुड़ा हुआ। ठीक है ना, ऊपरी सिरा नुकुला होता है, ये जो देख रहे हैं ना नुकुला इस तरह से। और ये जो है ओनली जो है ये ऑर्थोडॉक्स मैन्युफैक्चरिंग और सीटीसी दोनों के लिए ये माना जाता है। इस क्लोन से ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग दोनों किया जा सकता है। अभी बात करते हैं 25।
अभी हम बात करते हैं 25 जो है मस्ट प्रेफर 25। ये 25 जो होता है कॉम्बट क्लोन है। कॉम्बट क्लोन बोलने का मतलब वही है असम और चाइना का दोनों का मिश्रित से जो ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग जो किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। एक ग्राफ्टिंग तो पता है, ग्राफ्टिंग जैसे ही सेम एक प्रोसेस होता है, ग्राफ्टिंग जैसे जो सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ये लंबे समय के लिए इसको क्रॉस किया जाता है, उसको ही हम ब्रीडिंग कहते हैं। तो ये ब्रीडिंग जो है चाइना और असम वाला से जो कोम्बोट को ब्रीडिंग करके ये बनाया गया है 25 का क्लोन को, ठीक है ना। इस तरह से ये आया पत्थर टी स्टेट में इसको रिलीज किया गया था, उसके लिए ये बनाया गया था। और 1982 में इसको रिलीज किया गया। 1982 में इस क्लोन को, इस प्लांट मटेरियल को रिलीज किया गया है। और इसका जो आधार है लासियोलेट में, मतलब आकार जो होता है लासियोलेट मतलब थोड़ा थोड़ा खड़ा होता है ये, ठीक है ना। खड़ा टाइप का होता है, इस तरह से खड़ा। ये इस तरह से डाउन सूता नहीं होता है, लेकिन ये खड़ा। अदर जो प्लान देखा आपने, अदर जो मटेरियल मतलब क्लोन देखा, वो इस तरह से मतलब इस तरह से सूता हुआ इसे डाउन देखा। लेकिन इस केस में देखिए, इसका जो कैरेक्टर देखिए खड़ा इस तरह से खड़ा दिख रहा है ना। इसका वही है कि इसका ऊपरी सिरा जो है खड़ा दिखता है, मतलब इस तरह से ऊपर में बैठा हुआ नहीं दिखता है। और इसकी गहरी मतलब जो कलर है वो हरा, मतलब गहरा हरा होता है, ठीक है ना। सिरा एकदम लंबा होता है, तो इस तरह से इसका होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है इसका, ज़्यादा हाई प्रोडक्शन, हाई यील्ड होता है। मतलब उत्पादन में ये नंबर 1 माना जाता है। 25 और 26, 25 TB25 मतलब हाई यील्ड माना जाता है। इसका ज़्यादा उत्पादन होता है और इसका जो है ड्रोट एरिया में भी होता है और मतलब सभी एरिया में होता है, ठीक है ना। ड्रोट एरिया में भी आराम से हो जाता है। और इसका जो बनता है चाहे मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो CTC के लिए मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है। CTC के लिए अच्छा मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है। और बात करते हैं हम 26। अभी ये 26 भी सेम है, 25 के अकॉर्डिंग ही है, उसके ही अनुसार है। ये भी कॉम्बट क्लोन है, कॉम्बट कैटेगरी का क्लोन है, ये देख रहे हैं ना अक्सर में। और ये ओरिजिन जो हुआ है आया पाथर टी स्टेट में ही, सेम उसी से ही इसका ओरिजिन हुआ है, वहीं से ये आया हुआ है। ये रिलीज भी 1982 में हुआ। मतलब ये 25 और 26 एक ही जगह से उत्पादन हुआ है, आया पाथर टी स्टेट से। और इसका रिलीज भी सेम 1982 में दोनों रिलीज हुआ है, TB25 26। और सेम इसका लगभग एक ही जिसे इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान है, ठीक है ना। मतलब जैसे 25 दिखता है 26 में, वैसे इसका डार्क ग्रीन है, देख रहा है ना नक्शा में, यहाँ पे डार्क ग्रीन है। इस तरह से डार्क ग्रीन होता है और हल्का हरा होता है, ऊपरी सिरा नुकुला होता है, ठीक है ना। सेम इसका करेक्टर है। ये भी हाई यील्ड में आता है, इसका भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और ये CTC मैन्युफैक्चरिंग होता है। अभी 29 TB29, इसका भी कॉमेट कैटेगरी का क्लोन है और ओरिजिन जो हुआ है ये tRNA, इसको tRNA ब्रीडिंग किया है, ठीक है ना। ये लंबे प्रोसेस में ब्रीडिंग करने के बाद में 3x3 जनरेशन करने के बाद में इसको 1990 में इसको रिलीज किया है। मतलब TB29 जो है रिलीज किया है 1990 में। इसका आकार भी देखिए अंडाकार नुकुला, ऊपरी सिरा जो है पतला है, ऊपरी वाला जो मैंने पहला ऐसा पत्ती का जो इस तरह से दिख रहा है ना, ये वाला ऊपरी वाला इस तरह से नुकुला होता है। और ये बहुत ज़्यादा दानेदार होता है, कुदरत दानेदार होता है, दिख रहे हैं ना इसमें नक्शा में दानेदार दिख रहा है। और किनारा वाला जो है इससे थोड़ा कटा ब्रश की तरह, आरा की ब्रश की तरह साइड का जो है कटा इस तरह से होता है। और इसका जो क्वालिटी है वो हाई यील्ड क्वालिटी होता है, ठीक है ना, हाई यील्ड क्वालिटी होता है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो CTC मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रीफर माना जाता है। इसमें नॉट अदर ग्रीन लीफ मैन्युफैक्चरिंग, नॉट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वो ऑर्थोडॉक्स के लिए नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से सिर्फ ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CTC। इस तरह से TB30 जो है, TB30 का भी सेम केस है। इस मोस्टली प्रीफर्स TB30 जो है कॉम्बैट क्लोन है, ओरिजिन TRA से हुआ है। और जो रिलीज हुआ है
93 में हुआ है, 93 में, 1993 में ये रिलीज हुआ है। और पत्ती का जो है पहचान देख रहा है, हल्का टाइप का येलो, हल्का हल्का येलो टाइप का दिखता है, और ज़्यादा हरा भी नहीं है, मतलब ज़्यादा हरा भी नहीं है, ज़्यादा येलो भी नहीं, मतलब मिडिल वाला है, ठीक है ना। सुनहरे भूरे रंग के होते हैं ये, ठीक है ना, कोपले। तो इस तरह से ये थोड़ा चिकना भी होता है, और ये ड्रोट सीजन, ड्रोट एरिया में भी आराम से हो जाता है, ड्रोट एरिया के समय में, और बरखा में भी होता है, आराम से हो जाता है, और ये सीटीसी के लिए ही होता है। अभी हम बात करते हैं दार्जिलिंग क्लोन के बारे में। दार्जिलिंग क्लोन मैंने दार्जिलिंग वेराइटी, दार्जिलिंग क्लोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जो ये हमने देखा वो इससे पहले जो है प्लेन वेराइटी यानी कि डुअर्स असम वेराइटी था। अभी जो हम देख रहे हैं ये दार्जिलिंग वेराइटी है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि दार्जिलिंग वेराइटी, ये चाइना वेराइटी होता है, इसमें हाई क्वालिटी होता है, और इसमें जो सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। पहले हमने जो देखा उसमें सिटी मैन्युफैक्चरिंग होता था, अभी जो हम देख रहे हैं इसमें ऑर्थोडॉक्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, या ग्रीन ऑर्थोडॉक्स, या ओलोंग टी, या आपका ग्रीन टी, इस तरह से होता है। तो हम बात करते हैं कि मस्ट प्रीफर, सबसे पहले मस्ट प्रीफर बोनोगबन 688। 688 बोनोगबन 688 ये बहुत ही अच्छा क्लोन माना जाता है। ये कैटेगरी का बात करें तो असम हाइब्रिड है। असम हाइब्रिड के साथ में चाइना से अटैचमेंट करके ब्रीडिंग करके ये बनाया हुआ है। इसका ओरिजिन जो है, मतलब इसका जो उत्पन्न हुआ जो है वो बोनोगबन टी स्टेट से हुआ है, बोनोगबन टी स्टेट से हुआ है, और इसका रिलीज जो हुआ है 1975 में, 1975 में हुआ है। और इसका जो है पत्ती का आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान क्या है बोलने से, ये लाश के आकार के होते हैं, एकदम लाश के आकार के होते हैं, और इसमें हाई पीविसेंस होता है। पीविसेंस बोलेंगे मतलब इसमें एक बालों की तरह सेव होता है, ये इसको ही पीविसेंस बोलता है। और ये बीच वाला पार्ट जो है मीडियम होता है, और उस पीछे पीछे वाला जो होता है इसका वो पतला और नुकीला होता है। ये उपलब्ध मात्रा में इसका फ्लेवर इंडेक्स बहुत हाई होता है। इसका फ्लेवर इंडेक्स का बात बोले तो 139 रेंज में, मतलब काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा, और मतलब अच्छा फ्लेवर, अच्छा बायोकेमिकल कंटेंट माना जाता है। इसका जो है हेल्थ बेनिफिट के लिए इसका अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये टी के अलावा इसको और अन्यथा दूसरे प्रोडक्ट भी बनाया जाता है, जैसे कि हो गया मेडिसिन प्रोडक्ट हो गया, मेडिसिन लिकर हो गया, इस तरह से इसका बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। तो इसका जो यील्ड का बात करें तो ये मीडियम यील्ड होता है, क्वालिटी में भी मीडियम होता है। क्वालिटी में एक्चुअली में ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, अभी ये हाई क्वालिटी का माना जाता है अभी, और यील्ड में मीडियम होता है। प्रत्येक जो एकड़ के हेक्टर के हिसाब से 3200 मिट्टी का इसका पर हेक्टर में होता है। अभी हम बात करेंगे दार्जिलिंग वैरायटी का ही, बोनोगबन 7777, बोनोगबन मस्ट प्रीफर, बोनोगबन 777। ये कैटेगरी जो है एक्चुअल में ये प्योर चाइना वैरायटी है, चाइना क्लोन है। ये ओरिजिन जो हुआ है ये बोनोगबन टी कंपनी से ही हुआ है। ये ओरिजिन जो हुआ है बोनोगबन टी कंपनी से ही हुआ है। लेकिन इसमें खूबियत ये है कि ये जो डुअर्स वैरायटी में से, इसमें मतलब जो पहले जो हमने देखा उससे ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आता है कि ये जो सभी जगह नहीं होता है, सिर्फ केवल और केवल ये हिल्स में होता है, और जो इसमें जो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम ठंडा जगह में अच्छा होता है। मतलब पहले जो देखा वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं होता, कम ठंडा जगह में, ठंडा मौसम में सूटेबल होता है। और ये रिलीज का बात बोलेगा तो ये 1973 में रिलीज हुआ है, 1973 में। और ये बोनोगबन टी स्टेट के द्वारा ये रिलीज हुआ है। और ये जो है दिखने में एकदम लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन। और आपका जो आकार का जो बोलता है तो एकदम ये नुकोला और ये अंडा का शेप में होता है। और कुंद, इसका जो अन्य जो है वो सूखा प्रतिरोध है, इसका जो अन्य कैरेक्टर सूखा प्रतिरोध है।
मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और ये कम ऊंचाई की उपयुक्त में होता है, और इसका स्वाद का बोले तो बहुत ही अच्छा स्वाद और अच्छा ये माना जाता है। और इसका जो फ्लेवर जो होता है वो 86 इंडेक्स में इसका फ्लेवर होता है। इसमें हाई पोलिफिनल और हाई कैटेजिन इसमें पाया जाता है। इसमें जो बायोकेमिकल है मुख्य तौर पे अधिक पाया जाता है, अन्य क्लोन के अपेक्षा में, अन्य क्लोन के तुलना में इसमें जो है बायोकेमिकल कंटेंट हाई पाया जाता है। इसीलिए इसको मतलब स्टैंडर्ड क्लोन में या क्वालिटी क्लोन में रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो है क्वालिटी क्लोन, हाई क्वालिटी क्लोन और एवरेज मतलब जो प्रोडक्ट जो है वो एवरेज में प्रोडक्शन होता है, मतलब उत्पादन एवरेज में होता है 2500 से 2800 पर हेक्टेयर में पर ईयर होता है, ठीक है। उसके बाद हम दार्जिलिंग ही वेराइटी का तुगदा 145, तुगदा 145 मस्ट प्रिपेयर तुगदा 145 ये क्लोन भी, ये वेराइटी भी जो होता है ये कैटेगरी असम कैटेगरी में आता है, असम वेराइटी में आता है। और इसका जो उत्पन्न हुआ, जो ये जो ओरिजिन हुआ है, ये तुगदा टी स्टेट से, तुगदा टी स्टेट से ये मैंने उत्पन्न हुआ है, वहाँ से रिलीज हुआ है। और कौन से साल में रिलीज हुआ है बोलने से 1978 में, 1978 में ये क्लोन रिलीज हुआ है। इसको उस टाइम से इसको उगाया जा रहा है, उस टाइम से तुगदा टी गार्डन से ही इसको लगातार फार्मिंग किया जा रहा है, लगातार एग्रीकल्चर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो है करेक्टर, इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो ये भालाकार, ऐसा अंडाकार भालाकार जिस टाइप से होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नक्शा में भी आप देख रहे हैं, लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन मतलब हल्का येलो टाइप का इस तरह से है, और बीच का जो है पतला है। और इसका सबसे खूबियत है कि ड्रोट एरिया में भी होता है, ड्रोट टॉलरेंस में भी होता है, मतलब सूखा एरिया में भी ये काफ़ी हद तक अच्छा मतलब उपज होता है, अच्छा फार्मिंग माना जाता है। और इसका जो केमिकल इंडेक्स का बात करें या फ्लेवर इंडेक्स का बात करें, फ्लेवर इंडेक्स जो है इसका 133 इसका फ्लेवर इंडेक्स है। मतलब इसका बायोकेमिकल जो होता है, इसके अंदर में जो भी बायोकेमिकल कंटेंट पाया जाता है वो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। पोलिफिनल और कैडेजिन, थियाफिलिन, थियारोबिगिन और अन्यथा इसमें जो कैफीन होता है वो भी बहुत अच्छा हद तक इसमें पाया जाता है। जिस तरह से कि आप देख रहे हैं इसमें जो लाइट, इसका जो कलर देख रहे हैं लाइट येलो है। लाइट येलो मीन्स जो होता है, अब एक बात नोट करना कि लाइट्स ये जो येलो कलर में होता है उसमें हाई पोलिफिनल और हाई कैटेजिन पाया जाता है। ये रिसर्च पेपर के हिसाब से, ये TRA रिसर्च पेपर के हिसाब से इसमें डेटा को दिखाया गया है। मतलब इसमें जो फ्लेवर इंडेक्स है बायोकेमिकल वो 133 मतलब रेशियो में पाया जाता है। और इसका जो अदर करेक्टर जो बात करेंगे, स्टेटस जो है क्लोन, ये स्टैंडर्ड क्लोन में होता है, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्लोन है। इसमें जो है उत्पादन जो है मीडियम पाया जाता है, मतलब लिमिट में होता है, और क्वालिटी हाई होता है। और इसका जो प्रति साल जो होता है 3000 से 3500 kg मतलब प्रत्येक साल बनता है। अभी हम बात करेंगे मोस्ट प्रिफर S3A3 क्लोन के बारे में। ये भी दार्जिलिंग वेराइटी के अंदर में ही आता है, लेकिन ये दार्जिलिंग वेराइटी भी में भी होता है या डुअर्स में भी होता है। ये मैंने दोनों एरिया के लिए सूटेबल माना जाता है। ये S3A3 क्लोन इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन क्वालिटी के मामले में देखेगा तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला क्लोन है, अच्छा क्वालिटी वाला प्लांट मटेरियल माना जाता है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसका जो है साउथ बैंक के अंदर में ये क्लोन आता है। साउथ बैंक में ये सबसे ज़्यादा इसका पॉपुलर है। साउथ बैंक में बोलेंगे तो प्लेन एरिया में। और इसका जो स्टॉक नंबर है 107/14 स्टॉक नंबर है। ये तो कैटेगरी की बात करेगा तो ये कॉम्बैट क्लोन के अंदर में आता है। और ओरिजिन जो हुआ था ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसका उत्पादन हुआ था, मतलब वहाँ से ये चालू हुआ है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने जब रिलीज किया था तब टी गार्डन ने इसको रिक्वायरमेंट करके इसको फार्मिंग के लिए इसका उपयोग किया गया। और ये जो है 1978 ईस्वी में ये रिलीज हुआ।
और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो दिखता कैसा है, तो इसका पहचान कैसे करेगा, तो ये अंडाकार साइज का होता है। सिमिलरली जैसे जो लीफ होता है ना, हर लीफ जो होता है एक ही टाइप से होता है, सिमिलरली एक ही बनावटी में होता है। अंडाकार और भालाकार टाइप का होता है, ठीक है। और इसका आधार जो है, बीच वाला मिडिल पार्ट जो होता है, वो थोड़ा मोटा करके होता है, और ऊपरी वाला जो सिरा है थोड़ा नुकीली होता है, मतलब पतला सा। और ये मतलब फसल और पीछा वाला जो होता है, पतली वाला, वो थोड़ा मोटा करके होता है। और इसका बात करिए कौन से एरिया के लिए होता है, तो ये सभी एरिया में खास करके होता है, लेकिन इसको साउथ बेंग में सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उधर में पानी कम, वर्षा कम होती है ना, ड्रॉट एरिया के लिए, ड्रॉट रेंज के लिए अच्छा माना जाता है, मोस्ट प्रेफर। और ये सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए ये अच्छा माना जाता है। ये स्त्री जो क्लोन है, ये सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स दोनों मैन्युफैक्चरिंग होता है। और बात करें जहाँ तक इसका केमिकल कंटेंट, तो सबसे अच्छा केमिकल कंटेंट रिजल्ट पाया जाता है इसमें, जो है कैटेजिन और जो कैफीन का जो मात्रा है, वो बहुत ही हाई रेंज में होता है। इसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं कि साउथ बेंग में TB23 भी इस्तेमाल किया जाता है, मोस्ट परफेक्ट TB23। मतलब साउथ बेंग में TB3 का भी बहुत ज़्यादा मतलब उत्पादन किया जाता है, मतलब फार्मिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो साउथ बेंग में सबसे जो है इम्पोर्टेंट और मुख्य बात है जो है, इसमें देखना कॉम्बैट क्लोन जो होता है, कॉम्बैट वेराइटी का या कॉम्बैट क्लोन, ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है साउथ बेंग में, मतलब साउथ इंडिया की तरफ में। तो इसी तरह से इसका जो है ओरिजिन जो हुआ है, रिलीज जो हुआ है, उसको टोक्लाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसाम ने इसको रिलीज किया था। इसको यही जो है इस क्लोन को, इस प्लांट मटेरियल को, ये जो टोक्लाई टी रिसर्च एसोसिएशन है, इसको हाइब्रिडेशन या इसको प्रोसेसिंग करके, इसको खोज करके इसको बनाया है। और कौन सा साल में इसको बनाया बोलने से 1976 साल में, 1976 ईयर में इसको मैंने रिलीज किया गया है। इस टाइम से ये खेती करते आ रहा है, माने फार्मिंग करते आ रहा है। और इस क्लोन का जो है आइडेंटिफिकेशन, माने पहचान क्या है बोलने से, ये जो नक्शा में आप देख रहे हैं ना, ये जो नक्शा में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नक्शा में देख रहे हैं, इस नक्शा में आप देखिए, इसमें जो है लाइट येलो टाइप का पूरा आया है, देख रहे हैं ना। ये नक्शा में देखिए लाइट येलो, मतलब ग्रीन डार्क नहीं है, इसमें ज़्यादा ग्रीन नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये जो क्लोन है इसमें भी बहुत अच्छा क्वालिटी का, मैं पहले भी बताया था, जो लाइट ग्रीन जो लाइट येलो टाइप का कलर आता है, उसमें ज़्यादा केमिकल कंटेंट या क्वालिटी हाई होता है, क्योंकि उसमें पोलोफिनल जो होता है और केटेजिन ज़्यादा होता है, उसमें पीबीसेंट भी ज़्यादा होता है। पीबीसेंट मीन्स बोलेंगे जो पत्ती में है, देखना उसके ऊपर में जो एक छोटा से बाल की तरह एक सा रे करके, एक छोटा छोटा करके उसमें भरा हुआ रहता है, उसको पीबीसेंट बोलते हैं, मतलब बॉटनिकल के हिसाब से। तो इससे आपको अंदाजा करना है इसका क्वालिटी का, ठीक है ना। और इसका जो है आकार जो है, आइडेंटिफिकेशन बनाने का तरीका जो है, मतलब दिखने का तरीका, तो ये अंडाकार शेप का ही होता है, भलाकार। और इसका आधार जो होता है, बीच वाला जो होता है, थोड़ा पतला होता है, एकदम पतला होता है। और ऊपरी वाला सिरा जो है, जैसे ऊपरी वाला सिरा बोलने से, ये जो ऊपरा का जो खड़ा खड़ा जो ऊपरी सिरा होता है ना, उसका जो होता है वो निकुला होता है। और अदर करेक्टर की बात करें, तो अदर करेक्टर मीन्स जो इसमें बायोकेमिकल कंटेंट क्या होता है। बायोकेमिकल कंटेंट का अगर यदि बात करें, तो इसमें जो है बहुत अच्छा बायोकेमिकल कंटेंट पाया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग का भी बात करें, तो ये सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे अच्छा मुखिया माना जाता है। सिटी मैन्युफैक्चरिंग इसमें ब्लैक टी के लिए अच्छा होता है। और ये कौन सा सीजन में कहाँ पे मतलब होता है बोलने से, ड्रॉट सीजन में भी होता है, कम वर्षा में भी ये हो जाता है। इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। इस तरह से आप इस क्लोन के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह से मोस्ट परफेक्ट TB17, ये प्रीफर जो 17 जो है, 17 TB17 प्रीफर, मोस्ट प्रीफर TB17 जो है, ये क्लोन भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन ये साउथ बेंग में ही होता है, इधर में बहुत कम दिखता है। साउथ बेंग बोलेगा तो उधर साउथ एरिया में, जो कि
जहाँ पे टेम्परेचर जो है बारिश जो है कम होता है और तापमान जो है हीट रहता है, ज़्यादा हाई रहता है। मतलब तापमान जो 35 से ऊपर जो रहता है ना, और जो बारिश जो होता है पर ईयर 200 से नीचे रहता है, उस एरिया में TB17 बहुत अच्छा फार्मिंग माना जाता है। इसी तरह से इसको भी देखिए, ये साउथ विंग के मैं पहले भी बताया। तो इसका कैटेगरी जो बात है, कैटेगरी ये कौन सा क्लोन है बोलने से, ये कैटेगरी ये असम क्लोन माना जाता है। मतलब असम से ही इसका जो है रिलीज हुआ है, असम से ही इसको ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन जो किया है वो कौन किया है बोलने से, टुकलाई टी रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ असम। और ये कौन से साल में हुआ है, तो 1968 में इसका रिलीज हुआ है। और इस क्लोन का जो खूबियत ये है कि इस क्लोन में ज़्यादा करके क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब इसके अंदर में हाई क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। इसके और जो बोलेगा तो आइडेंटिफिकेशन जो है इस क्लोन का जो है किस तरह से पहचान करे, तो सेम है, सिमिलर जिस टाइप से अदर क्लोन में अदर प्लांट में जो होता है उसी तरह से इसमें जो आकार जो है अंडाकार आकार भालाकार होता है। लेकिन इसमें पहचान एकदम इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हाई क्लोरोफिल होता है, डार्क कलर का होता है, और इसका आधार जो होता है वो पतला होता है, ऊपरी वाला सिरा नुकीला होता है, पत्ती गहरे हल्के रंग के होते हैं ना। तो इस तरह से आप इसका पहचान कर सकते हैं। और अदर करेक्टर का बात बोलेगा तो ये टीएस टीएस जो होता है, मतलब सीड का जो क्लोन है, सीड क्लोन होता है, उस क्लोन से इसको ब्रीडिंग किया गया है, उसके हिसाब से ही इसको बनाया गया है। मतलब टीएस कैटेगरी से इसको लेके बनाया गया है। और ये ड्रॉट एरिया में भी होता है, ड्रॉट टॉलरेंस में भी होता है। और ये मोर परफेक्ट जो बोलेगा तो ये CTC मैन्युफैक्चरिंग के लिए माना जाता है, मतलब CTC मैन्युफैक्चरिंग इसका अच्छा होता है। अब दूसरा क्लोन के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज हम अगर बताना चाहते हैं, ये जो क्लोन जो हमने देखा, दो क्लोन दिखाया, एक 3 क्लोन दिखाया, एक जो क्लोन दिखाया मैंने एक क्लोन जो दिखाया मैंने प्लेन क्लोन दिखाया, प्लेन क्लोन में TB सीरीज का ज़्यादा करके दिखाया, TB वेराइटी TB सीरीज। और एक क्लोन जो दिखाया मैंने वो दिखाया दार्जिलिंग वेराइटी मीन्स हिल्स एरिया के लिए, उसमें जो दिखाया मैंने चाइना वेराइटी करके ज़्यादा करके दिखाया। उसके बाद में तीसरा जो दिखाया मैंने साउथ बेंग का, मतलब 3 प्रकार का इसमें हमने अब दिखाया है ना। साउथ बेंग में ज़्यादा करके जो है वो जो देखा है वो कोम्बोड वेराइटी का, ज़्यादा करके कोम्बोड वेराइटी का जो उसमें फार्मिंग किया जाता है, कोम्बोड वेराइटी का हमने देखा। और जो दार्जिलिंग वेराइटी में चाइना वेराइटी, मतलब चाइना वेराइटी से बनाया हुआ क्लोन के बारे में देखा। तो इसमें डिफरेंस क्या है बोलने से, डिफरेंस ये है कि ये जो जितना भी क्लोन है ना, ये क्लोन जो है एक्चुअल में इसका बनाने का थोड़ा प्रोसेस जो है अलग अलग टाइप से हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पहले इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना, तो ये बनता कैसा, बना कैसा है, और इसको डिवाइड कैसे किया गया है। जैसे 3 देखा हमने, एक प्लेन में जो देखा वो TB सीरीज का देखा, TB वेराइटी का देखा, उसके बाद हिल वेराइटी देखा, उसके बाद में साउथ बेंग वेराइटी देखा। हालांकि वेराइटी 3 होता है, चाइना वेराइटी, असम वेराइटी, कोम्बोड वेराइटी। लेकिन इसमें जो प्रजातियां हमने देखा, अलग अलग प्रजाति है ना, उसको हम 3 प्रकार का देखा है, ठीक है। तो इसको बनने का तरीका क्या होता है बोलने से, ये बनने का तरीका ये सिंपल है। जब इसको बनाया गया है, तब इसको जब रिलीज किया गया तो एक लंबा प्रोसेसिंग में, एक लंबा समय में इसको ब्रीडिंग किया गया। अब ये ब्रीडिंग क्या होता है बोलने से, ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कोई एक नेचुरल जो उत्पादक हुआ है, मान लीजिए एक सीड से बना है, एक सीड से वो जो सीड को उसको मैं बीज में लगा दिया, उसको खेती के लिए लगा दिया, और ये कम्प्लीटली ये हो गया है, रेडी हो गया है। तो उस बीज से जो दूसरा बीज का जो एक कोई प्लांट को लिया, और पहले का जो प्लांट है उसमें से उसको कटिंग करके उसको मतलब एक प्रोसेस किया जाता है, ब्रीडिंग से ग्राफ्टिंग करता है ना, उसी तरह से। लेकिन ग्राफ्टिंग जो होता है 1 टाइम के लिए होता है, और ब्रीडिंग जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। उसमें क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करता है, मतलब क्वालिटी को निकालने के लिए ब्रीडिंग किया जाता है। और ग्राफ्टिंग जो होता है, एक क्लोन को काट के दूसरे क्लोन में लगा देने से ये 6-7 महीना के बाद में जो उगज हो जाता है उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रीडिंग वो 3 x 3 जनरेशन, मतलब एक बार काट के देखा एक प्लांट में, फिर दूसरा प्लांट को लेके आया,
फिर एक टाइम में चला गया, फिर और दूसरा प्लांट को लेके आया और उससे फिर उसमें ब्रीडिंग किया, मतलब उसे ग्राफ्टिंग जैसे ही किया प्रोसेस। तो इस तरह से 3 into 3 जनरेशन या 6 जनरेशन या लंबे टाइम के लिए जो किया जाता है, विशेष करके क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्वालिटी को निकालने के लिए, तो इसी प्रोसेस को ही ब्रीडिंग कहता है। तो हमने जितना भी ये जो क्लोन देखा है ना, ये जितना भी हमने वेराइटी देखा टिंडिस में, ये सब एक्चुअली में ये ब्रीडिंग करके ही ये प्रोसेस को निकाला गया है, ठीक है ना। ये एक्चुअली में ये ट्री था। ट्री तो एक क्या है, तो ट्री तो एक ट्री है, तो ट्री मतलब एक पेड़ है, लेकिन इसको सर्ब में कन्वर्ट किया गया, मतलब इसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया गया है फार्मिंग के लिए। तो इसका जो हाइट देखना, एक लेवल का 3 फीट या 2.5 फीट 3 फीट इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मैंने शार्प में कन्वर्ट किया गया है, मतलब पौधा में। ये पहले ट्री हुआ करता था, ये अभी भी ट्री होता है, लेकिन इसको पौधा में मैंने कन्वर्ट किया गया है ब्रीडिंग करने के बाद। मतलब ब्रीडिंग करके एक प्रोसेस किया गया है, प्रोसेस करने के बाद में जो क्लोन, अलग अलग क्लोन का नाम दिया गया, इस क्लोन को मतलब अलग अलग दिया गया है, जैसे चाइना वेराइटी, असम वेराइटी, कॉम्बर्ट वेराइटी। उसके अंदर में भी बहुत सारा कैटेगरी है, मतलब बहुत सारा मतलब प्रकार जातियाँ है, तो उस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको आप ध्यान देना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये बताने भूल गई थी, इम्पोर्टेंट बात है। और अभी हम बात करेंगे ये वेगेटेटिव प्रोपगेशन। ये वेगेटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ये वही है मैंने जो बताया, जो क्लोन को मतलब जो एक प्रोसेसिंग करके, ब्रीडिंग करके कोई वेराइटी को बना के जब कंप्लीट हो जाता है, तो हम कंप्लीट होने के बाद में जब वो बढ़ जाता है, तो इसको और ज़्यादा मतलब फैलाने के लिए या इसको जो है पौधा करने के लिए, तो इस प्रोसेस को और ज़्यादा मतलब फार्मिंग किया जाता है। तो इस फार्मिंग को मतलब आगे तक बढ़ाने के लिए, मतलब प्लांटिंग करने के लिए जनसंख्या को, मतलब इसको एक मटेरियल चाहिए ना, तो इसके लिए ही मतलब प्रोपोगेशन एक जगह में किया जाता है। प्रोपोगेशन मीन्स बोलने का मतलब ये होता है कि एक नर्सरी की तरह, जैसे नर्सरी होता है ना, उसको कटिंग करके जिस तरह से नर्सरी किया जाता है, तो उसी तरह से इसको भी मतलब पहले एक कल्चर किया जाता है। एक एक पॉइंट हम देखेंगे, मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही देखेंगे प्रोपोगेशन क्या है बोलने से पहले। जो प्रोपोगेशन में होता है वो मदरबोस कोई एक चॉइस किया जाता है, कोई भी क्लोन को, ठीक है ना। कोई भी एक क्लोन लिया, क्लोन को एक चॉइस किया, तो उस क्लोन को चॉइस करने के बाद में, जैसे मान लीजिए कोई टीवी सीरीज का 21, 22, 26, 27, इस तरह से कोई भी एक सीरीज का, टीवी वेराइटी का कोई भी एक सीरीज ले लिया। उसके बाद में आपको या तो चाइना वेराइटी का ही देख लीजिए, कोई भी TS 520 इस तरह से देख लीजिए, या 480, या कोई भी इस तरह से उस क्लोन का जो है बूस को, उस क्लोन का जो बूस है, मतलब टी जो है प्लांट है, उसको हम जनरली बूस कहते हैं। उस बूस को स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद में उसको छोड़ देना है 6 से 7 महीना 8 महीना, ठीक है। तो एक विशेष करके पर्टिकुलर एक क्लोन को चॉइस करना और स्किप करना, मेन स्किप करना। स्किप आगे हम देखेंगे इसका डिटेल्स क्या होता है, स्किप किसे बोलता है, लेकिन स्किप करना याद रखना। स्किप करने का पहला प्रोसेस होता है मदरबोस को, मतलब वेगेटेटिव प्रोपगेशन के अंदर में। और दूसरा जो होता है न्यूक्लियर प्लॉट मतलब इसका पूरा देखभाल, ग्रोथ कैसा हो रहा है कैसा नहीं, हर एक चीज़ का सीनरी को समझना, मतलब इसका जो सेल डिवाइडेशन कैसा हो रहा है, या तो फिर स्टोमा तक ग्रोथ करना, मतलब जनरली ये ग्रोथ प्रोमोटर का एक हिस्सा है, इसका बढ़ना, कल्चरल कैसा होना, इस टाइप से। और इसको देखना है कटिंग, उसके बाद में इसको कटिंग को लेना, उसके बाद में इंटरनोड का स्टीम कितना हुआ है, उसके हिसाब से ही आगे का जो है कटिंग को, इसको बढ़ावा देना, यानी कटिंग करना। और प्रोपोगेशन का मीन्स वही है कि इसको एक कटिंग मतलब नर्सरी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो नर्सरी में जो कन्वर्ट करना, जो आगे का जो प्रोसेस होता है, उसको वेगेटेटिव कहते हैं। जैसे नर्सरी करता है, तो नर्सरी में क्या बीज लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बीज नहीं है, बीज का काम नहीं है, यहाँ पे काम है कटिंग का काम है। तो इस कटिंग का ही प्रोसेस को ही, मतलब जो छोटा छोटा जो चारा चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जो आगे हम नक्शा में देखेंगे, उस प्रोसेस को ही, जो इंटरनोड और एक स्टीम जो लेता है, उस प्रोसेस को ही हम वेगेटेटिव करते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरनोड का है देखा स्टीम, और उसके बाद में इसमें ट्रीटमेंट होता है।
ट्रीटमेंट के बाद में वाटर लॉगिंग को मेंटेन करना है, उसके बाद में स्टोरिंग डार्क ओवरनाइट, उसके बाद में इसमें सोल्यूशन देना है वेगेटिव में कितना मतलब जल्दी ग्रोथ होने के लिए, डेवलप होने के लिए। इस तरह से नर्सरी सेट का भी 40 से 50% आपका लाइट में डे में देना है। इस तरह से फर्टिलाइजर फोलियर का एप्लीकेशन, इस तरह सारे प्रोसेस को ही वेगेटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। इस सारे प्रोसेस को अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। इस तरह से जो दिख रहा है ना, ये मदर बुश बोलता है इसको, ये मदर बुश है। यहाँ जितना दिख रहा है ये सारे मदर बुश। इसका हेड देखिए, इसको जो स्किप बोला मैंने, स्किप को जो किया था वो स्किप को करने के बाद में डीप स्किप किया था। डीप स्किप ईयरली जून से जुलाई तक, जून से जुलाई कोई भी एक ऐसा सेशन में आप इसको डीप स्किप कर सकता है। यही एक्चुअल ड्यूरेशन, एक्चुअल टाइम यही होता है उन्हें स्किप करने का मदर बुश के लिए। मतलब वेगेटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने का सही समय होता है जून और जुलाई। यही समय में इसको स्किप कर देगा तो यह मदर बुश रेडी हो जाएगा। इसको ही आगे हम वेगेटेटिव नर्सरी के लिए आगे भेज देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कर दिया। अभी 6 महीना 8 महीने इसको छोड़ देना है। यहाँ नक्शा में आप देख रहे हैं, ये नक्शा में देख रहे हैं अभी इसको, ये दिख रहा है, ये इसको इस तरह से ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे हाइट देखिए, यहाँ पे ये कम से कम 14 इंची से 18 इंची, मतलब स्किप जो किया है उससे 14 से 18 इंची इसका हाइट होना जरूरी है। ठीक है ना, इस तरह से अगर 14 से 18 इंची का हाइट हुआ है और इसका थिकनेस जो है, इसका जो स्टीम जो होता है, इस तरह से दिख रहा है ना, ये स्टीम दिख रहा है, ये जो उठा हुआ है ये स्टीम बोलता है इसको। तो ये जो स्टीम है, ये जो स्टीम जो है या इंटरनोड बोल लीजिए, तो इसका जो थिकनेस है, मोटाई कम से कम 10 mm से 15 mm होना जरूरी है। मतलब इतना होने से आप सोचिए कि ये मैच्योर हो गया, मतलब रेडी हो गया कटिंग के लिए, वेगेटेटिव प्रोपोगेशन के लिए ये रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपको इस थिकनेस को भी, मतलब मोटाई को भी आपको देखना है। इसका लंबाई जो देखना है कम से कम 18 इंची तो होना चाहिए, 18 इंची हाइट ऊपर जाना चाहिए, और थिकनेस जो है 10 mm से 15 mm, ये दो बात को इम्पोर्टेंट इसमें देखना है। उसके बाद अगर यदि ये बुश जो है, आपको कौन सी प्लांट है उसको पहले सिलेक्ट भी करना है, कौन से लेना है, मतलब आपके हिसाब से। उसके बाद में इस आगे का प्रोसेस को वेगेटेटिव प्रोपोगेशन के लिए आपको देखना जरूरी बनता है। उसी तरह से यहाँ पे मैं पहले भी बताया है, यहाँ 4 चीज एक ही बात देखिए। न्यूक्लियर प्लॉट, मतलब इसमें वही जो बोला, इसका ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ प्रमोटर, इसमें जो है होता है, जो इंटरनोड हुआ या इसमें लीफ जो हुआ, इसके अंदर में मतलब ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका सेल का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं रहा है। तो आप इस चीज को एकदम ध्यान से एक बार देखना है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, स्टोमेटा का ग्रोथ को। और ये लगभग जो है आपको अगर यदि ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको जरूरी बनता है कि एप्लीकेशन, फोलियर एप्लीकेशन या जो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन आपको देना जरूरी बनता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो जितना भी वेगेटेटिव प्रोपोगेशन करता है उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि ये इंटरनोड दिख रहा है ना नक्शा में, तो ये इंटरनोड जो है, इसका जो है इंटरनोड का जो भी बनता है वो एक लीफ में एक ही इंटरनोड होना चाहिए। मतलब एक इंटरनोड के अंदर में एक ही लीफ और एक ही एक्सिलरी बर्ड होना चाहिए। जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये इसको, ये छोटा सा यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है, इसको एक्सिलरी बर्ड कहा जाता है। हर इस लीफ के ऊपर में एक होता है, हर एक लीफ के ऊपर में होता है। तो ये कटिंग करने का इसका सही तरीका होता है, इसलिए इसको प्रोपोगेटिव वेगेटेशन में, मतलब वेगेटेटिव प्रोपोगेशन में इसको ध्यान देना है। इस तरह से एक इंटरनोड होता है, उसके एक लीफ होता है, उसमें एक एक्सिलरी बर्ड होता है। ऐसा नहीं हुआ है तो उसको छोड़ देना है। अगर इसमें एक्सिलरी बर्ड आया है, मतलब लीफ के ऊपर में एक्सिलरी बर्ड आया है, इस तरह से नक्शा में दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा एक्सिलरी बर्ड इसको बोलता है। इस तरह से इस लीफ के हर में आना चाहिए। ठीक है, कटिंग करने का सही तरीका यहाँ पे देखिए, यहाँ तो दिखा इंटरनोड सिस्टम, मतलब इंटरनोड और स्टीम देखा। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग करने का तरीका यहाँ पे देखा। जैसे कि ये पूरा इसको बोलता है, ये स्टीम बोल दीजिए ये, ठीक है ना। तो ये स्टीम जो है, इसको यहाँ से
इस लिप से इस लिप से लेके इस लिप के बीच में इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो हर इंटरनोड के बीच में एक पत्ती है, पत्ती के ऊपर में एक्सिलरी बर्ड इस तरह से देखना, एक्सिलरी बर्ड इस तरह से होना जरूरी है। कटिंग तभी सक्सेसफुल होगा जब एक्सिलरी वर्ड हर एक इंटरनोड में आया हुआ है या हर एक लिप के अंदर में आया हुआ है। तो इस बात को ध्यान देना, अगर एक्सिलरी वर्ड नहीं है तो उसको नहीं लेना है, नहीं लेने से बेटर, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं होगा। और इस तरह से छोटा करके एक्सिलरी वर्ड आया है, मतलब एक्सिलरी वर्ड निकल गया है हर लिप के अंदर में, तो वो ग्रोथ होगा, वो कटिंग के लिए रेडी होगा। ठीक है ना। तो पहले हम देखा ये इंटरनोड इस तरह से होता है। इंटरनोड ये दिख रहा है ना इस नक्शा में, इसको इंटरनोड बोलता है। इंटरनोड के बीच में छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से छोटा सा एक्सिलरी बर्ड होता है। यहाँ पे एक्चुअली में नक्शा में हमने देखा एक्सिलरी बर्ड, तो इस तरह होने से ही इस तरह से जड़ा निकलता है, मतलब ग्रोथ होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य बात है ये वेगेटिव प्रोपगेशन के लिए। ये प्रैक्टिकल हमने देखा इस तरह से होता है, तो आपको इसमें याद करना जरूरी बनता है और इसको याद करना है। उसके बाद में एक थ्योरिकल ये चीज़ हम देखते हैं कि इसमें हम पहले भी बताया, प्राइमरी लेयर जो कटिंग को एक्सिलरी बर्ड विकसित को हर सेंट्रल में सेकेंडरी में लेयर से ली गई कटिंग की तुलना में प्राथमिक जानी जाती है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है, एक्सिलरी बर्ड होना जरूरी है। ठीक है ना। उसी तरह इंटरनोड में भी सबसे अच्छा होता है कि इसका जो लेंथ है, जो लंबाई है, इंटरनोड का लंबाई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर इंटरनोड का जो है लंबाई कटिंग में लेना है। मतलब कटिंग में जो है फाइनली जो है उसका लंबाई जो है इंटरनोड का लंबाई वो सबसे अच्छा होना चाहिए, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई। सिंगल पत्ती वाला कटिंग लेना है, सिंगल पत्ती वाला कटिंग लेना है, डबल वाला नहीं। सिंगल वाला लेने से ही ग्रोथ का ज़्यादा अच्छा होता है। और जिसमें नोट के निचले वाले भाग 2.5 में सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब ये तना जो होता है, ये तना, और इस तना के तना मीन्स स्टिंग बोलता है। इस तना जो है तना है वो तना जो है इंटरनोड वो 3 से 4 सेंटीमीटर होना, हाँ 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका सेंटीमीटर जो पत्ती है एक्सिलरी बर्ड उसमें 0.5 तना के नीचे होना चाहिए। इस तरह से ये दिख रहा है ना, इस तरह से ये फाइनली दिख रहा है इस तरह से। तो इसका जो मैंने बताया न्यू जो ग्रोथ होने के लिए एक चीज़ मैंने बताया NPK 2:1:2 या तो फिर 2:1:3 NPK ग्रोथ होने के लिए इसको पर हेक्टर में आपको स्प्रेइंग या फोलियर फर्टिलाइजेशन आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है इस वेगेटेटिव प्रोपगेशन के अंदर में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट और खास बातें हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए, इस नक्शा में देखिए, पहले मैंने बताया कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात, अभी यहाँ पे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट और मुख्य बात, ये प्रोपोगेटिव मतलब वेगेटिव प्रोपगेशन जो प्रोसेस हमने देख रहा है, ये वेगेटिव प्रोपगेशन में जो प्रोसेस हमने 4-5 प्रोसेस देखा, मदर बुश का देखा, उसके बाद में निक्लोप्लोड देखा, उसके इंटरनोड, कटिंग और स्टीम नोड देखा, ये 5 पॉइंट देखा। ये तो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके अलावे पहले जो देखा उसके अलावे भी ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये जो वेगेटिव प्रोपगेशन जो कर रहा है उस एरिया में आपको उस एरिया में एक चीज़ देखना है, ये जो है वाटर लॉगिंग। ठीक है ना, एक इम्पोर्टेंट होता है ये वाटर लॉगिंग। ये यहाँ पे देखना नक्शा में, वो जो भी वेगेटिव प्रोपगेशन जो कर रहा है उस एरिया में इस तरह से वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। मतलब अब एरिया को क्लीन रखना है। इस तरह से अगर यदि वाटर लॉगिंग हो रहा है, पानी जम रहा है, तो चारों कोना में, चारों एरिया के साइड में आपको ड्रेनेज सिस्टम आपको रेडी करना है। ड्रेनेज सिस्टम आपको बनाना, निकालना जरूरी बनता है। अगर इस तरह से वाटर लॉगिंग हो रहा है तो आपका जो वेगेटिव प्रोपगेशन हो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, एकदम वो खराब हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इकोनॉमिक तौर से भी इसका खराब होगा और इसका फिजिकली भी इसका बड़ा नुकसान होगा, मतलब मेहनत भी आपका नुकसान होता है। इस तरह से आपको जो है वाटर लॉगिंग से बचाना है। ये दिख रहा है ना, इम्पोर्टेंट होता है, ये दिख रहा है वाटर लॉगिंग। इस तरह से मतलब जो वेगेटिव प्रोपगेशन कर रहा है उसके अंदर में इस तरह से पानी नहीं जमना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद स्टोर इन डार्क ओवरनाइट, मतलब यहाँ पे जो नक्शा में देख रहा है ना 2 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला जो नक्शा देख रहा है
इसमें स्टोर इन डार्क ओवरनाइट, मतलब जो बनाया है मदर बुश, जो वेगेटिव प्रोपोगेशन के लिए जो चॉइस किया है, क्लोन एरिया जो सिलेक्ट किया है और जहाँ पे कर रहा है, उस एरिया में इस तरह से डार्क डे में नहीं होना, मतलब दिन के समय में इस तरह से उस एरिया में उस तरह से ओवरनाइट नहीं होना चाहिए। उस एरिया को एकदम क्लीन, एकदम लाइट देना है। मतलब शेड तो जरूरी है, शेड देना जरूरी है, लेकिन उसमें लाइट भी आना जरूरी है, ठीक है ना। इस तरह से ओवरनाइट माने डार्क ओवरनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब क्लीन होना चाहिए। उसमें रोशनी, सनलाइट आना जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण आना जरूरी है, ठीक है ना। और तीसरा जो बात है 0.1% सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, मतलब जो वेगेटिव प्रोपोगेशन जो कर रहा है उसमें आपको एक 0.1% सोल्यूशन जिंक सल्फेट आपको स्प्रेइंग करना है। मतलब कि जितना मदर बुश है, जितना भी स्किप किया हुआ है, वो स्किप किया हुआ है हर 15 दिन के बाद में आपको 0.1% सोल्यूशन जिंक सल्फेट का फोलियर एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना है। पहले तो एनपीके को हम बताया, एनपीके भी करना जरूरी है, लेकिन एनपीके के साथ में आपको एनपीके तो आपको 25 दिन के 3 राउंड में 7 दिन करके 3 बार एनपीके देना है। उसके बाद में 25 दिन करके देने से एनपीके हो जाता है। लेकिन ये सोल्यूशन है कम से कम 15 दिन के बाद में जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो 15 दिन के बाद में आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपर रीति से उसका वेगेटिव प्रोपोगेशन होगा। और उसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर में देख रहे हैं शेड। मैंने पहले भी बताया कि 40 से 50% शेड आपको डे में लाइट माने दिन के समय में आपको लाइट देना ही पड़ेगा। मतलब जो शेड है, शेड को 40 से 50% आपको शेड मेंटेन करके डे में रखना है। इसी तरह से ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं ना, 5वां नंबर में ये फर्टिलाइजर एनपीके फोलियर में आपको देना है। मतलब पहले जो है 7 दिन और बाद में 25 दिन कर में देने से होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन उसको बार बार देना, मतलब हर बार देना चाहिए, मतलब 7 दिन के बाद में, ठीक है ना। इस तरह से आपका इसमें वेगेटिव प्रोपोगेशन का जो है प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होता है। वेगेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसमें और एक चीज हम देखेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसको प्रोसेस करने के बाद में, वेगेटिव प्रोपोगेशन प्रोसेस, ये सब प्रोसेस करने के बाद में जो मदर बुश का जो है, मतलब मदर बुश का जो है लेंथ अगर 18 इंची से ऊपर चला गया है, मैं पहले भी बताया 18 इंची से या 20-21 इंची से, इस तरह से इसका मेच्योर हो गया है, मतलब चेक करना है मेच्योर हो गया, उसमें हल्का ब्राउन कलर का स्टीम में स्किप किया है उस एरिया में आना चाहिए। उसके बाद में उसका थिकनेस को देखना पड़ेगा, 10 से 15 उसका mm का थिकनेस होना जरूरी है। अगर इस तरह से कंप्लीट हो गया तो वो नर्सरी के लिए वो रेडी हो गया। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद नर्सरी में क्या है, वो वेगेटिव प्रोपोगेशन किया, उसके बाद में नर्सरी का प्रोसेस आता है। अब नर्सरी क्या है, इसमें पूरा कटिंग करके चारा लिया जाता है और इसमें बेड बनाया जाता है। बेड बनाने के बाद में पोट के बाद में उसके बाद में जो है कटिंग को लिया जाता है ना, और इस तरह से जो इस प्लांट को चारा को रेडी किया जाता है, इसी प्रोसेस को ही नर्सरी कहते हैं। तो इसमें जो है क्या क्या जरूरी होता है, तो पहला जो है इसमें यूजफुल नर्सरी रिक्वायरमेंट जो है कि एक्रॉस शेड, ड्रेनेज और बेड और इरिगेशन, ये 4 चीज जरूरी होता है। एकदम इम्पोर्टेंट जो होता है वेदर के लिए एक्रॉस, वो होता है शेड, ड्रेनेज, बेड और इरिगेशन वाटर, मतलब ये 4 चीज आपको चाहिए। उसके अलावा हमको आपको चाहिए स्लेबस पोट, जो कि हमको स्लेबस यानी कि प्लास्टिक का एक पोट होता है, उस पोट को हमको लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको सिलेबस में मतलब सॉइल फिल अप करना है, सिलेबस के अंदर में सॉइल को फिल अप करना है। आगे हम इसको साइज भी देखेंगे। उसके बाद सिलेबस फिलिंग स्टोरेज करने का एक एरिया, मतलब बेड बनाना है, बेड में लेना है। उसके बाद कटिंग जो है, हमने वेगेटिव प्रोपोगेशन जो देखा था उसके आगे में वेगेटिव प्रोपोगेशन
जो कटिंग का जो है वहीं से इसको लेके आना है। जो हम प्रोसेस देखा था ना, वेगेटिव प्रोपोगेशन, वही प्रोसेस है। हमको इस कटिंग को यहाँ पे लेके आना है नर्सरी के लिए। उसके बाद में हमको बेड रेडी करना है। बेड आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल। उसके बाद सेट करना है, उसके बाद इरिगेशन, उसके फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। यहाँ पे भी जिस तरह से वहाँ पे रेडी किया उस टाइम में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मतलब फोलियर दिया, यहाँ पर भी आप फोलियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जो है सिलेबस, यानी कि जो प्लास्टिक का जो पोर्ट है, प्लास्टिक का जो पोर्ट है उसको सिलेबस बोला जाता है। इसका जो है ले फ्लेट ट्यूब का वो 8 सेंटीमीटर से मतलब 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, अगर इंच में सीधा बात करें तो 3 इंच से 4 इंची जो इसका चौड़ाई होता है। 3 इंची से 4 इंची इसका चौड़ाई होता है। मतलब इस प्लास्टिक पोर्ट देख रहे हैं ना, इस प्लास्टिक पोर्ट का ये जो प्लास्टिक पोर्ट देख रहा है, ये प्लास्टिक पोर्ट का ये जो प्लास्टिक पोर्ट देख रहे हैं, तो इस तरह से प्लास्टिक पोर्ट जो देख रहे हैं इसका जो है चौड़ाई, ये चौड़ाई जो है इसका 3 से लेके 4 इंची, 3 से 4 इंची इसका जो है इसका चौड़ाई होगा। इसका हाइट का बात करेगा तो इसका जो हाइट यहाँ पे दिख रहा है तो ये है 6 इंची से 7 इंची इसका हाइट होना चाहिए। इसका हाइट क्या होना है? 6 इंची से 7 इंची इसका बीच में हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका प्लास्टिक पोर्ट लेना है नर्सरी के लिए, और नर्सरी के लेने के बाद में आपको इस तरह से नर्सरी पोर्ट लेना है 6 इंची से 7 इंची और 3 इंची से 4 इंची इसका चौड़ाई, लंबाई 6 इंची। तो इस तरह से इसका लॉन्ग का गोम साइज मतलब पूरा फुला हुआ पूरा एरिया का, इस प्लास्टिक के पूरा एरिया का पूरा इसको गोम साइज बोलता है। गोम साइज 120 से 180 गोम साइज होना पड़ेगा। 180 से 100 गोम साइज मतलब ये बहुत ही मतलब अच्छा होता है। इसमें अच्छा मतलब कि इसका एरिया होता है, अच्छा रिक्वायरमेंट होता है। इस तरह से आपको इधर में देखना है, ठीक है ना। इस तरह से इसका सिलेबस का हो गया। और अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे ये जो होता है नेक्स्ट, इस तरह से यहाँ पे जो है आपको फिलअप करना है। अभी देखा पहले सिलेबस का, अभी सिलेबस में सॉइल को आप फिलअप करना है। ये जो सिलेबस देख रहा है पोर्ट ये जो देख रहा है इस तरह से आपका मिट्टी रहेगा। इस तरह से मिट्टी कहीं से भी उसको ये करना है, माने डिगिंग करना है। डिगिंग करने के बाद में उसको कोई एक मेश साइज में उसको अच्छा से मतलब एकदम महीन डस्ट बना के उसको पूरा मतलब ये करके सेकिंग करके उसको छान के उसको मतलब इस तरह के पोर्ट में, ये देख रहे हैं इस पोर्ट में, इस तरह का पोर्ट में इस मिट्टी को यहाँ पे इस तरह से डालना है। ये जो मिट्टी है इस तरह से यहाँ पे डालना है। इस तरह से मतलब मिट्टी खोदना है, मिट्टी खोद के कहीं पे एकदम इसे रखना है। मतलब ये बहुत ज़्यादा होगा, एकड़ में होगा। मतलब एक फुट 2 फुट नहीं। अगर यदि इसमें 3000 4000 या 10,000 अगर यदि नर्सरी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे मिट्टी का भी रिक्वायरमेंट होता है। उसके लिए आपको पकड़ लीजिए 1 बीघा 2 बीघा एरिया में पूरा उससे मिट्टी लेना है। 1 बीघा से 2 बीघा एरिया के मतलब उससे पूरा मिट्टी को लेना है, खोद के इस तरह से महीन बनाना है। महीन बनाने के बाद में कोई मेश साइज जो स्टील ग्रेनाइट उसे छापनी करके इस तरह जमा करना है। उसके बाद में इसमें फिलअप करना है, इसमें ये करना है फिलअप करना है। इस तरह से ही सॉइल सिलेबस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इस तरह से देख रहे हैं ना, सॉइल सिलेबस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और आगे का जो हम देखेंगे सिलेबस, मिट्टी को नंबर 3 जाली की छाना जाता है। 3 नंबर का जो मेश से जाली होता है उसमें छाना जाता है। और ये कम से कम 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 500 ग्राम सुपर फास्फेट और 2% एल्युमिनियम सल्फेट, ये जो है मिक्सर करके इसमें लगाना है। और इसका जो है पीएच का साइज मतलब मिट्टी का जो पीएच का साइज, पीएच वैल्यू, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें पीएच वैल्यू जो होता है वो 4.5 से लेकर 5.5 होना चाहिए। मतलब मिट्टी का जो पीएच वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। कोई इसको याद नहीं रखता, इसमें बाद में दिक्कतें आएंगे, प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो इसीलिए पहले ही आपको यहाँ पे इस बातों को ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट बात होता है ये। क्योंकि पीएच जो होता है एक्चुअली में एक
ये पीएच वैल्यू के हिसाब से ही इसका ग्रोथ होता है। अगर यदि पीएच वैल्यू हाई रहेगा भी तो नहीं होता है, लो रहेगा भी तो नहीं होता है। एक प्रकार का ये मसल्स की तरह काम करता है, ये जरूरी बनता है। इसमें ज़्यादा होने से भी नुकसान, कम होने से भी नुकसान होता है। इसीलिए पीएच जो है यहाँ पे देख रहे हैं, पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में ही पीएच इस मिट्टी का होना जरूरी है। उस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं शेड, शेड का भी जब पूरा नर्सरी बेड बना रहा है तो आपको शेड चाहिए, है ना। शेड का आपको जरूरी पड़ता है, तो शेड इस तरह से आप बना सकते हैं। ऊपर में देख रहे हैं इसमें एक एप्रोन है, एप्रोन लगाया हुआ है। इस तरह में खुट्टी लगाया, बोम्बू का एक खुट्टी लगाया हुआ है। 1 2 3 4 इस तरह से लाइन टू ड्रॉ, रो टू रो, इस तरह से रो टू रो यहाँ पे मतलब कि बोम्बू का स्टिक लगाना है। और ऊपर में इस तरह से एप्रोन का, कोई भी एप्रोन का ये लगाना जरूरी पड़ता है। उसके बाद में इस तरह से बेड बनाना पड़ता है ना। बेड बनाने के बाद में इस तरह से नर्सरी को एक जगह में रखा जाता है। लेकिन इसमें आगे ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैं शेडो के लिए दिखा रहा हूँ, शेड के लिए। आगे जो होता है वो इस तरह से कटिंग होता है, मतलब मट्टी फिलिंग करने के बाद में इस तरह से कटिंग होता है ना। इस तरह से जो है कटिंग होता है, इस तरह से जो कटिंग होता है। इंटरनोड होता है, मतलब जो मदर बूस जो लिया जाता है, मदर बूस को काट काट के इस तरह से काट के लेके गिराना है। उसके बाद में इस तरह से इंटरनोड को ध्यान देना है। इंटरनोड इस तरह से देना है 2.3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटरनोड लेना है। उसके बाद 0.5 ऊपर से निचले वाला में 0.5 एक एक्सिलरी बार्ड आना है। इस तरह से यहाँ पे देखना एक्सिलरी बार्ड, यहाँ छोटा सा आना है, इस तरह से एक्सिलरी बार्ड आना है। इस तरह से यहाँ पे भी देख रहा है एक्सिलरी बार्ड है, इस तरह से बार्ड है। उसके ऊपर में कटिंग में पहले भी बताया है। तो इस तरह से 3 से 4 सेंटीमीटर आपको लेना है और एक पत्ती होना है, पत्ती के ऊपर में एक एक्सिलरी बार्ड होना है। ठीक है, इस नक्शा में देख रहे हैं इंटरनोड में एक्सिलरी बार्ड और एक लिप होना जरूरी है। इस तरह से कटिंग किया जाता है। कटिंग करने का जो है इस तरह से मतलब इस तरह से, अगर इस तरह से यहाँ पे देखिए बीच वाला 2 नंबर में कटिंग करने का जो तरीका है इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना। यहाँ पे नीचे में इस तरह से स्लोप होना चाहिए, ऊपर में भी इस तरह से स्लोप होना है। ऊपर में देख रहे हैं ना इस तरह स्लोप है, नीचे में इस तरह से, मतलब कटिंग करने का एक्चुअल जो है इस तरह से कटिंग करने का तरीका होता है। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका कटिंग करने का तरीका ये होता है, एक्चुअल तरीका ये होता है। जैसा मतलब मन में वैसा नहीं होता है, इस तरह से आप नहीं कर सकते। इस तरह से जिधर में एक्सिलरी बार्ड है उधर में इस तरह से स्लोप देना है, एक्सिलरी बार्ड को ध्यान देना है, इसको बोलता है एक्सिलरी बार्ड। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इस कटिंग का प्रोसेस को फॉलो करना है, तभी जाके प्रॉपर रीति से कटिंग सक्सेसफुल होगा। नहीं तो ये कटिंग में आपका बहुत बड़ा डैमेज होगा, मतलब ग्रो होगा ही नहीं। ग्रो के जगह में बहुत रुकावटें भी होगा और वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस तरह से कटिंग में अगर प्रोसेस को फॉलो किया है तो सक्सेसफुल हो सकता है। कटिंग ताने को काट कर और रोल करके कटिंग का साइज बनाए और 5 सेंटीमीटर की कीले से मिट्टी की सतह को छेद कर, मतलब जो मिट्टी है उस मिट्टी को 5 सेंटीमीटर छेद करके एक हाथ से और ताने को उस उंगलियों के से दबाना है। मतलब एक जो है मान लीजिए एक इस तरह से एक उंगली से गड्ढा करना है, या कोई एक जैसे 5 सेंटीमीटर कीले से, कोई भी एक कीले हो या उंगली से जो भी मिट्टी में इस तरह से ताना से देना है। उसके बाद में उस ताने का जो कटिंग है उस ताने को उंगली से इस तरह से दबा देना है, उंगली से इसको दबा देना है। उसके बाद दबाने के बाद में उसको दोनों तरफ चारों तरफ से उसको ऐसा करके मिलाकर फिलिंग कर देना है और 40 से 50% ज़्यादा दिनों तक इसको रोशनी में रखना है, स्पेस पे स्पेस दे के। ठीक है ना, इस प्रोसेस देना है इस तरह से। यहाँ देखो फाइनली जो है कटिंग को रोकने का मतलब लगाने का इस तरीका होता है। यहाँ पे देख रहे हैं फाइनली जो है कटिंग को इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैंने बोला इस तरह से उंगली से कहीं पे बीच में इसे पोर्ट दिख रहा है, पोर्ट के अंदर में ये पोर्ट दिख रहा है, पोर्ट के बीच में, हर पोर्ट में से बीच में यहाँ पे जिसे लगाया है, यहाँ पे दिख रहा है नीचे लगाया है। इस तरह से ऐसा करके पोर्ट में कोई चीज देना है, मैंने उंगली से करना है या तो कीले से। उसके बाद में इस तरह से इसको गाड़ना है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से इसको
क्या है, गाड़ देना। इस तरह से गाड़ने के बाद में हम देख रहे हैं चारों तरफ से इसको इस तरह से इस फिलिंग के कवर कर दिया है, मतलब चारों तरफ से अच्छा से मिला दिया है। तो इस तरह से फाइनली जो है पोर्ट होता है, इसमें कीला दे के कीला से उसमें गड्ढा करके या उसमें बोरिंग करके हल्का सा ये उंगली से और इस तरह से गाड़ देना है। फाइनली इसी प्रोसेस को ही हम करना जरूरी बनता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम स्टोरेज करके बोलता है कटिंग लगाना, कटिंग लगाना, ठीक है ना। इस तरह से आपको ही ये बात को ध्यान देना है। इस तरह से आगे का जो है प्रोसेस आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे करके एक एक स्टेप देखना है। इसमें क्या है, सिलेबस को भरना और स्टोरेज करना, सिलेबस को भरना स्टोरेज करना, और हमेशा सिलेबस के निचले और सिलेबस को भरा हुआ जाता है उसको दबाया जाता है और नर्सरी बेड पर छाया में रखा जाता है, और वे ऊपर में 33 पतली परत में रेत और बजरी फैलाई जाती है। उसको सारा मिलाए हुए बारिश और सिंचाई के में रखना है, और 6 से 8 सप्ताह को इसको स्टोर करके एक जगह में रखना है। 6 से 8 सप्ताह एक जगह में स्टोर करके रखना है। उसके बाद में टाइपिंग अब की जाती है, टाइपिंग अब की जाती है, मतलब उसको ऊपर में अगर जो आ रहा है एक डिलीट बाद, तो उसको जो लेंथ हाइट को देखना है, उसके बाद में टाइपिंग करना है। इस तरह से बेड होता है, ये जो दिख रहा है ना, इस तरह से हम बेड देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा ये क्या है, बेड बनाना है। पहले जो देखा स्टोरेज का इस तरह से पूरा का पूरा बेड होता है। इस तरह से उस बेड 1 नंबर बेड, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से बेड आपको 50, 100, 200 जितना भी हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपना फार्मिंग का माने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक बेड, 2 बेड, 50, 100, 200 जो भी हो बनाना है। लेकिन बेड बनाने का जो सही तरीका है यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको बेड बनाना है। उसमें ये देख रहे हैं ना, इस तरह से प्लॉट करके डिवाइड करना है। इस तरह से आपको प्लॉट करके डिवाइड करना है। इस तरह से ये देख रहे हैं, इस तरह से प्लॉट करके इस तरह से डिवाइड करना है। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे रेंडमली इस डिजाइन, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये नक्शा जो दिख रहा है डायग्राम, सेम टू सेम इसी तरह से आपको बेड का प्रोसेस को आगे बनाना है। मतलब इस तरह से ही बनाने से प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। अगर इस तरह से नहीं बनाएंगे, जो रेंडमली रहेगा, तो आपको दिक्कत ही आएगा। पहले नक्शा में भी दिखाया इसी तरह से, है ना। तो इस तरह से आपको सेम टू सेम बेड का इस तरह से प्लॉट, अगर मान लीजिए इसका है चौड़ाई जो है 15 फीट है, चौड़ाई 15 फीट है, तो इसका लंबाई पकड़ लीजिए 40 फीट लंबाई, ठीक है ना। मतलब चौड़ाई 15 फीट है तो लंबाई जो है 40। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई का इस तरह से साइज का एक प्लॉट करके इस तरह से एक ही साइज का एक ही जगह बनाना है। अब आगे का जो बाद में देखेंगे सेट कैसा होता है, इसमें ड्रेनेज किस तरह से बनाया जाता है, उसके कटिंग करने का तरीका क्या है, इस तरह से हम एक करें। लेकिन बेड बनाने का तरीका जो है सिमिलरली इस तरह से बेड बनने का तरीका होता है। प्रॉपर रीति से बनाना है तो इस तरह से जो है डिजाइन जो दिया गया है, इस तरह से आपको एक डिजाइन के हिसाब से बेड को बनाना है। तो इस तरह से अगर यदि आप बेड का डिजाइन को अगर यदि बनाएगा, ये दिख रहे हैं ना, तो इस तरह से अगर यदि आप बनाएगा तो प्रॉपर नर्सरी का मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर नर्सरी होता है इस तरह से बनाने से, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं बेड बनाने का जो है 1.2 मीटर से 30 मीटर, ठीक है ना। 1.2 मीटर से 30 मीटर बेड बनाने का जो है, आप एक्चुअल जो है साइज आप यहाँ पे देख सकता है। 1.2 मीटर से 30 मीटर एक्चुअल साइज होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इसी साइज के हिसाब से आप बनाएगा। मैं पहले भी बताया था कोई भी साइज बना, लेकिन बनाने का सही तरीका ये होता है, ठीक है। उसके बाद में बेड को लेना है और उसके जो मिट्टी का बेड का मिट्टी के ऊपर में जो है, उस मिट्टी को 3 सेंटीमीटर, मतलब उस मिट्टी मतलब ड्रेन के ऊपर में रखना है। मतलब एकदम गड्ढा में नहीं रखना है, और जो है ड्रेन होना जरूरी होता है। ये जो बेड बनाया, बेड बनाने के बाद में साइड में, ये साइड दिख रहा है ना, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, साइड में 30 सेंटीमीटर का डीप, 30 सेंटीमीटर का डीप ये एक ड्रेन बनाना है। इस तरह से
इस तरह से आपको साइड साइड में इस तरह से आपको ड्रेन बनाना है। 30 सेंटीमीटर का एक डीप का एक ड्रेन बनाना है, और चौड़ाई भी सेम उसी तरह से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और डीप भी 30 सेंटीमीटर। मतलब चौड़ाई और गहराई 30-30 सेंटीमीटर का एक छोटा सा ड्रेन, मतलब वाटर लॉगिंग ना हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है ना। मतलब वाटर लॉगिंग ना हो। इसका रीज़न यही है कि ड्रेन बनाने का, कि क्यों बनाया जाता है बोलने से, कि इस बेड बनाया है, जो बेड बनाया है उसमें वाटर लॉगिंग ना हो, इसलिए। अभी शेड का बात करेंगे तो हम शेड जो है इस तरह से हमको शेड बनाना है। पूरा का पूरा जो बेड बनाया है, बेड बनाना है, जो पहले बनाया हम बेड, उस बेड बनाने के बाद में अभी हमको क्या करना है, शेड। अभी क्या करना है, शेड। तो शेड जो होता है, ये जो दिख रहा है ना शेड, तो ये जो शेड जो होता है, ऊपर में शेडो दिख रहा है ना, ये वाला शेडो, इस तरह से आपको डिजाइन देना है। इस तरह से आपको इस तरह से शेड का डिजाइन देना है। ये दिख रहा है ना, इस तरह से, इस तरह से आपको शेड का डिजाइन। और पहले एक चीज मैं बताया था, जब ड्रेन जो होता है ना, फाइनली ड्रेन जो होता है नीचे में इस तरह से दिखना है। ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे जो दिख रहा है, ये जो नीचे जो दिख रहा है, ये जो नीचे इस तरह से फाइनली पहले जो ड्रेन का जो बेड का जो ड्रेन दिखाया जाता है, इस तरह से होना जरूरी है। इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से साइड साइड में ड्रेन होना चाहिए। और जो शेडो का बात करेगा तो शेडो जो है इस तरह से शेडो बम्बू स्टिक लगाना है, बीच बीच में बम्बू स्टिक लगाना है। जिस तरह से बेड रहेगा, जहाँ जहाँ पे वो कटिंग रहेगा ड्रेन का, वहाँ पे इस तरह बम्बू स्टिक देना है। और ऊपर में इस तरह से स्लोप दे के 1 फीट का स्लोप, इस तरह से 1 फीट का स्लोप दे के, इस तरह से 1 फीट का स्लोप दे के, मतलब आपका शेडो को पूरा का पूरा एरिया को कवर करना है। पूरा जहाँ जितना मतलब बेड बनाया है, वो सारे के सारे बेड में जितना बेड है, वो सारे के सारे बेड के अंदर में आपको ये शेड देना जरूरी है, ठीक है ना। और शेड देने का तरीका 1.3 मीटर से इंटू 3 मीटर, इस तरह से इसका जो है ऊपर का जो डिजाइन है, इस तरह से 1.3 मीटर इंटू 1.3 मीटर बम्बू स्टिक से इसको भरना है। मतलब पूरा का पूरा कवर करना है, इसको सेट को मेंटेन करना है। इस तरह से पूरा फाइनली बनने के बाद में इस तरह से देखना चाहिए, इस तरह से ही आपको देखना जरूरी है। और वो सब कुछ करने के बाद में यहाँ पे और इम्पोर्टेंट इरिगेशन भी बहुत यहाँ पे मायने रखता है। इरिगेशन भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि नर्सरी तो कर रहे हैं। अब सब कुछ करने के बाद में शेड भी दिया, शेड भी जरूरी है, कटिंग पॉट सब चीज़ लगाया, मिट्टी फिलिंग किया। अब इरिगेशन भी उतना जरूरी होता है जितना इरिगेशन के लिए मिट्टी वगैरह जितना जरूरी हो, उतना ही फोलियर जितना जरूरी होता है, एप्लीकेशन मतलब मैन्युअल एप्लीकेशन जितना जरूरी हो, उतना ही इरिगेशन भी जरूरी होता है, क्योंकि सूखा में होना असंभव। इसीलिए ड्राइंग मस्ट मतलब जरूरी होता है वाटरिंग का, ठीक है। इसीलिए इसमें 150 सेंटीमीटर जितना 1 साल 2 साल के अंदर में, 1 साल में तो कम्प्लीटली रेडी नहीं होता है, 2 साल में कम्प्लीट, लेकिन 1 साल के लिए आपको 150 सेंटीमीटर वाटर रेन चाहिए, ठीक है ना। मतलब बारिश चाहिए 150 सेंटीमीटर। इस तरह से इरिगेशन का पूरा डिजाइनिंग किया जाता है। 2 नंबर में देखिए, 1 नंबर में जो था स्प्रिंगर हेड, इसको बोलता है स्प्रिंगर हेड। इरिगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है स्प्रिंगर हेड, आगे में डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा बात होता है। स्प्रिंगर जो हेड होता है इस तरह से, ये दिख रहा है स्प्रिंगर हेड, इसको बोलता है। एक्चुअली में इसको इसी के द्वारा ही मतलब पानी का जो है स्प्रेइंग होगा, ठीक है। इसी तरह में सिंचाई का प्रोसेस होता है। तो इसको स्प्रिंगर हेड बोलता है, इसको पाइप बोलता है, इसको मैंने बोला जाता है ये जो देख रहा है ना, इसको हेड का नोजल बोलता है, इसको नोजल बोलता है, इसको नोजल बोलता है। इस तरह से आपका इरिगेशन का 1 2 3 4 करके लाइन टू लाइन इस तरह से आपको फिलिंग करना है। इस तरह से यहाँ पे देख रहा है पाइप 1 2 3 3, इधर में साइड में देख रहा है ना, ये इस तरह से पाइप होता है। इस तरह से ये जो होता है प्लास्टिक पाइप होता है, स्टील का होता है, स्टील का नहीं, ये सिल्वर का होता है, और प्लास्टिक का। तो इस तरह से पाइप होता है। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं लंबाई लगा 2 नंबर 3 नंबर में देखिए, इस तरह से जो लगाया है ना, इस तरह से जो लगाया है, इस तरह से आपको बिछाना है।
बिछाना है। इस तरह से इस पूरा का पूरा इस तरह से रहेगा पाइप। तो इस पाइप को ही इस तरह से लगाया जाता है और पूरा का पूरा इरिगेशन इस तरह से किया जाता है। आगे हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। जैसे इसका जो है पानी के लिए ज़रूरत बनता है 150 सेंटीमीटर, तो इसके लिए इरिगेशन जरूरी है। तो इरिगेशन का प्रोसेस इस तरह से देना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है फोलियर। फोलियर माने न्यूट्रिशन एप्लीकेशन, मतलब फर्टिलाइजर फोलियर, ठीक है। फर्टिलाइजर फोलियर मतलब एप्लीकेशन फॉर फर्टिलाइजर। तो NPK 2:1:2, 2:1:2, 0.50% जिंक सल्फेट और 0.10% बोरोन बोरेक्स। उसके बाद में 0.05% एमोनिया नाइट्रेट, एमोनिया नाइट्रेट भी देने से होगा, और 0.5 जो है मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में 0.5 मैग्नीशियम सल्फेट देना है। उसके बाद में ये टाइमली जो है, टाइमली मतलब पर महीना के हिसाब से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इस तरह से मंथली के हिसाब से आपको 15 दिन करके यहाँ पे देना पड़ेगा। 15 दिन देने से मतलब अच्छा होता है, क्योंकि रेशियो तो यहाँ पे NPK का रेशियो तो 2:1:2 है ना। तो इस रेशियो के हिसाब से 15 डेज करके पर मंथ में 2 बार, पर मंथ में 2 बार, इस तरह से आपको एप्लीकेशन फोलियर डालना है। इस तरह से कंप्लीटली आपका जो है नर्सरी का पूरा स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। मतलब ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह से फाइनली 6 महीना 8 महीना मतलब 1 साल से 1.5 साल, 1 साल से 1.5 साल पूरा का पूरा हो जाने के बाद में इस तरह से जो है फाइनली, इस तरह से जो है फाइनली, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट हो जाने के बाद में इस तरह का दिखना चाहिए। इस तरह का जो है ग्रोथ, इस तरह का जो है ग्रोथ, इस तरह का बेड में रेडी हो जाना चाहिए, इस तरह का बेड में रेडी हो जाना चाहिए। मतलब कंप्लीट ये जो होता है वो 1.5 साल से 2 साल, 1.5 साल से 2 साल के बीच में ये कंप्लीटली ये इस तरह से कंप्लीट नर्सरी रेडी हो जाता है। अगर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर रीति से स्टेप बाय स्टेप अगर यदि माइनस किया है, मतलब मैनेजमेंट किया है, तो अब इस तरह से 1.5 से 2 साल के अंदर में इस तरह से रेडी हो जाएगा। एक भी चीज को आपको मिस नहीं करना है। अब इसके बाद हम आते हैं प्लांटिंग मैनेजमेंट। इसके बाद में आता है हम प्लांटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर में क्या होता है, सबसे जो होता है प्री कंडीशनल में कुछ बातें इंपॉर्टेंट होता है। प्री कंडीशनल में प्लांटिंग प्रोग्राम, उसके बाद में इंक्लूडिंग डिसीजन ऑफ स्पेस, प्लांटिंग टाइम, मतलब दो चीज इसमें स्पेसिंग, प्लांटिंग मैनेजमेंट करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए जो भी एरिया है, उस एरिया में जो प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें स्पेसिंग, मतलब उसका जो है हेज टू हेज या रो टू रो जो प्लांटिंग करेगा उसका स्पेस साइज क्या होगा, एक नंबर। और दूसरा नंबर उसका समय, प्लांटिंग टाइम, ये 2 बार इंक्लूडिंग करना है प्लांटिंग प्रोग्राम में। ये 2 चीज आपको देना जरूरी है, स्पेस और प्लांटिंग टाइम। सबसे जो होता है ड्राई सीजन में, जो कि थोड़ा मॉइस्चर रहता है, नवंबर टू अप्रैल के बीच में सबसे मतलब अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम में ड्राई रहता है लेकिन मॉइस्चर थोड़ा कम रहता है। क्योंकि इस टाइम जिस टाइम में बारिश ज़्यादा रहता है उस टाइम में करना वाटर लूजिंग होने का चांस होता है और रूट डिजीज होने का चांस होता है। तो इस तरह से आपको जो है सुइटेबल टाइम जो है उसको चूज करना है। उसके बाद में प्रिपेयर लैंड करना है, और क्लीनिंग ऑफ लैंड और रिहेबिलिटेशन मीन्स इसमें जो लैंड होता है उसमें कोवर प्लांट होता है ना, कोवर प्लांट हुआ, मीमेसो हुआ, गोटेमला हुआ, इस तरह से जो कोवर प्लांट होता है उसको लगा के रिहेबिलिटेशन, मतलब उपज को ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन लाना है मिट्टी के अंदर में, लैंड के अंदर में, मतलब न्यूट्रिशन को रिकवर करके लाना है। मतलब मान लीजिए लैंड है, लैंड के जो है उस लैंड में न्यूट्रिशन कम है, मतलब बहुत ज़्यादा फार्मिंग किया, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर किया, तो उसमें क्या होता है
न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो न्यूट्रिशन जब कम हो जाता है, न्यूट्रिशन कम होने से ही इस प्रोसेस को जो किया जाता है उसको रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है जो कि कोबर प्लांट हुआ, जैसे कि गोटेमाला हुआ, मीमांसा, इस तरह का बहुत होता है, बहुत होता है। जो काला पी होता है, इस तरह से बहुत होता है। उसको लगाकर जो है लैंड का न्यूट्रिशन को रिकवर किया जाता है। लैंड के अंदर में जो है न्यूट्रिशन का इम्प्रूवमेंट करना, न्यूट्रिशन लाना, इसी प्रोसेस को ही रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। तो 2 नंबर में जो है प्री कंडीशनल में जो प्रिपेयर ऑफ लैंड, इसको ध्यान देना है। उसके बाद में प्लांटिंग टाइम को पहले भी बताया, प्लांटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांटिंग जब काम करते समय में जो उसमें जंगल भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, मतलब वीड्स नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, सॉइल के अंदर में मॉइस्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए ध्यान देना है मॉइस्चर के लिए। या तो रेन के समय, रेन ज़्यादा मतलब कम रेन है उस टाइम में, रेनफॉल के टाइम में देना, मतलब प्रोग्राम करने से अच्छा होता है। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है मॉइस्चर को याद करना है। उसके बाद में आपको ये सारे प्रोसेस करने के अंदर के में आपको मल्ची भी आपको ध्यान देना है, मल्ची प्लांटिंग टाइम में मल्चिंग। उसी तरह से आपको स्प्रेइंग प्लांटिंग, मतलब प्लांटिंग के अंदर में स्प्रेइंग करना है। सोनोप्रेन माने आपको टॉप सोल के अंदर में न्यूट्रिशन और पानी बराबर देना है। इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाना है। और प्लांटिंग प्रोग्राम में इरिगेशन भी बहुत जरूरी होता है, और प्रोटेक्ट बाय मल्ची एनी टाइम। ठीक है ना, इरिगेशन बहुत जरूरी होता है। स्पेसिंग, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है प्लांटिंग में वो होता है स्पेसिंग, जो पहले भी हम बताया था प्रोग्राम में। स्पेसिंग इस तरह से होता है, स्पेसिंग इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से स्पेसिंग जो होता है 1 हेक्टर में, 1 हेक्टर में 18,518 से लेकर 16,666 प्लांटिंग आ सकता है। मतलब 1 हेक्टर के एरिया के अंदर में जो प्लांटिंग 18,518 से 16,616 प्लांट यानी क्लोन आ सकता है। लेकिन इसका स्पेसिंग जो है मेन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 1 नंबर में 90 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर सिंगल हेज। उसी तरह 2 नंबर में 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर सिंगल हेज। इसी तरह से 105 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर सिंगल हेज, 105 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर सिंगल हेज। तो ये होता है स्पेसिंग का एक्चुअल कैलकुलेशन। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये पॉपुलेशन मतलब प्लांट लगाने का कैलकुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी मन में आया वैसा नहीं लगाना है, इसमें से कोई एक चूज करना है, इसमें से एक चूज करना है। या ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं ना, इस तरह से एक करके सिंगल हेज के लिए, इस तरह से सिंगल हेज के लिए ये भी करने से होगा 90 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ये भी ठीक ही है। 90 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर ये भी करना है। लेकिन सिंगल हेज के लिए आजकल तो ज़्यादा करके सिंगल हेज ही होता है, डबल हेज होने का कोई चांस मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होता है आजकल। सभी सिंगल हेज ही करता है क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए, इसीलिए प्रोडक्शन में सिंगल हेज और क्वालिटी में डबल हेज होता है। डबल हेज मतलब यहाँ पे ऐसा करके दिया, फिर यहाँ पे लंबा स्पेस रखा, फिर यहाँ पे ऐसा दिया, फिर इस तरह से लंबा स्पेस दिया, इस करके बनाया जाता है। लेकिन सिंगल हेज का केस में क्या होता है, इसका रो टू रो एक ही मेजरमेंट रहेगा, रो टू रो एक ही मेजरमेंट। यहाँ की नक्शा में देख रहा है जैसे कि 1 ही मेजरमेंट है, मतलब सिंगल हेज कहने का मतलब एक ही मेजरमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फिर इसका और इसका डिस्टेंस एक ही है, फिर इसका डिस्टेंस एक ही है, फिर इसका डिस्टेंस देखिए एक ही है, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक ही है, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए एक ही है, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक ही है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक ही है। तो इस डिस्टेंस जो है, जो दूरियां हैं, उसका स्पेस का जो साइज है एक ही रहना चाहिए, उसको ही सिंगल बोलते हैं, सिंगल हेज प्लांट बोलते हैं। और जहाँ पे डबल है, 2 किस्म का मैंने दिखाया था, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे लंबा ये स्पेस है, फिर यहाँ पे ये डबल हो जाता है। और प्लांटिंग करने का जो सही तरीका है, इस तरह से रो टू रो, हेज टू हेज, रो टू रो, हेज टू मतलब लाइन टू लाइन देना है। इस तरह से जहाँ भी
जो दिया यहाँ एक यहाँ पे दिया बेस सिस्टम से नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बेस सिस्टम से नहीं। तो यहाँ फाइनली देख मिट्टी की नमी जरूरी बनती है, और इस प्रोसेस में जो है मिट्टी में नमी यानी मॉइस्चर जरूरी बनती है। और पतझड़ में रोपण कि बारिश के समय में नमी अब मिट्टी में हो या मल्चिंग उसमें बनाया जाता है, मल्चिंग के टाइम करने से भी होगा। और बसंत में रोपण अच्छा होता है, बसंत सीजन में, बसंत ऋतु में। और जैसे शुरुआती में बारिश ऊपरी मिट्टी में पहुंचा है उस टाइम में भी आप कर सकते हैं। और सिंचाई के साथ में रोपण मल्चिंग सुरक्षित कभी भी है, ठीक है ना। इस तरह से पूरा का पूरा स्पेसिंग प्रोसेस कंप्लीट। और आगे का जो है प्लांटिंग में जो जरूरी होता है वो तो हम देखा, वो तो प्रोग्राम जो किया था स्पेसिंग उसका देखा। लेकिन हमें मेन जो है अपलोडिंग, ये जो है हमको जो है प्रिपेयर लैंड एंड अपलोडिंग एंड टिलेजिंग एंड लेवलिंग, 3 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, 3 पॉइंट यहाँ पे हम 3 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है हमको प्रिपेयर लैंड करने में अपलोडिंग, टिलेज, लेवलिंग, तो ये जो है 1 नंबर में इसको बोलता है अपलोडिंग। जो देखा जितना भी प्लांटिंग किया था या पुराना जो बुश लगाया था या पुराना क्लोन्स लगाया था प्लांट मटेरियल, तो वो ज़्यादा उम्र हो जाने से इसको अपलोडिंग करना, इस तरह से उखाड़ देना है। बड़ा बड़ा ट्रॉली लगा कर, बड़ा बड़ा जीसीबी वगैरह कुछ भी ऐसा आजकल तो नॉर्मली जीसीबी वगैरह होता है, इस तरह से अपलोडिंग कर देना। अपलोडिंग करने के बाद यहाँ टिलेजिंग, यहाँ पे देख रहे हैं ना टिलेजिंग, इस तरह से। अच्छा, अपलोडिंग में पूरा जाड़ समेत पूरा निकलना है, पूरा का पूरा क्लीन, पूरा जाड़ समेत निकल के एक भी उधर में ना बीच ना जंगल ना रूट ना कोई भी कुछ नहीं, एकदम क्लीन होना चाहिए। उसके बाद में टिलेज जो है देख रहे हैं, टिलेज जो है इस तरह से देख रहे हैं ना, ये टिलेज देख रहे हैं ना, इस तरह से टिलेज आपको करना है। मतलब बड़ा बड़ा ट्रैक्टर का टोली लगा के इसमें हाथ लगा के इसको टिलेज करना है। टिलेज करने के बाद में ये जो लेवलिंग इस तरह से प्लेन करके लेवलिंग होना, मतलब एकदम समतल होना। प्लेन जो है एकदम समतल, एकदम ऐसा है कि लेवलिंग किया हुआ है इस तरह से, है ना, पूरा से एकदम लेवलिंग जो है बराबर करके रखना है। मतलब 3 प्रोसेस, अपलोडिंग, टिलेज, लेवलिंग, ठीक है ना। इस तरह से टिलेज करके लेवलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात को भी आपको ध्यान देना है। इस तरह से पूरा का पूरा प्रॉपर रीति से प्रोसेस होता है प्लांटिंग के लिए। इस तरह से मैं पहले जो बताया रिहैबिलिटेशन जो बोला था मैंने, जो रिहैबिलिटेशन के लिए जो बताया था उसमें से यहाँ पर देख रहे हैं ना, 1 नंबर में यहाँ पे देखिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो मैंने बताया था इसको बोलता है गोटेमाला। मैंने जो बताया था प्रोग्राम दिया था उसमें, मतलब थ्योरेटिकली जो बताया था वो, अब यहाँ प्रैक्टिकली यहाँ पे देखिए गोटेमाला जो बोल रहे हैं ना, गोटेमाला इस तरह से दिखता है। 1 नंबर में जो देख रहे हैं ना, गोटेमाला जो है ग्रास, गोटेमाला ग्रास तो इस तरह से दिखता है, ये जो दिख रहे हैं ना इस तरह से। तो इस तरह से इसको भी प्लांटिंग किया जाता है गोटेमाला। मतलब जो पुराना लैंड हो गया जहाँ फार्मिंग करके एग्रीकल्चर करके 100, 150, 2 साल ऐसा हो चुका है, मतलब एग्रीकल्चर करके फार्मिंग करके 200, 1 साल हो गया, तो इस जगह में यहाँ पे इसको अपलोडिंग करने के बाद में इस तरह से गोटेमाला को इस तरह से यहाँ जो देख रहे हैं इसमें लगाया जाता है। गोटेमाला को इसको लगाने के बाद में इस तरह से रो टू रो, हैज टू हैज इस तरह से लगाया जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये वाला देखो नया यहाँ पे इस तरह से लगा रहा है, देख रहे हैं ना, इस तरह से बीच में ड्रेन भी होना चाहिए और इस तरह से लेन को टिलेज करना चाहिए। टिलेज मीन्स जमीन का जुताई, ठीक है ना। इस तरह से टिलेज करने से बाद में इस तरह से रोटू यहाँ पे दिख रहा है ना, रोटू यहाँ पर इस तरह से रोटू मच्छा का एकदम अच्छा दिखने के लिए भी अच्छा इस तरह से पूरा का लगाया जाता है। इसको ही गोटेमाला कहा जाता है। इस तरह से लगाया जाता है इसको गोटेमाला। इसको इसीलिए लगाया जाता है कि लैंड में मतलब जमीन में न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिले। एनपीके, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह से जितना भी मिलता है वो लैंड में पर्याप्त मात्रा में मिले। और दूसरा जो होता है ये मीमूसा इस तरह से दिखता है। इसका पत्ती दिख रहा है ना, जूम करके यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से होता है मीमूसा। इस तरह से पूरा फाइनली वो मतलब उग जाने के बाद में इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना, इसको बोलता है मीमूसा। इस तरह से लगाया जाता है, फाइनली इस तरह से होता है पूरा।
अच्छा, ये कितना दिन तक रहता है? ये 1 साल तक कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल, कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल इसको लगा के छोड़ देना है। लगा के छोड़ देने के बाद में इसको पूरा तेल लगा के पूरा का पूरा इसको काट के निकल के जगह जगह में छोड़ देना है, ठीक है ना। इससे ही न्यूट्रिशन बनेगा या फिर मल्ची के लिए रेडी होगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा मल्ची का माने रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। इरिगेशन का जो बात बोला, इस तरह से इरिगेशन होता है, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से बूंबू जो दिख रहा है, इस तरह से बूंबू, इस तरह से ये जो है पाइपलाइन, प्लास्टिक पाइपलाइन, इस तरह से ये जो इसको मेन पाइपलाइन बोलता है, ये बीच वाला जो है इसको मेन पाइपलाइन बोलता है। ये बीच वाला जो है इसको मेन पाइपलाइन बोलता है। और ये जो होता है सप्लाई पाइपलाइन, मतलब जो मोटर होता है, मोटर से लेके आना है इस मेन पाइप में, और मेन पाइप से इसको बीच बीच में, मतलब पांच पाइप के बीच में, यहाँ पे अगर एक पाइप दिया है, यहाँ पे एक पाइप दिया है, तो यहाँ पे 5 पाइप के बाद में फिर एक पाइप आएगा, फिर 5 पाइप के बाद में यहाँ एक पाइप, फिर 5 पाइप के बाद में यहाँ एक पाइप। इस तरह से पूरा का प्रोसेस सेटिंग किया जाता है। मतलब 100 फीट के डिस्टेंस में इस पाइप को लगाना है। 100 फीट के डिस्टेंस में, 100 फीट डिस्टेंस में इस पाइप को लगाना है, ठीक है। 5 पाइप, मतलब ये जो है 5 पाइप करके देना है। ये 20 फीट का होता है, 20 फीट का होता है, तो 5 करके, मतलब 5 पाइप करके देना है। और इस तरह से एक नोजल, इस तरह से स्प्रिंगर हेड देख रहे हैं ना, स्प्रिंगर हेड देता है। और इसको बीच बीच में इस तरह से एल बोलता है इसको, मतलब जोड़ने के लिए, इसका बीच में, इस तरह का बीच में जोड़ने के लिए, इस तरह का जोड़ने के लिए बीच बीच में, ये देख रहे हैं ना, इस तरह बीच में इसको जोड़ने के लिए एल्बो बोलता है, एल्बो लगाना है, ठीक है ना। आईबो, एल्बो, इस तरह से लगाया जाता है। उसके बाद में इस तरह से स्टेन होता है। स्टेन के ऊपर में ये जो देख रहे हैं ना, स्टेन के ऊपर में ये स्प्रिंगर हेड नोजल लिया जाता है। तो इस तरह का पूरा का इरिगेशन का सिस्टम इस तरह से फिटअप करना है। इस नक्शा में जो हम दिखा दिया, इस तरह से पूरा का पूरा एरिया में फिटअप करना है। लेकिन डिस्टेंस जो बोल दिया मैंने, 100 फीट का डिस्टेंस में एक नोजल देना है। तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सीक्वेंसी। ये ऑपरेशन सीक्वेंसी क्या है बोलने से, जो प्लांटेशन होता है, वो प्लांटेशन में जितना भी आपको रिक्वायरमेंट होता है, जो भी चीज़ चाहिए हमको, क्या क्या करना है उसके आगे में, वो सारे एक एक बात को हम जो देखता है, एक एक बात जो चाहिए, वही है ऑपरेशन सीक्वेंसी। उसमें हम पहला जो देखता है, कटिंग कवर क्रॉप्स, कीपिंग मटेरियल फॉर मल्ची। ये 1 नंबर पॉइंट जो है इसमें, कवर क्रॉप जो हमने रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमने लगाया था कवर क्रॉप, उसको हमको अभी यहाँ पे कटिंग करना है। और उसको कटिंग करके कवर क्रॉप्स को एक जगह में, एक अच्छा करके एक जगह में रखना है। और उसको जो है मल्ची के लिए मटेरियल बनाना है। मल्ची के लिए उसको एक जगह में सेमी माइक्रो मीडिया कल्चर करके, या 2 महीना 3 महीना के उसमें रख देना है। और उसके बाद में हमको उसको मल्ची के लिए रेडी करना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम 2 नंबर पॉइंट में जो देखता है प्लांटिंग के लिए होता है, वो स्टिकिंग और स्पेस। ये दोनों बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। ये स्टिकिंग करने से ये फायदा ये होता है, हैश टू हैश, प्लांट टू प्लांट जो प्लांटिंग होता है, उसमें प्रॉपर रीति से एक अच्छा प्रोसेस में करने के लिए स्टिकिंग किया जाता है। क्योंकि जो रेंडम करेगा उसमें आपका स्पेस एरिया ज़्यादा खाएगा, लेकिन स्टिकिंग करने से एक सिस्टमली स्पेस जो एक लाइन का रहता है, प्लाकर्स के लिए सुविधा है, प्रोडक्शन के लिए भी सुविधा होता है। इसलिए स्टिकिंग करके ही फीडिंग और शेडिंग किया जाता है। और जो स्टिकिंग किया रहता है उसी के ही जस्ट बगल में ही, मिडिल में ही, स्टिकिंग के अकॉर्डिंग ही हमको पिच होल करना होता है। सी नंबर जो देख रहे हैं ना, पिच और होल, मतलब उसी के अकॉर्डिंग, स्टिकिंग के अकॉर्डिंग ही हमको पिच और होल करना है, ठीक है ना। इसी तरह हम सॉइल कंडीशनिंग, ये होता है कि आपका जो मिट्टी जो है, जो टिलेज किया था, प्रिपरेशन जो किया है सॉइल का, उसमें आपका जो न्यूट्रिशन क्या है, उसका कंडीशन का माने स्टेटस क्या है सॉइल का, वो चीज़ आपको जानने का बहुत ज़रूरी होता है। उसको जानने के बाद ही आप
मैंने प्रॉपर रीति से इसको ऑपरेशन सीक्वेंशियल कर सकता है। इसी तरह से प्लांटिंग जो होता है, प्लांटिंग मेन जो है प्लांट अभी सोइल कंडीशन जानने के बाद में, जांचने के बाद में, पीट होल करने के बाद में, मैंने गड्ढा खोदने के बाद में अभी जो प्रोसेस आता है मेन प्लांटिंग का। तो प्लांटिंग में भी आप जिस तरह से मैं पहले बताया था कि इसका एक स्पेसिंग का एक कैलकुलेशन होता है, मतलब प्लांटिंग का एक कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पहले रेडी करना है और फिर मटेरियल्स पहले रेडी करना है, उसके बाद में अब सीधा प्लांटिंग के लिए इसमें आ जाता है ऑपरेशन सीक्वेंस में, ठीक है ना। इसी तरह से प्लांटिंग होने के बाद में आपको मल्चिंग करना है। मल्चिंग कुछ भी नहीं है, सीधा जो प्लांटिंग किया रहा है उसके बीच बीच में सीरियली जैसे मतलब टीबूस जो है प्लांटिंग जो किया जाता है उसके बगल में ही जस्ट उसको मल्चिंग करना है, ठीक है ना। आगे हम प्रैक्टिकल देखने वाला है। इस तरह से हम स्पेसिंग ले सकता है, जैसे कि 9 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर सिंगल हेज 18,518 टीबूस प्लांट इसमें आता है। तो उसी तरह से 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर सिंगल हैज प्लांट, इस तरह 16,666 टोटल पॉपुलेशन आता है। इसी तरह से आप 105 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर सिंगल हैज, इसमें 15,873 ऐसा प्लांटिंग बूस्ट लगा सकता है। ये टोटल ही क्या है, कैलकुलेशन है पॉपुलेशन के लिए, पर हेक्टर के लिए। इस तरह का आपका ये होता है। उसी तरह से आपको यहाँ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया कवर क्रॉप जो बताया था। तो कवर क्रॉप को इस तरह से आप कटिंग करना है। ये गोटेमाला है, ठीक है ना, ये गोटेमाला है, ये गोटेमाला है। तो ये गोटेमाला को इस तरह से आपको कटिंग करना है, मतलब पहले जो लगाया था गोटेमाला जो रेडी हो गया था, उस गोटेमाला को रेडी होने के बाद में आपको इस तरह से कोबर को आपको कटिंग करना है। कटिंग करके एक जगह में जमी करना है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं नक्शा में, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिख रहा है जो कि इस तरह से ये नक्शा में दिख रहा है ना, ये नक्शा में, इस नक्शा में, ठीक है, ये दिख रहा है ना इस नक्शा में। इस तरह से आपको कवर क्रॉप को कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद में अब जो है जनरली एक जगह में से पूरा लेन को क्लीन करके उसको प्लांटिंग के लिए रेडी करना है। इसी ही मतलब यही प्रोसेस ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये मिट्टी का जो स्टेटस है वो सही रीति में आपको मिल पाएगा। उसी के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये बम्बू स्टिकिंग जो मैंने बताया था, बम्बू स्टिकिंग जो इस तरह से बम्बू को कटिंग किया जाता है। एक नंबर में दिख रहा है, एक नंबर में जो दिख रहा है ना, इस तरह से बम्बू स्टिकिंग को इस तरह से लिया जाता है। उसके बाद में इस तरह से आपको 2 फीट या 1.5 फीट का एक सब बनाना है। उसके बाद में इस तरह से स्टिकिंग करना है। आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इस तरह से आपको स्टिकिंग को रेडी करना है और उसको इसमें लगाना है, ठीक है ना। उसके लगाना है, मतलब फिटिंग के लिए आपको लगा के उसको होल करना है, ठीक है ना। इस तरह से इसका स्टिकिंग का जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको एक दिन में कितना करना है वो आपके हिसाब से इस तरह से स्टिकिंग करना है। और कैलकुलेशन पहले बता दिया, इस तरह से कोई भी एक कैलकुलेशन ले लेना है। और फाइनली जो है हमको इस तरह से है होल दिखेगा, जो होल का बात हमने बताया था। तो होल जो है फाइनली इस तरह से देखना, यूजिंग स्टिकिंग अकॉर्डिंग टू प्लांटिंग पैटर्न, मतलब इस तरह से पूरा प्लांटिंग का पैटर्न देखेगा। ये प्लांटिंग का पैटर्न है। पहले हम दिखा स्टिकिंग किस तरह से खट्टी पे लगाना है, ऐसा सीधा सीधा करके लगाना है। उसके जस्ट बगल में ही आपको इस तरह से पीट करना है, होल करना है ना, डिग करना है, मतलब प्लांटिंग के लिए जो गड्ढा खोदना है। तो इस तरह से आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। यहाँ पूरा का पूरा नक्शा में दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा नक्शा में आप दिख रहे हैं, ये जो है पूरा का पूरा ये नक्शा में दिख रहा है ये। तो इस तरह से जो है आपको होल करना है, पीटिंग करना है। इसका क्या साइज होगा, कितना ये होगा, हम बताने वाले हैं कि आप जो होल करते हैं, जनरली जो होल करते हैं उसका क्या साइज होने वाला है। उसका जो हम दिखाया था उसमें जो होल जो होगा एक्चुअल में होल इस तरह से होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है होल इस तरह से होल होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से आप ट्रॉली से भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर से भी, या अगर से भी कर सकते हैं, या छोटा छोटा औजार होता है उस तरह से। लेकिन एक्चुअल में जो होल होता है इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं नक्शा में, 2 नंबर वाला नक्शा में इस तरह से यहाँ पे होल होता है, दिख रहा है ना। ये होल इस तरह से आपको होल करना है, इसमें पूरा ऐसा करके डीप करना है। डीप करने का सीधा मैंने प्रोसेस आपको बताया था, टॉप सेल होता है, सब सेल होता है। तो आपको 18 इंची आपको डीप करना है, इस तरह से आपको 18 इंची डीप करना है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 18 इंची करना है। तो टॉप सेल में 9 इंची, टॉप सेल ये हो गया 9 इंची,
इस सबसोल हो गया 9 इंची, तो टोटल जो है 18 इंची इस तरह से आपको पूरा इसमें होल करना है, गड्ढा करना है, ठीक है ना। इस तरह से टोटल जो है एक प्लांटिंग के लिए 18 इंची करके हर प्लांटिंग को आपको रेडी करना है। हो सकता है 1 हेक्टर में 15,000 16,000 जो भी हो टोटल पॉपुलेशन 1 हेक्टर के अकॉर्डिंग, तो आपको इस तरह से पिट जो है होल करते जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली जो दिख रहा है इस तरह से होल होने के बाद में इस तरह से दिख रहा है ना, एकदम इस तरह से लाइन रहेगा, जो पहले में पैटर्न दिखाया था उसका नक्शा उस तरह से होगा डिजाइन। इस तरह से लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, इस तरह से रो टू रो, इस तरह से आपको इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आपको मतलब सॉइल में आपको ये करना है। प्लांटिंग के लिए आपको इस तरह से आपको ये करना है, मतलब पीट करना है, होल करना है, ठीक है। यही प्रोसेस होता है। फिर हम आगे को जो देखेंगे, हम पहले भी बता चुका है कि 15 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, मिनिमम 45 सेंटीमीटर के अंदर में पहले 15 सेंटीमीटर लेना है, टॉप सॉइल पे होल करना है। उसी के बाद में 30 सेंटीमीटर, मतलब 15 से 30 सेंटीमीटर फिर उसी के होल में करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको अकॉर्डिंग करते जाना है। एक होल में आपको टॉप सेल और सब सेल को मिला के 18 इंची आपको करना ही है, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह का पूरा मतलब प्लांटिंग का जो होल होता है इस तरह का डिजाइन किया जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट यही है। तो फाइनली जो है हम प्लांटिंग करने के बाद में, फाइनली जो प्लांटिंग किया हमने, तो प्लांटिंग करने के बाद में हमको इस तरह से जो है हमको दिखेगा। इस तरह से जो है हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से लाइन टू लाइन, मतलब रो टू रो है, दिख रहा है ना, रो टू रो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हो, ये पे इस तरह से पूरा फाइनली प्लांटिंग करने के बाद में पूरा एरिया में इस तरह का आपको प्लांटिंग दिखेगा, लाइन टू लाइन दोनों साइड तरफ से, ठीक है ना। फाइनली जो है आपका जो प्लांटिंग करने के बाद में इस तरह का दिखता है। प्लांटिंग करने के बाद में जो है फाइनली इस तरह का आपको पूरा एरिया 1 हेक्टर 2 हेक्टर 2-3 हेक्टर जो भी है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आ गया मल्चिंग। जो प्लांटिंग किया उसमें आपको जो है इमीडिएटली ही आपको आफ्टर प्लांटिंग के बाद में जो कंडीशन कंटिन्यू रखना है, लेयर के ऊपर में, प्लांट के ऊपर में जो है जो मल्ची का लेयर देना है, मतलब मटेरियल जो बनाया था गोटेमाला का हो या मीमूसा का जो भी बनाया था मटेरियल मल्ची के लिए बनाया था, उसको आपको इमीडिएटली ही प्लांटिंग एरिया में इस तरह से पूरा स्प्रेड इस फैला के पूरा मल्ची करना है, मतलब प्लांटिंग एरिया में, ठीक है ना। इस तरह से आप पूरा कवर करके उसको लैंड को और उस प्लांटिंग को कवर करके ढकना है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्यूरिंग ऑफ योंग टी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब प्लांटिंग के बाद में जो होता है अभी योंग टी प्रैक्टिस, मतलब अभी जो वो 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, उसके बाद में ये मेच्योर होने के लिए आएगा। मेच्योर होने के बाद में जब वो पूरा 4 साल 5 साल में वो मतलब रेडी हो जाएगा प्लांटिंग के लिए, तो उस 5 साल से लास्ट ईयर तक, मतलब उसको जब तक उसको अपग्रेडिंग नहीं करेगा वहां तक में एक प्रोसेस, एक थ्योरी को प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसी को ही योंग टी कहा जाता है, ठीक है ना। उसी को ही ब्यूरिंग ऑफ योंग टी कहा जाता है। उसमें आपका आता है क्या क्या प्रैक्टिस आता है, क्या क्या करना चाहिए। वीड्स कंट्रोल 1 नंबर में जो हम देख रहे हैं, इस तरह से आपको वीड्स, पहला जो है वीड्स कंट्रोल करना। वीड्स कंट्रोल में आपको यहाँ पे दिख रहा है जनरली इस तरह से आपको वीड्स मिलेगा। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, गॉट वीड जो बोलता है इसको, गॉट वीड 1 नंबर में जो बोलता है, उसमें गोरिया बोलता है 2 नंबर में। तो इस तरह से आपको बहुत सारा जो है प्लांटिंग में या बहुत सारा एग्रीकल्चर फार्मिंग में आपको वीड्स दो देखने को मिलता है। 1 नहीं 2 नहीं, कितना प्रकार का वीड्स मिलने को। लेकिन जनरली टी प्लांटेशन में जो टी फार्मिंग होता है इसमें 1 नंबर वाला और ये 2 नंबर वाला जनरली आपको देखने मिलता है, मतलब ये कॉमन वीड्स कहलाता है, मतलब टी प्लांटेशन टी फार्मिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो है गॉट वीड और जो गोरिया है इसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। ये कॉमन होता है, हर मतलब मिलता है टी प्लांटेशन में। तो इस तरह से आपको जो है इसको वीट को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वीट जो है 1 नंबर में जो है वीट कंट्रोल करना है, तो उसमें आपको मैनुअली भी करना है, ठीक है ना। मैनुअली अगर आप कर रहे हैं तो मैनुअली कीजिए, या तो मैकेनिज्म करना है। मैकेनिज्म में छोटा छोटा जो है
औजार होता है ना, छोटा छोटा औजार होता है। जैसे कि मैकेनिज्म में छोटा छोटा औजार है, नीचे जो देख रहे हैं छोटा छोटा आगर है, उस टाइप से भी आप कर सकता है। या ये राइट साइड में 3 नंबर में देख रहे हैं, इस तरह से एक छुरी होता है औजार, इस तरह से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं या अपलोडिंग करके कर सकता है। अभी जो है आपको फाइनली जो आता है 2 नंबर में जो है पेस्ट कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यंग टी मैनेजमेंट, यंग टी प्लांटेशन में। आपको जो प्लांटेशन जो होता है यंग टी प्लांटेशन, इसके अंदर में बहुत सारा साइड इफेक्ट हुआ या फिजिकल डैमेज हुआ या बहुत सारे इन्फेक्शन होता है कि नहीं। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन होता है, फिजिकल डैमेज जो होता है, तो बहुत सारा पेस्ट भी करता है, माइट्स भी करता है, फंगिसाइड भी करता है, या फिजिकली डैमेज होता है। तो इसको एक एक करके कंट्रोल करना है। तो हम यहाँ पे जनरली देख रहा है जो है 1 नंबर पे पेस्ट कंट्रोल करना है, तो उसमें 1 नंबर में जो देख रहे हैं माइट्स है, माइट्स को आपको कंट्रोल, माइट्स बहुत सारा माइट्स आता है टी प्लांटेशन के अंदर में, फार्मिंग के अंदर में। इसमें जो है रेड स्पाइडर माइट होता है, पिंक माइट होता है, पर्पल माइट होता है, या इस तरह से स्कारलेट माइट भी होता है। इस तरह से 4-5 माइट्स आपको टी प्लांटेशन में आता है। ये जो देखना 1 नंबर में दिख रहे हैं ना, तो इस तरह से आपको प्लांटेशन के अंदर में, टी फार्मिंग के अंदर में, टी प्लांटेशन के अंदर में इस तरह माइट्स होता है। रेड स्पाइडर में सबसे बड़ा माइट्स माना जाता है। इसको आपको कंट्रोल करना है, केमिकल कंट्रोल करना है, बोटेनिकल कंट्रोल करना है, या कल्चरल कंट्रोल करना है, या फिजिकल कंट्रोल, आपको जो के अकॉर्डिंग बनता है वो करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है केमिकल कंट्रोल और कल्चरल कंट्रोल, ये 2 प्रैक्टिस करने से अच्छा। अगर उसमें अगर बोटेनिकल कंट्रोल कर रहा है तो इट इज ओके होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आप इंसेक्ट में देखिए, इंसेक्ट में जो है लूफर है। उसके बाद में राइट साइड 3 नंबर में जो होता है रेड स्लग है, इसको रेड स्लग बोलते हैं ना, ठीक है। नक्शा में जो ये दिख रहे हैं ना, ये जो है इसको रेड स्लग बोलता है। ये जो दिख रहे हैं ना, इसको रेड स्लग बोलता है, और इसको जो बोलता है इसको लूफर बोलता है, ठीक है ना। तो ये जनरली जो है पेस्ट कंट्रोल आपको करना पड़ता है। माइट्स, ये दिख रहे हैं माइट्स और लूफर और रेड स्लग, ये कॉमन पेस्ट है। कॉमन पेस्ट है मतलब ये होता ही होता है टी फार्मिंग में, टी प्लांटेशन में, ठीक है ना। इस तरह से आपको एक एक करके आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा जो है प्रोसेस को मतलब क्लीन करके आपको आगे का प्रोसेस के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए आगे इसको इंक्रीज करना है, इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको इसमें मतलब पूरा का पूरा प्रॉपर रीति से मैनेजमेंट 1 नंबर में होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्ट में आपको बेनिफिट होने का ज़्यादा चांस होता है। अगर नहीं कर पाए तो ये 40 से लेकर 55% तक इसको डैमेज करने से बड़ा नुकसान होता है। मतलब इकोनॉमिकल इसका मतलब हानि होता है, नुकसान होता है, लॉस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ा रोल है मतलब टी फार्मिंग के लिए, टी फर्मेंटेशन के लिए, मतलब प्लांटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट रोल मतलब टी एग्रीकल्चर के लिए, टी प्लांटेशन के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। इसको आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये अगर यदि डैमेज कर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने से आपका मतलब कंपनी इफेक्टेड होगा, या तो प्रोडक्शन में इफेक्ट होने से स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक डैमेज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान देना है। इस तरह से नक्शा में भी आप देख रहे हैं, और आगे का जो है प्रोसेस यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे का जो है प्रोसेस जो आता है वे मैन्योरिंग या तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बोलता है। मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो होता है मतलब आपको जो है डोजेस फर्टिलाइजर ऐसे 10:5:10 या तो फिर 10:5:15 NPK मिक्सर ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग स्टेज में आपको 0 से 5 ईयर देना है। इस तरह से आपका प्रोग्रामिंग मतलब आपको रखना है, प्रोग्रामिंग रखना है। यहाँ पे जो नक्शे में देख रहे हैं मैन्योरिंग, ये हो गया आपका यूरिया मतलब नाइट्रोजन, ठीक है ना। MOP मीन्स पोटेशियम, ठीक है। उस तरह से पोटेशियम फास्फोरस हो गया, NPK, ठीक है ना। ये राइट साइड में दिख रहा है। तो इस तरह से NPK एक एक करके NPK और यहाँ DOP वगैरह है, SSP वगैरह भी आप उसमें मिक्सचरिंग करके ये ले सकते हैं। लेकिन 1 2 3 जो है ये 1 2 3 जो है आपको इम्पोर्टेंट होता है। 1 2 3 मतलब NPK, अगर उसमें SSP लगा रहा है, DAP लगा रहा है तो और अच्छा है। मतलब प्रॉपर रीति से मतलब
मैन्योरिंग का मैनेजमेंट करने से क्या होता है, क्वालिटी भी होता है और प्रोडक्शन भी इसमें प्लांटिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। डोज आपको वही बता दिया कि मैंने 10:5:10 एक डोज होता है, या तो 10:5:15 डोज NPK, उसमें SSP और DP मिक्सर करके आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, इस तरह से करने से आपका प्रोडक्शन में, क्वालिटी में और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव होगा। इस तरह से आपको भी शेड जो होता है, मतलब शेड छाया जो है ना, तो वो टेम्पररी एक होता है, एक परमानेंट होता है। मतलब टेम्पररी शेड ट्री होता है, एक परमानेंट शेड ट्री होता है। तो टेम्पररी शेड ट्री में आपका मतलब टेम्पररी शेड जो होता है उसमें कुछ बात देखने को मिलता है, जो कि जनरली जो है 5 साल 10 साल में जो होता है उसको कटिंग कर दिया जाता है, या उसमें से काट के निकल देता है। और टी फार्मेशन एरिया में से, टी फार्मिंग एरिया से उसको 5 साल 10 साल में के अंडर में काट के निकल दिया जाता है, जनरली 10 साल। तो इसको ही से टेम्पररी शेड ट्री कहा जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए लगाया जाता है, जब तक अपरूटिंग नहीं होता है, डिप्लांटेशन, तब तक के लिए जो लगाया जाता है उसे परमानेंट ट्री कहा जाता है। इसमें आपको चूज करना है ना, क्या क्या लगाना है। तो उसमें टेम्पररी में जो आता है इंडिको फारा बोल के एक होता है। तो इंडिको फारा जो होता है ये बहुत ही अच्छा मतलब शेड ट्री है। इसमें आपका जो होता है लगाने का 2 फायदा होता है। एक तो शेड के लिए लगाया जाता है, शेड आता है, और दूसरा जो होता है इंडिको फारा जो होता है एकदम छोटा छोटा करके पत्ता होता है। तो इंडिको फारा छोटा छोटा पत्ता होता है, इसमें ज़्यादा करके NPK मतलब न्यूट्रिजन रहता है। तो इसमें क्या होता है, पत्ती जो झड़ जाता है ना, तो जो पत्ती जो झड़ के जो लैंड में गिरता है, तो उसमें एक कंपोस्ट बनता है, एक वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट बनता है। ठीक है ना, तो दूसरा फायदा ये है इसमें लगाने का, ताकि वो न्यूट्रिशन को मतलब इम्प्रूव कर सकता है। इसीलिए इसको लगाना मतलब इंडिकोफोरा अच्छा होता है। ठीक है ना, उसी तरह से आपका सिसबिनिया होता है। सिसबिनिया भी आप लगाने से अच्छा है, या तो मिलिया अजरडिक्टिट बोल के एक है, मिलिया अजरडिक्टिट, ये भी लगाने से अच्छा है। मिलिया अजरडिक्टिट लगाने से फायदा ये होता है कि ये फंगीसाइड जो होता है लैंड के अंदर में, तो वो अगर यदि जो मिलिया अजरडिक्टिट का जो पत्ती जो होता है वो उसका जो अगर यदि उसमें गिर गया, गिरने के बाद में जो अंदर में जो कंपोस्ट बनेगा, तो कंपोस्ट बनने से आपको क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन और जो फंगस है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। हाँ, अगर एक चीज़, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो आइकन का बटन है उसे दबा के रखें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हम सेट ट्री में ही परमानेंट सेट ट्री। ठीक है ना, परमानेंट सेट ट्री अभी ये क्या होता है, अभी हम टेम्पररी सेट ट्री के बारे में देखा, परमानेंट सेट ट्री अभी क्या होता है। परमानेंट सेट ट्री के बारे में तो हम छोटा सा बात बता दिया था थियोरेटिकली ये होता है कि परमानेंट सेट ट्री जो होता है, आपको ये याद रखना है, ये जब लगाया वो लॉन्ग टाइम के लिए लगाया जाता है। मतलब जब तक टी प्लांटेशन में अपलोडिंग नहीं होता है, या टी बुश को जब तक नहीं उखाड़ के निकालता है, या नेक्स्ट प्लांटिंग के लिए प्रोग्राम नहीं देता है, तब तक जो मैंने सेट ट्री रखा जाता है उसको परमानेंट सेट ट्री बोला जाता है। ठीक है ना, तो परमानेंट सेट ट्री के कहने का मतलब ये 60 साल 70 साल मतलब लॉन्ग टाइम के लिए भी जा सकता है, इसी को ही ये कहा जाता है। इसमें आपको अल्बिजिया बोल के है, अल्बिजिया होता है, ये अल्बिजिया हुआ, और यहाँ पे देख रहा है लेबेक हुआ, अल्बिजिया हुआ, डेरिस्की रूबिस्को हुआ। इस तरह से आपको 3-4 प्लांट जो होता है सबसे सुइटेबल और सबसे अच्छा मतलब सेट ट्री माना जाता है परमानेंट सेट ट्री में। ठीक है ना, आगे हम इसको प्रैक्टिकल मतलब नक्शा देखेंगे, प्रैक्टिकल आपको हम नक्शा इसका दिखाएंगे कि ये कैसा होता है। लेकिन हम थ्योरेटिकली ये समझ के रखिए कि अल्जीबिजिया जो होता है, या लेबेक हुआ, लेबेक दल बीजिया, या तो फिर हुआ डेरिस रूबिस्टा बोल के एक मतलब ये सेट ट्री होता है। ये मतलब जो होता है बहुत अच्छा इसीलिए होता है, ये सेट तो देता है, छाया तो करता है। जब लगाने के बाद में प्लांटिंग को तो सेट रखेगा, लेकिन इसमें खूबियत ये है इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ का जो पत्ता होता है बहुत छोटा छोटा होता है, और ये मतलब जनरली 8 से 10 महीनों तक इसका पत्ती रहता ही रहता है, मतलब सेट ट्री के अंदर में जो पत्ती।
तो इसमें फायदा ये है कि वो सेट देगा। और दूसरा नंबर जो होता है, ये छोटा छोटा पत्ता होता है, इसमें न्यूट्रिशन जो होता है एनपीके वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब पत्ती जो झाड़ के नीचे मतलब लैंड में जब गिर जाता है, जमीन में, प्लांटिंग एरिया में, तो ये फायदा ये होता है कि इसमें कंपोस्ट बनता है। जैसे मैं पहले टेम्परेरी में बताया सेम टाइप का इसमें मतलब वही है सेम, कि इसमें जब पत्ती गिरता है तो ये वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट बनता है। मतलब वो नीचे गिर के वो सड़ के उसमें एक न्यूट्रिशन का एक रूप धारण करता है, ठीक है ना। तो इसका मेन फायदा यही है इस प्लांट को लगाने का। इस तो प्लांट बहुत सारा प्लांट जो है मतलब सेट्री बहुत सारा आपको सेट्री है आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उस सेट्री लगाने से फायदा नहीं है। जैसे साल हुआ है ना, टीक हुआ, ये इस तरह से बड़ा बड़ा पत्ती वाला जो होता है, कदम हुआ, तो ये सब लगाने से आपका अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप जो है मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ, लेबेक हुआ, अल्जेबिजिया हुआ, डेस्को रुबिस्को हुआ, ये सब लगाने से क्या होता है, ये न्यूट्रिशन फायदा देता है। मतलब नीचे में जो कम पत्ती बनता है वो कंपोस्ट बनता है, उसमें आपका ये फायदा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है आपको ये करना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाला है प्रैक्टिकली सेट ट्री जो है टेम्पररी सेट ट्री। तो यहाँ पे ये जो देख रहा है इस तरह से आपका जो है टेम्पररी सेट ट्री इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको बोलता है ये टेम्पररी सेट ट्री जो मैं पहले बताया, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, जो नाम बताया मैंने वही हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आप यहाँ पे आप देख सकता है। ये देख रहे हैं ना नक्शा में, इस तरह से आप मतलब देख सकता है। पहले जो बताया था ये जो होता है इसको लेबेक बोलता है। लेबेक का जो है पत्ती है, ये लेबेक सीरीज का है, ठीक है ना। रुबिस्को लेबेक का है। तो इस तरह से आपका जो है ये जो फर्स्ट वाला में देख रहा है मिलिया बोल के बोला था मैंने, मिलिया टेम्परेरी सेट ट्री में, वो मिलिया जो डायरेक्टिव जो बोला था मिलिया वही है। ये इधर में मिलिया का सेट ट्री इस तरह से होता है, ये दिख रहा है ना, इस तरह से। ये इसका दिख रहा है सीट इस तरह से होता है, इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं ना। तो इस तरह से इसको लगाने में फायदा ये होता है कि ये फंगीसाइड का भी आपका काम करता है, जैसे मैंने पहले बता चुका है। और यहाँ पे ये दिख रहा है रुबिस्को, डेरिस्को रुबिस्को है ना, से यहाँ पे जो मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए मिलिया अजोडिरेक्टिन और सिसबेनिया, ये दो आपको इसमें आपको देखने को मिल रहा है। इस आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देख रहा है मिलिया अजोडिरेक्टिन और ये सिसबेनिया, ये दो आपको जो है टेम्परेरी में होता है। अब इसको इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से परमानेंट भी होता है, अब उसको भी आपको याद में रखना है, ठीक है ना। इस तरह से परमानेंट ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम सीरीज बोलता है, एक नंबर में जो है इसको सीरीज बोलता है, और नीचे वाला को लेबेक बोलता है। ऊपर वाला सीरीज, नीचे वाला लेबेक, एकदम प्रैक्टिकल हम ये बात बता रहा है। ऊपर वाला का जो है लेबेक है, परमानेंट सेट ट्री होता है, ठीक है ना, लेबेक बोल के होता है। और नीचे वाला जो है अल्बेजिया, जिसे हम रुबिस्को भी बोलता है, ठीक है ना। तो ये अल्बेजिया जो है ये इसमें न्यूट्रिशन भी देता है, शेड भी देता है। तो आपको याद रखना है इस तरह का नक्शा वाला जो मतलब होता है, इस छोटा छोटा पत्ती वाला, इस तरह शेड आपको चूज करना है। इस तरह से आप देख रहे हैं दलबेजिया, इस तरह डेरिस्को रुबिस्को, इसका मैं जूम करके छोटा करके दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको सेट ट्री आपको लेना है। सेट ट्री का फायदा हमने पहले बता दिया, दो चीज होता है। अभी मेन चीज हम आते हैं, इम्पोर्टेंट होता है फील्ड प्रैक्टिस। फील्ड प्रैक्टिस अभी क्या है, फील्ड प्रैक्टिस सबसे मेन चैप्टर और सबसे मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यही है। अब फील्ड प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे जैसे प्लकिंग हुआ, पुर्निंग हुआ, टिपिंग हुआ, है ना, मतलब जो डेली का प्रैक्टिस करना है। मतलब 12 मंथ के अकॉर्डिंग, मतलब 12 मंथ में 12x7 पूरा काम होता है, ठीक है ना। वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाला है। मतलब आपको डेली बेसिक में जो काम होता है, डेली जो करना है, वो काम यहाँ पे हमको देखना है, इसको सीखना है। तो आप यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं प्लाकिंग, पुर्निंग, ठीक है ना। एक नंबर में जो है आपको पुर्निंग आपको सीखने को मिलेगा। पुर्निंग अब बहुत जरूरी होता है। उसमें 2 नंबर जो होता है टिपिंग, ये टिपिंग भी जो होता है पुर्निंग करने के बाद में, पुर्निंग जब किया उसके बाद में जब 3 से 4 राउंड, मतलब 3 से 4 राउंड या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 राउंड,
उसके बाद में जो प्लकिंग किया है ना, मतलब एक स्केल बना के, स्केल में बना के उसको हाइट बना के उस हाइट के में जो टिपिंग किया जाता है उस प्रोसेस को ही टिपिंग कहा जाता है। उसके बाद में पूरा टेबल फिलअप हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, उसको आगे जो पाएगा उसको प्लकिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है प्लकिंग, मैंने दोनों को एक ही बार में बता दिया, ठीक है ना, टिपिंग और प्लकिंग। लेकिन समझना यही है, टिपिंग का मतलब जो होता है वो पुर्निंग किया, पुर्निंग करने के बाद में जैसे 3 से 5 राउंड या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 राउंड, ठीक है ना। तो इस राउंड में जो टिपिंग किया जाता है बेसिकली जो उसको टेबल को बनाने के लिए, प्लकिंग टेबल बनाने के लिए, या जो फार्म होता है बूस जो होता है उस बूस को बनाने के लिए जो समय रहता है उसमें जो टिपिंग किया जाता है, प्लकिंग किया जाता है, उसको ही टिपिंग बोलता है। लेकिन प्लकिंग क्या बोलता है बोलने से जो पूरा टेबल बना रहता है, पूरा टेबल बन गया, पूरा पूरा बन गया, अभी प्रोडक्शन पूरा आ रहा है, मतलब पूरा टेंडर शूट या शूट आ रहा है, मतलब पत्ती ग्रीन लीफ आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जनरली 7 दिन में जो टिपिंग किया जाता है, 7 दिन में टिपिंग किया जाता है, या जो भी हो, मतलब जो टेबल के ऊपर में जो पत्ती आ गया है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भेजेंगे, उस पत्ती को जो तो टिपिंग किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसी को ही प्लकिंग बोलता है, ठीक है ना। इस तरह से सेटरिंग सीखने को मिलेगा और फर्टिलाइजर, ठीक है ना। और आपको इम्पोर्टेंट होता है वेस्ट कंट्रोल। ये 6 पॉइंट आपको बहुत इम्पोर्टेंट करके आपको प्रैक्टिस करना है। 6 पॉइंट एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप डेली का काम, इसका डेली का काम यही है कि आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रख के डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम पहले बात करेंगे पुर्निंग का बात। पुर्निंग जो होता है, ये पुर्निंग जो होता है क्या होता है बोलने से मतलब पुर्निंग एकदम साधारण तो मैं बताता हूँ। पुर्निंग ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए जो टी है, टी तो एक्चुअली में ट्री है ना, टी जो है एक्चुअली में क्या है, वो ट्री है, वो साथ बाद में बनाया गया है, लेकिन टी एकदम ट्री है। देखना जैसे कि प्लांटिंग किया, प्लांटिंग करने को उसको छोड़ देना तो वो क्या होता है, वो बढ़ के 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 वो 20 फीट 25 फीट 30 फीट तक चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर यदि उसमें आप प्लकिंग करने जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उसको पत्ती को प्रोडक्शन के लिए लेगा तो पॉसिबल नहीं होगा, कि तो वो तो हाइड में हो गया, उसको कैसे टिपिंग करेगा, ठीक है ना। तो उसी को एक मेंटेन करने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक सुविधा के लिए इसको क्या करता है, कटिंग किया जाता है, उसको काटा जाता है। इसी प्रोसेस को ही पुनिंग बोलता है। मतलब हमको ट्री को सर्व में बनाया जाता है। जो ट्री होता है, ट्री तो एक ट्री है लेकिन उसको सर्व में बनाया गया, मतलब झाड़ी में बना गया है ना। तो झाड़ी में बना गया, उसको सर्व किया गया है काट के। तो इसी प्रोसेस की है हम पुनिंग बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से देख रहे हैं ना। यहाँ पे नक्शा में ये जो नक्शा में देख रहे हैं, ये पुनिंग डिफिनेशन टाइप, ठीक है ना। तो 1 नंबर में जो है हम क्या करना है, क्या पुर्निंग होता है, MP मीडियम पुर्निंग, ठीक है ना। उसके बाद में DS मतलब डीप स्कीप, उसके बाद LP लाइट पुर्निंग, उसके बाद MS मीडियम स्कीप। मतलब 4-5 जनरली हमको करना ही करना है प्रैक्टिस, ठीक है ना। जो मैंने प्रैक्टिस बताया था ये प्रैक्टिस करना है, मतलब इसको डेली का डेली काम करना पड़ता है। इसी के द्वारा हमारा प्रोडक्शन आएगा। इसको प्रॉपर रीति से मेंटेन करने से, प्रॉपर रीति से मैनेजमेंट करने से हमारा प्रोडक्शन आने वाला है। क्वालिटी भी आएगा, प्रोडक्शन भी आएगा। तो ये साल में एक बार करना पड़ता है पुर्निंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं साल में एक बार करना पड़ता है, लेकिन हम इसको डेली प्रैक्टिस में इसलिए रखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, ठीक है ना। तो पुर्निंग जनरली हम 4 प्रकार का हम देखेंगे, लेकिन पुर्निंग 7-8 प्रकार का होता है, ठीक है ना। 7-8 प्रकार का पुर्निंग होता है, लेकिन हम 4 प्रकार का ही पुर्निंग को इम्पोर्टेंट मानते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मीडियम पुर्निंग MP, DS डीप स्किप, उसमें LP लाइट पुर्निंग, MS मीडियम स्किप, उसके बाद LOS भी होता है, LAS भी होता है, RB भी होता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत होता है। तो हम इसका जो है आगे हम इसको कटिंग करने का जो है तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। कटिंग करने का जो है तरीका इस तरह से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, कटिंग करने का तरीका ये क्या है। यहाँ पे नक्शा में ये जो दिख रहा है राइट साइड में, पहले राइट साइड में हम पहले यहाँ पे देखिए, ये टीबूस हो गया, ये ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, ये टीबूस हो गया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, टीबूस हो गया। लेकिन ये टीबूस में यहाँ पे देख रहा है 1 नंबर दाग है, यहाँ पे 2 नंबर दाग है, यहाँ पे 3 नंबर दाग है, ठीक है ना।
तो ये दाग मीन्स क्या है कि हम जो होता है ये हाइड है, ठीक है ना, ये हाइड है, क्या है ये जो देख रहे हैं ना, एक्चुअली में ये क्यों हाइड है, इस हाइड के अकॉर्डिंग इसको हम दाग दिया है। ये जो एमपी देख रहा है, मैंने पहले भी बताया मीडियम पूर्णिंग, मैंने पहले भी बताया एमपी जो देख रहा है ना ये मीडियम पूर्णिंग, तो ये मीडियम पूर्णिंग जो होता है एक हाइड में जो इसको कटिंग किया जाता है, इसको काटा जाता है। यहाँ पे इस पूरा का पूरा दाग है ना, इसके ऊपर का इस पोर्शन को, ये दाग दिख रहा है, इसका ऊपर का जितना पोर्शन है इसको काट के उड़ा देना है, ठीक है ना, तो इसको ही प्रोसेस पूर्णिंग बोलता है। लेकिन ये क्या करना है, मीडियम पूर्णिंग करना है। तो मीडियम पूर्णिंग में क्या होता है, ये जो एरिया देखा मैंने बताया, ये दाग जो पहले दिखाया था और ये एरिया जो किया, मतलब 20 इंची, 20 इंची, मतलब इस दाग से लेके नीचे वाला इस 90 डिग्री एंगल में, ठीक ना, इसको काटना है। मतलब आपको क्लियर थोड़ा करके मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो, मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से जो इस लेंड है, लेंड से इस हाइट के ऊपर में जाएगा, तो इस दाग में 20 इंच, 20 इंच, ठीक है ना, 20 इंच में जो काटना है इसको पूरा काट के इसको फेंक देना है। तो इसी को ही हम बोलता है मीडियम पूर्णिंग, मतलब एक हाइट में जनरली उसको काटना है, मतलब 20 इंची या 21 इंची जो भी है उसको बोलता है मीडियम पूर्णिंग, ठीक है ना, इस तरह से। और नीचे काटेगा तो और उसको आरपी भी बोलता है, वो 18 इंची 14 इंची हो सकता है। और ये कौन सा मतलब बुश के लिए बोलेगा तो ये 10 से 20 साल के ऊपर वाला बुश में ये अप्लाई होगा, ठीक ना। 10 से 20 साल का जो मेच्योर यंग टी बुश है, टी प्लांटेशन है, उसके ऊपर वाला में आपको अप्लाई होगा, नीचे वाला में उसका अलग अप्लाई होता है, उसको एफएपी बोलता है, एफपी बोलता है, ये अप्लाई होता है, उसको पूर्णिंग में नहीं रखता है, उसको थंब पूर्णिंग बोलता है। तो इसमें जो होता है इसको पूर्णिंग बोलता है, इसका प्रोसेस ये है, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं ना, इस तरह से पूर्णिंग किया है, यहाँ पे काटा है, देख रहे हैं ना, ये जो पूरा बूश था, ये बूश था, ठीक है ना, इस तरह से बूश था, इसको इस साइड में जनरली यहाँ पे काटा है, यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं इस तरह से। तो इसको यहाँ पे काट देना है, उसके बाद में इस तरह से आपका, इस तरह से मतलब ग्रोथ होना है, इस तरह से आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रोथ होना है, इस तरह से वो छोड़ देने के बाद में 3-4 महीने के बाद में अपने आप पत्ती आएगा, उसमें ग्रोथ होना है। इस तरह से मेंटेन करते रहना है ताकि हाइट ऊपर ना जाए, ट्री ना बने, ये सार में ही रहे, ट्री नहीं जाए। और प्लाकस को पत्ती टिपने के लिए या तो फिर उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन आने के लिए मतलब अच्छा बेनिफिट माना जाता है, इसीलिए ये चीज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो हम पहले देखा एमपी के बारे में, मतलब मीडियम पूर्णिंग के बारे में, आरपी के बारे में देखा। अब एलपी मीन्स क्या होता है, एलपी अभी हम एलपी जो है ये वाला लाइन देंगे, ठीक है ना, इस वाला का जो है लाइन, इसको हम एलपी बोलता है, ठीक है ना, ये वाला। तो इस वाला को हम एलपी बोलेंगे, ये जो दिख रहा है इसको एलपी बोलेंगे। तो इसमें हमको जो हाइट है, ये हाइट जनरली 22 इंची लेना है, कितना इंची लेना है, 22 इंची, ठीक है ना। इस तरह से 22 इंची का इसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होना है, मतलब जमीन से लेकर इसका जो कटिंग होता है वो 22 इंची तक इसको पूरा काट के निकाल के फेंक देना है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम ही बोलता है लाइट पूर्णिंग, ये देख रहे हैं ना, एलपी। और ये जो लास्ट ईयर में जो मतलब पूर्णिंग हुआ था उसको भी आपको ध्यान देना है। पूर्णिंग में इम्पोर्टेंट जो होता है लाइफ साइकिल, पूर्णिंग लाइफ साइकिल को देखना है, ड्यूरेशन टाइम देखना है, ठीक ना, प्रोडक्शन को देखना है। इस तरह से 5-6 पॉइंट को आपको देख के पूर्णिंग को कटिंग करना है, चॉइस करना है। उसमें एक इम्पोर्टेंट होता है लास्ट पूर्णिंग क्या जो किया है उसके अकॉर्डिंग भी इसको काटा जाता है, जैसे कि मैं यहाँ डिफिनेशन में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे फिर दूसरा वाला जो है, यहाँ पे डीएस, ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो डीएस आ गया अभी हम, ये जो डीएस है, ये जो डीएस है, अभी ये डीएस जो है क्या होता है, ये ऊपर वाला आर्क में जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा ऊपर कर दिया है, समझो यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है, ऊपर से 6 इंची या 8 इंची नीचे काटना है, ऊपर से नीचे, और नीचे से लगभग यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड जो टीबूस से लेके यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया तक, ठीक है ना, मतलब 24 इंची, ठीक है ना, कितना इंची, 24 इंची, 24 इंची 24 इंची इस टेबल का हाइट होना चाहिए, मतलब बुश का हाइट होना चाहिए।
और इसमें आपको पूरा कटिंग करना है। इस तरह से यहाँ पे मुंडा पूरा उड़ा दिया है, देख रहे हैं ना, पूरा काट दिया है। इस तरह से इसमें 24 इंची में जो काटा जाता है उसको हम डीएस डीप स्किप बोलता है। क्या बोलता है? डीएस डीप स्किप बोलता है, ठीक है ना। अब एकदम इम्पोर्टेंट आपको देखना है पूर्णिंग में, कटिंग में, जो पूर्णिंग का जो कटिंग होता है उसमें हाइट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हाइट, ठीक है ना, हाइट। और मैंने 4-5 पॉइंट बताया कि लास्ट पूर्णिंग क्या कटिंग किया था, उसका प्रोडक्शन कम है ज़्यादा है उसको देखना है, ठीक है ना, उसका बूस्ट कंडीशन क्या है, उसके बाद में लाइफ साइकिल क्या है, उसके अकॉर्डिंग काटा जाता है, ठीक है ना। तो हम डीएस में डीप स्किप में क्या है 24 इंची में उसको कटिंग करना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना है। उसके बाद में अब यहाँ पे अब देखिए एल ओ एस मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट वाला में जो दिख रहा है ना, तो ये LOS ही है, ठीक है ना। ये LOS कहीं ये जो दिख रहा है ये इसको बोलता है हम LOS। LOS में पहले भी बताया था, ये जो दिख रहा है ना LOS, लेवल ऑफ स्किप। LOS मीन्स लेवल ऑफ स्किप। तो ऊपर वाला में जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमको 28 इंची, ठीक है ना, 28 इंची में 28 इंची में इस तरह से जो कटिंग किया जाता है, 28 इंची में जो कटिंग किया जाता है उसको LOS बोला जाता है। मतलब जनरली 30 इंची टेबल है सपोज मान लो, है ना, तो अगर 30 इंची टेबल है, प्लकिंग टेबल है, तो उसके अंदर में अगर यदि आप 28 इंची में कट रहा है, सिर्फ उसको लेवलिंग कर रहा है, सिर्फ ऊपर को ऊपर खबर को बूस्ट को मिला रहा है, तो LOS उसको बोलता है, लेवल ऑफ स्किप बोलता है, ऊपर का उड़ा देना है 2 इंची, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है मेनली पूर्णिंग का जो है जनरली पूर्णिंग साइकिल वगैरह इस तरह से कंप्लीट होता है। आपको इम्पोर्टेंट जो है रोल आपको यहाँ पे ध्यान देना है। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बताया कि 7-8 प्रकार का पूर्णिंग होता है, लेकिन 4 प्रकार जान के इम्पोर्टेंट रखो। LOS, ठीक है ना, DS, MP, LP और LP और MP, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इस तरह से आपको एक एक करके ये प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा लाइफ साइकिल। मैंने पहले भी बताया था, ये लाइफ साइकिल जो है इस तरह से आप पूर्णिंग का लाइफ साइकिल देख सकते हैं। जो पूर्णिंग जो कटिंग करने का जो है इम्पोर्टेंट जो बात है, इम्पोर्टेंट वो पूर्णिंग का जो टाइम होता है वो सही होता है दिसंबर से लेकर मिड जनवरी, दिसंबर से लेकर मिड जनवरी, वो भी मेच्योर योंगटी के अंदर में, मेच्योर योंगटी के अंदर में दिसंबर से जनवरी, मिड जनवरी में आपको पूर्णिंग करना है। इसी को हम पूर्णिंग साइकिल बोलता है। और ये मतलब जो होता है जनवरी टू फरवरी में भी करने से अच्छा होता है, लेकिन आप 2 में कोई एक चूज करना है, ठीक है ना, और 2 में एक टाइम सही में करना। लेकिन आपको जनरली याद रखना है कि उसके अंदर में थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। जब पूर्णिंग करते समय आपको थोड़ा क्या करना है, मॉइस्चर को देखना है कि हाँ इसमें मॉइस्चर है कि नहीं, क्लोरोफिल है कि नहीं। अगर ये लॉस हो गया है, ज़्यादा करके कम है, तो आपको एरिगेशन एक बार दे के करने से और अच्छा रहता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम बात करें पूर्णिंग में यहाँ पे देखो LP किया है, UP किया है, DS किया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है नक्शा में ना, दिख रहा है ना। तो यहाँ फर्स्ट जो देख रहा है LP किया, उसके बाद में UP किया, उसके बाद में DS किया। तो क्या बोलता है इसको 3 ईयर पूर्णिंग साइकिल बोलता है। इसको क्या बोलता है 3 ईयर पूर्णिंग साइकिल। तो मैंने बोला पहले भी बताया कि पूर्णिंग में लाइफ साइकिल जो है, पूर्णिंग लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसी तरह से लाइफ साइकिल जो इम्पोर्टेंट होता है, इस तरह से LP, UP, DS एक लाइफ साइकिल, एक पूर्णिंग मतलब साइकिल होता है। और दूसरा जो होता है ये वाला देखो, LP फिर UP फिर DS फिर हम देख रहे हैं UP। इस तरह से इसको बोलता है 4 ईयर लाइफ पूर्णिंग साइकिल, 4 ईयर पूर्णिंग साइकिल इसको बोलता है। इसको 3 ईयर पूर्णिंग साइकिल बोलता है, इसको 3 ईयर पूर्णिंग साइकिल बोलता है, इसको 4 ईयर पूर्णिंग साइकिल बोलता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको क्लियर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट होता है, मतलब पूर्णिंग साइकिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 3 ईयर पूर्णिंग साइकिल, 4 ईयर पूर्णिंग से नीचे वाला में देख रहे हैं ना 3 ईयर पूर्णिंग साइकिल में। और एक चीज मैं यहाँ पे दिया हूँ, इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं LP, UP फिर LP, DS, UP फिर यहाँ पर दिख रहे हैं LP, UP, DS फिर इस तरह से LP, MS, DS। इस तरह से मतलब 3-4 प्रकार का आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और यहाँ 4 ईयर 4 ईयर पूर्णिंग साइकिल में यहाँ पर देख रहे हैं ना LP, UP, DS, LP, UP, LS, ठीक है ना। इस तरह से आप प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, मतलब ये सीख के आपको रखना है। आप
बूस्ट कंडीशन वगैरह को आप ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये जो है प्रूनिंग को लेना है, प्रूनिंग को, ठीक है ना। इस तरह से, उस तरह से हम यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे देखिए हम जो है जब प्रूनिंग किया, प्रूनिंग करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी जो पॉइंट बनता है वो फार्म का जो है फॉर्मेशन, फार्म फॉर्मेशन और जो होता है फार्म फॉर्मेशन और जो है इसका टिपिंग, प्रूनिंग का टिपिंग, प्रूनिंग और प्रूनिंग का टिपिंग, ये फार्म फॉर्मेशन में बहुत जरूरी होता है। और ये फार्म फॉर्मेशन किस तरह से बनता है बोलने से, ये सिंपल बात है, लॉजिक है। प्रूनिंग और टिपिंग के जरिए ही फार्म फॉर्मेशन बनता है। फार्म फॉर्मेशन बोले कि जो बूस होता है ना, बूस का जो पूरा डायमेंशन, बूस जो होता है बूस का पूरा डायमेंशन कितना है, 2 फीट है, 3 फीट है, 2.5 फीट है, 3.5 फीट है, उसका कितना फॉर्मेशन फार्म बन रहा है वो इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जितना फॉर्मेशन फॉर्म चौड़ाई होगा, जितना खींच के चौड़ा फैलेगा, उतना प्रोडक्शन आएगा, उतना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इसीलिए है जो है टिपिंग और प्रूनिंग जरूरी होता है, और इसी के द्वारा ही फार्म फॉर्मेशन बनाया जाता है, ठीक है ना। आपको इम्पोर्टेंट जो है इसमें, एकदम इम्पोर्टेंट जो है इसमें याद करना है, ठीक है। इस तरह से हम थ्योरी चीज हम देख रहे हैं। नो डिसेंटिंग प्रूनिंग टू बी डन विदाउट स्ट्रेस टेस्ट, इस तरह से आपको लेना है। प्रूनिंग ऑन देन वी थिन वुड is the not normally efficiency, and pruning treatment is the variable to the drought and disease, ठीक है ना। इस तरह से pruning height depending on the spread achieve and type of bush, इस तरह से 5 नंबर में है develop a permanent form with a 3 tier ramification and 1:3:7, इस तरह से आपका theoretically भी आपको, मतलब आपको जानकारी में आपको रखना है, ठीक है ना। इस तरह से आप फार्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, आप इस तरह से यहाँ थियोरिटिकली इसको लेके देख सकते हैं। उसके बाद में जो होता है टिपिंग, मैंने पहले बताया, टिपिंग जो है ये इम्पोर्टेंट पहले भी बताया था मैंने। तो टिपिंग में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब प्रूनिंग कर दिया है, प्रूनिंग करने के बाद में इस तरह से जो प्रूनिंग किया है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस तरह से प्रूनिंग करने में यहाँ पे जो टेंडर शूट निकल रहा है, यहाँ पे जो टेंडर शूट निकल रहा है, तो इस टेंडर शूट को एक अकॉर्डिंग, एक हाइट में, एक बेसिकली एक हाइट में या एक स्केल में उसको टिपिंग किया जाता है, तोड़ा जाता है ना, उसी को ही हम टिपिंग, मतलब पहले भी बताया मैंने। सपोज यहाँ पे मान लिया कि 22 इंची, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज मान लिया 22 इंची ये किया है LP, सपोज मान लीजिए। तो यहाँ 22 इंची में जो प्रूनिंग किया है, सपोज 22 इंची में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जो है आपको 30 इंची होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 इंची होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 22 इंची में कटिंग किया है, तो यहाँ पे टेंडर शूट 8 इंची आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8 इंची यहाँ पे आना चाहिए। 22 इंची प्लस 8 इंची क्या हो गया? 30 इंची। मतलब पूरा टेबल का जो साइज होता है, टेबल का जो हाइट होता है वो 30 इंची होता है ना। 30 इंची 32 इंची ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन 30 इंची मान के चलो। तो अगर यहाँ पे 22 इंची में ये कटा है, तो ये 8 इंची इसको सूट आना देना है, मतलब टेंडर लीफ आना देना है। उसके बाद में इसको 30 इंची में इसको टिपिंग करना है, इसी को ही टिपिंग कहा जाता है। इस से लास्ट में आपको कितना सेंटीमीटर प्रति को एवरेज में उठाना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रैक्टिकली आपको मैं यहाँ पे दिखा दिया। और थियोरिटिकली कुछ कुछ बात इम्पोर्टेंट होता है, और जो आप इसमें से आप देख सकते हैं। लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा इसमें ये नहीं करना, बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो आ गया अब नेक्स्ट जो है प्लगिंग, ठीक है ना। इस तरह से जो है नेक्स्ट जो आ गया है प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है? जनरली प्लगिंग राउंड है ना, डिस्क्राइब द टाइम इंटरवल इन डे बिटवीन consecutive plucking. It is varies from 4 to 14 days to 7 days. Round is to the most common practice. मतलब कहने का ये मतलब है, जो प्लकिंग कर रहे हैं वो 4 दिन से 14 दिन के बीच में माना जाता है प्लकिंग, है ना। 4 दिन से 14 दिन, लेकिन 7 दिन का जो प्लकिंग होता है वो स्टैंडर्ड प्लकिंग या कॉमन प्रैक्टिस बोला जाता है। मतलब ये साधारण तौर में ये प्रैक्टिस हर टी इंडस्ट्री, हर टी प्लांटेशन ये करता है ना। इस तरह से आप प्लकिंग का जो राउंड है इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्लकिंग राउंड, है ना। इस तरह से अब ये होता है। आप बात करते हैं कि प्लकिंग कितने प्रकार के हैं। प्लकिंग जनरली हम देखते हैं
तीन प्रकार का, स्टैंडर्ड प्लकिंग, ब्लैक प्लकिंग, कोर्स प्लकिंग, ठीक है ना। तो एक नंबर में स्टैंडर्ड प्लकिंग, दो नंबर में ब्लैक प्लकिंग, तीन नंबर में कोर्स प्लकिंग, और एक जो होता है फाइन प्लकिंग। फाइन प्लकिंग जनरली जो होता है वो हिल्स एरिया में किया जाता है, देख रहे हैं ना। तो ये स्टैंडर्ड प्लकिंग कहने का मतलब 7 डेज, स्टैंडर्ड प्लकिंग कहने का मतलब 7 दिन में जो किया जाता है, ठीक है ना, उसको स्टैंडर्ड प्लकिंग बोला। और ब्लैक प्लकिंग जो होता है जनरली जो भी इन्फेक्शन, कीड़ा वगैरह, जो ये साइड इफेक्ट वगैरह जो भी आया है, वो जनरली जितना भी वो आता है उसमें से आपको उसको एकदम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी हो, सबको उठा के एकदम काला करके लेना है, उसको ही ब्लैक प्लकिंग कहते हैं। और कोर्स प्लकिंग जो है, जो फिश प्लकिंग, फिश लिप जो होता है छोटा छोटा करके, जिस तरह के यहाँ पे नक्शा में दिख रहे हैं, इस तरह का फिश लिप होता है। इस फिश लिप को यहाँ पे छोड़ के एकदम पूरा करके टेबल में एकदम सटा करके जो टिपिंग किया जाता है, मतलब प्लग किया जाता है, उसको ही कोर्स प्लकिंग बोलता है। और फाइन प्लकिंग उसको बोलता है टू लिप इन द बर्ड, 1 2 3, मतलब टू लिप इन द बर्ड, यहाँ से कटिंग करना, टिपिंग करना है, ये देख रहे हैं ना, ये राइट साइड में, ठीक है। एक लिप, दो लिप, दो लिप, ये इसको बोलता है बर्ड। टू लिप इन द बर्ड इसको बोलता है फाइन प्लकिंग, ठीक है ना। टू लिप इन द बर्ड इसको बोलता है फाइन लिप। ये हिल्स में किया जाता है, या तो फिर जो क्वालिटी प्रोडक्शन बनाता है, जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसमें इसको अप्लाई किया जाता है। लेकिन हम जनरली इस तीन ही को देखते हैं ना। प्लकिंग जो है इतना 3। उसके बाद में आते हैं सेट्री। सेट्री में पहले भी बता दिया है, पहले सेट्री बताया था। अभी यह सेट्री का काम क्या है? सेट्री का सिर्फ यहाँ पे आपको लाइट जो होता है ना, लाइट, उसको कहने प्रेजेंस भी, मतलब लीप जो होता है उसको लाइट को मेंटेन करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो शॉकिंग जो होता है, मतलब सनलाइट का जो ओवर सनलाइट होने से जो टिब्यूस है उसमें स्कोसिंग होने का चांस ज़्यादा होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लगाया जाता है। और दूसरा नंबर जो होता है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को, इसको रेशियो को मेंटेन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण को बनाए रखने के लिए, है ना, और मॉइस्चर को और ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के अंदर में बनाए रखने के लिए सेट्री का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ इम्पोर्टेंट रोल जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपको ये है कि जब सेट्री लगाता है तो दो उद्देश्य, एक तो सेट्री को मतलब सेट को मेंटेन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को हाई रेजोल्यूशन में रखने का, दूसरा जो है सॉइल के अंदर में मॉइस्चर और एड ऑर्गेनिक मैटर, ये दो चीज़ के लिए हम लगाया जाता है बेसिकली, है ना। इसका और कोई दूसरा तीसरा ये नहीं है, उद्देश्य एक ही है, ठीक है ना। अभी इसको चूज आपको क्या करना है, कौन सा स्पीसीज में चूज करना है। मान लीजिए टेम्पोरी सेट्री आप स्पीसीज लगा रहा है तो 4x4 मीटर आप लगा सकते हैं पर हेक्टर में 625 करके, मतलब NS हेज में, ठीक है ना। NS नॉर्थ टू साउथ में, हेज में, अब नॉर्थ टू साउथ हेज में डायरेक्शन में अब इस स्पीसीज इंडिको फारा हुआ, सेवरिया हुआ, इस तरह से आप अब जो पहले मैं बताया था उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकता है ना। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे बात करना है कि लगाया किस उद्देश्य वो देखना है। इस तरह से पहले भी मैंने दिखा दिया था सेट्री के अंदर में, है ना, कि सेट्री जो है किस तरह से वहाँ पे होता है। तो पहले भी मैंने बता दिया, सेट्री ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे सेमी परमानेंट स्पीसीज जो होता है 6x6 आपको लगाना है, 6x6 मीटर, 275 प्रति हेक्टर में। और कौन कौन सा लगाया पहले बता चुका है, या फिर भी आप प्रैक्टिकली या नाम देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप प्रैक्टिकली मतलब थियोरिटिकली नाम देख सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिकल लेबेक हुआ, आप लेबेक लगा सकते हैं, है ना। लेबेक से परमानेंट सेट्री में लेबेक्स लगा सकते हैं। फिर परमानेंट ट्री के अंदर हिमी अल्बेजिया लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा मेंटेन करना आवश्यक है। और उसके बाद हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अब क्या है, अभी हमको यहाँ पे देखना है कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्या है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बेसिकली हम जो मैन्योरिंग करते हैं उसको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट के अंदर में हमको चाहिए क्या, न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन चाहिए। फाइनली जो है प्लांट के अंदर में क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन जो चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं या मैन्योरिंग करते हैं, हमको ये चीज़ याद रखना है। तो इसमें न्यूट्रिशन में क्या होता है, दो होता है न्यूट्रिशन, एक प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन होता है, एक सेकेंडरी
प्लांट न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। इसको आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों याद रखना है। क्या है, फर्टिलाइजर में एक प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन और दूसरा होता है सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिशन। तो हम पहले प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन में देखते हैं। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। क्या होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। मतलब प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन N और फास्फेट P और उसके बाद में पोटेशियम K, NPK, ठीक है ना। तो फास्फोरस के लिए P और पोटेशियम के K, इस तरह से NPK हमको जरूरत होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और ये क्या क्यों उपयोग किया जाता है, उपयोग करने का एक ही मकसद यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। हम ज़्यादा इसको नहीं बता, थ्योरेटिकली छोटा करके बता रहे हैं। इसका जो होता है, प्रमोट क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ लीफ ग्रोथ। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ही रीजन है इसका, मतलब इसको अप्लाई करने का एक ही रीजन है, प्रमोट क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ लीफ ग्रोथ। मतलब जो लीफ जो है, प्लांट जो है, वो उसका ग्रोथ होने के लिए, स्पीड ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम आपको चाहिए, ठीक है ना। और या तो फिर आपको प्रमोस बेगर हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म इनपुट, मतलब मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इनपुट करने के लिए या उसको हेल्प करने के लिए आपको NPK का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अब हमको सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिशन, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिशन में कैल्शियम हुआ, ठीक है ना, उसका मैग्नीशियम हुआ। ये क्या होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिशन में आता है। न्यूट्रिशन में कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम, जनरली दो चीज, ठीक है। उसके बाद बहुत भी आता है, सल्फर आता है, ठीक है ना। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तीन चीज को आपको इम्पोर्टेंट देना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ग्रोथ बहुत स्पीड होता है और जो हाई प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको वो ज़्यादा करके बढ़ा देता है, प्रोडक्शन को, यील्ड को हाई यील्ड में बढ़ा देता है। इसीलिए आपको सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहिए। NPK तो चाहिए। जनरली क्या होता है, वो सेल को स्प्रेड करने के लिए, उसका काम होता है सेल को और स्टोमेटा को डेवलप करने के लिए। लेकिन इसमें जो होता है, इसको मॉइस्चर को, मतलब पूरा पानी को नीचे से ऊपर में खींचने के लिए, रोड में है ना, तो उसके लिए पूरा खींचने के लिए और जूस को खींचने के लिए, या तो हम कह सकते हैं एरोमा हुआ, जो क्लोरोफिल हुआ, उसको पूरा बनाने के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर का जरूरत होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा मील का, एक प्लांट का डेवलप होता है। स्टोमेटा का ग्रोथ होता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म का ग्रोथ होता है, उसके बाद सेल का डेवलप होता है। मतलब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों उतना ही जरूरी है। इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिशन में भी बहुत बड़ा जरूरी ये होता है। माइक्रो न्यूट्रिशन में बोरन हुआ, है ना, Mn हुआ, जिन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्प्रेइंग करना है, फर्टिलाइजर का स्प्रेइंग करना है, या तो अप्लाई करना है नीचे में। स्प्रेइंग करने से भी होगा, नीचे में अप्लाई करने से भी होगा। स्प्रेइंग जो होता है फोलियर के रूप में आपको स्प्रेइंग करना है। उसमें मैग्नीशियम, बोरन, जिन, सल्फर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान देना है। आपको देख रहे हैं इस नक्शा में, इस तरह से आप प्रैक्टिकल में आपको दिख को मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको नाइट्रोजन मतलब यूरिया, नाइट्रोजन मीन्स यूरिया, और ये देख रहा है एमओपी मीन्स फास्फोरस, ठीक है ना, इस तरह से। और ये DOP हुआ आपका, पोटेशियम, फास्फोरस, DAP, SSP, इस तरह से आपका एक एक करके आपको पहचान में रखना है ना। लेकिन आपको जो मैं पहले बता दिया उसको थ्योरेटिकल समझिए, प्रैक्टिकल यहाँ पे इस तरह से होता है। इस प्लांट को अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा वो नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा करके पहचानना है एक बार में, उसके बाद में आप हर बार जो है उसको अप्लाई करना है पहचान जाने के बाद में, है ना। इसको मुझे जस्ट दिखाने के लिए, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, देख रहे हैं ना। इसको बोलता है क्या, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं वीट कंट्रोल भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। पहले भी बताया, वीट कंट्रोल प्रैक्टिस करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टी प्लांटेशन के अंदर में या टी फार्मिंग के अंदर में जो वीट्स आ जाता है, तो क्या करता है, जो न्यूट्रिशन को वो वीट्स खा जाता है, मतलब वीट्स ले लेता है। मतलब एक्चुअली में जो न्यूट्रिशन तो चाहिए प्लांट के लिए, क्योंकि हमने प्लांटेशन कर रहा है, प्लांट कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वीट्स आने के बाद में, वीट्स जब आ रहा है तो क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिशन को
वीड्स ले रहा है, प्लांट को लेने की जगह में वो वीड्स ले रहा है, तो इसमें न्यूट्रिशन डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए हम जो प्लांटेशन किया है, जो फार्मिंग किया, उस एरिया में क्या है, हमको वीड्स को कंट्रोल करना, वीड्स को निकाल के क्लीन करना है। मतलब पूरा का पूरा वीड्स जितना भी है, चाहे वह मैनुअली उसको अपलोडिंग करना हो या सिकलिंग के जरिए उसको अपलोडिंग करना हो, या फिर उसको मैकेनिज्म के हिसाब से उसको क्लीन करना है, या फिर फाइनली जो है केमिकल स्प्रेइंग के जरिए, है ना। जनरली तो है केमिकल स्प्रेइंग के द्वारा हम इसको वीड्स को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको याद देखना है ना। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है सिकलिंग, प्रैक्टिकल है, देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे देख रहा है सिकलिंग इस तरह से करना है, ठीक है ना। सिकलिंग यहाँ पे देख रहा है, सिकलिंग कर रहा है, ये पूरा का पूरा इस तरह से सिकलिंग करता है। नीचे में जितना भी है एक छोरी लेके कैनोपी लेके इसको पूरा क्लीन करना है, ठीक है ना। मैनुअल कंट्रोल में इस तरह से हैंड अपलोडिंग प्रेशर करके उखड़ना है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से जो उखड़ता है यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से इसको हैंड अपलोडिंग बोलता है। और मैकेनिज्म कंट्रोल ये होता है, छोटा छोटा आगार होता है, या छोटा छोटा मशीन का जैसा मतलब ये होता है, औजार होता है। उस औजार यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इस औजार के हिसाब से इसको अपलोडिंग करना है, इसको निकाल के क्लीन करना है, मतलब उस प्लांटिंग एरिया को क्लीन करना है, ठीक है ना। इसको भी मैकेनिज्म बोलता है, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपको अप्लाई करना है। अगर इस प्रोसेस में भी लेंथी हो रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आपको सीधा और सीधा एक कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल, ठीक है ना। इस तरह से केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे देखो, केमिकल कंट्रोल इन टी एरिया, केमिकल वेस्ट कंट्रोल इन टी एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है प्रे इमर्ज ये होता है कि अप्लाई ऑन क्लीन मोस्ट सॉइल गोल। ये जो है एक प्रोडक्ट होता है, बोलता है इसको गोल 24EC, एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उसको जनरली 500 ml 200 लीटर वाटर के अंदर में इसको स्प्रिंग करना है। इसी तरह से बी नंबर में पोस्ट इमर्ज सेम है, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म में होता है, मतलब कॉन्टेक्ट सिस्टमेटिक काम करता है, ये कॉन्टेक्ट टाइप में ये काम करता है। मतलब 3 टाइप में, एक सिस्टमेटिक काम करता है, कॉन्टेक्ट काम करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है। मतलब 3 प्रकार का केमिकल का रिएक्शन हम देखने को मिलता है ना। तो एक कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो होता है, उसका कॉन्टेक्ट में आने से वो पूरा का पूरा वो खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और एक जो होता है ट्रांसमिनेशन, जो ट्रांसमिट मतलब दोनों तरफ से, वो नीचे भी ऊपर पूरे जड़ समेत खत्म हो जाता है। और एक जो होता है सिस्टमेटिक, मतलब वो ऊपर केवल मारने के बाद में वो चला जाता है, ठीक है ना। इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं पैराक्विन बोल के एक प्रोडक्ट है, पैराक्विन बोल के एक केमिकल है, जो 500 ml से लेकर 700 ml, 500 ml से 700 लेकर 200 लीटर पानी के अंदर में, 200 लीटर पानी के अंदर में एक सोल्यूशन बनाना है। 500 ml से लेकर 700 ml पैराक्विन बोल के एक प्रोडक्ट को फॉर्मेशन बना के स्प्रेइंग करना है इमरजेंसी, ठीक है ना। इसी तरह से हम 2-3 अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट इमर्ज में 2,4-D बोल के एक है, 2,4-D बोल के एक है, ठीक है ना। 2,4-D हुआ, फिर यहाँ पे आपका दलापोन हुआ, इस तरह से दलापोन 5 हुआ, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो ग्लोसिफाइड 2,4-D और ग्लोसिफाइड, ये दोनों जो है बहुत अच्छा होता है। 2,4-D यहाँ पे दिख रहा है ना, और ये ग्लोसिफाइड, ये 2 नंबर या 3 नंबर, ये बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे ज्यादा क्या होता है, मतलब एक सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन बनाने का कोई ऐसा मतलब बड़ा ये नहीं है लॉजिक। इसमें सिंपल लॉजिक ये होता है, 200 लीटर पानी लेना है, मिक्सिंग 200 लीटर, उसमें 1.5 लीटर इसका सोल्यूशन लेना है, मतलब ग्लोसिफाइड का ये लेना है, ग्लोसिफाइड लेना है, ठीक है ना। वो ग्लोसिफाइड का जो है, तो ये ग्लोसी जो है 1.5 लीटर लेके 200 लीटर पानी में आपको ये करना है। और उसी तरह से 2,4-D है 500 ग्राम, इसका लिक्विड फॉर्म में भी होता है और डस्ट फॉर्म में होता है। डस्ट में 500 ग्राम लेके सोडियम सेट लेके 200 लीटर पानी में इसको स्प्रेइंग करना है ना। इस तरह बहुत होता है, इस तरह से बहुत सारे वीड्स का है। अभी आप अपडेट बहुत सारे चीज़ आए हैं, और अकॉर्डिंग आपके हिसाब से अपडेट करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। ये प्लांट प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी माना जाता है। मैंने पहले भी बताया, जो पहले छोटा करके हम बताया था प्लांट प्रोटेक्शन, लेकिन हम इसको थोड़ा करके हम डिटेल्स में हम देखने वाला है। तो प्लांट प्रोटेक्शन में हम क्या क्या देखने वाला है, इनमें ज़्यादा करके माइट्स कंट्रोल हो गया, इंसेक्ट कंट्रोल हो गया, और डिजीज कंट्रोल। मतलब जनरली
इस तरह से हम माइट्स अटैक, इंसेक्ट अटैक, उसके बाद में फंगिसाइड अटैक, डिजीज अटैक, उसके बाद में स्प्रेइंग मैनेजमेंट, उसके बाद में पेस्ट कंट्रोल कैलेंडर, ये हम प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर में हम क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर में हम छह चीज हम देखेंगे। माइट्स, उसके बाद में इंसेक्ट अटैक, फंगिसाइड, डिजीज, स्प्रिंग मैनेजमेंट और पेस्ट कंट्रोल कैलेंडर। तो ये माइट्स जो है मकड़ी बोलता है इसको, हम आगे डिटेल्स में। इंसेक्ट में 2-3 प्रकार का होता है। फंगिसाइड तो आपका जो होता है एक ये पेस्ट वगैरह नहीं होता है, ये एक फंगिसाइड अलग प्रकार की प्रजाति है जो कि हम डिजीज, इसका इन्फेक्ट होता है फंगस का, उसको हम डिजीज बोलते हैं ना। इस तरह से हम जो है स्प्रिंग मैनेजमेंट और पेस्ट कंट्रोल इस तरह से बारीकी से हम देखने वाला है। माइट्स क्या है आगे हम डिटेल्स में देखेंगे, और इंसेक्ट क्या है वो भी डिटेल्स में देखेंगे, फंगिसाइड क्या है वो भी डिटेल्स में देखेंगे, और डिजीज क्या है भी डिटेल्स में, स्प्रिंग भी डिटेल्स में, एक एक करके हम डिटेल्स में हम देखने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे माइट्स अटैक। माइट्स अटैक में इस तरह से माइट्स होता है, यहाँ देख रहे हैं ना, नक्शा में दिख रहा है माइट्स इस तरह से होता है। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, माइट्स जो होता है इस तरह से होता है माइट्स, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना माइट्स, इसको बोलता है माइट्स। लेकिन ये तो हमने जूम किया है और इसको माइक्रोस्कोप से लिया है, इसको जूम किया है, लेकिन इसको अगर यदि माइट्स को आप नेचुरली आप देखने जाएंगे तो इसको नेचुरली खुला आँख से देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा और बहुत छोटा और बहुत छोटा होता है। मतलब 0.2 mm से लेकर 0.5 mm तब इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का साइज होता है। मतलब माइट्स का जो बॉडी का जो साइज है 0.2 mm से 0.5 mm इसका साइज होता है, ठीक है ना। तो ये खुले आँख से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको क्या है माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। लेकिन इसका डिफेंसिव जो है तो है, मतलब अटैक जो होता है खास करके वो इस तरह से अटैक कर रहा है। यहाँ पे दिख रहे हैं ना नक्शा में 1 नंबर में, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये साइड में ये जो दिख रहे हैं इस तरह से अटैक करता है। जब ये अटैक करता है तो इस तरह का जो है, मतलब जो पत्ती होता है उसका जो है, पत्ती का जो है उसका क्लोरोफिल को क्या करता है, वो पूरा का पूरा क्लोरोफिल को डैमेज कर देता है, मतलब क्लोरोफिल को वो घटा देता है। जिस तरह से पहले क्लोरोफिल जो रहता है तो जनरली किस तरह दिखता है, जब क्लोरोफिल रहता है तो वो ग्रीन रहता है, ग्रीन दिखता है, क्योंकि क्लोरोफिल होने के कारण से ही जो है लीफ जो होता है वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अटैक किया है तो अटैक करते समय में क्या होता है, वो ग्रीन नहीं है, वो क्या हो गया, एक तो ब्राउन कलर का हो गया, ये तो हल्का रेड हो गया, मतलब इसको सनस्कोसिस टाइप का हो गया है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं हल्का ये ब्राउन टाइप का कलर हो गया है, तो सनस्कोस तरह, और पत्ती जो है हल्का करके इसे हम मुड़ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, दिखता है। इसका मतलब अटैक करने से, माइट अटैक करने से, है ना। तो इस तरह से जो है आपका अटैक करता है, इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से अटैक करता है। ये देख रहे हैं ना पूरा का पूरा। अगर ये अटैक करने से क्या होता है, सबसे बड़ा जो मेजर इफेक्ट होता है, मेजर इफेक्ट ये होता है कि जब ये अटैक किया है तो ये अटैक करने से क्या होता है बोलने से, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, मतलब रुक जाता है। जो प्रोडक्शन जो ग्रोथ हो रहा था वो अभी ये पूरा का पूरा 40% से लेकर 70% तक अटैक किया है, तो इसका जो प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने का ही रीजन यही है कि उसका सेल खत्म हो गया है, क्लोरोफिल खत्म हो गया, इसी के कारण से वो स्टॉप हो जाता है ना। पहले भी बताया, इसको ब्राउन कलर आ गया था, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से इसका मेजर इफेक्ट होता है, इसीलिए आप इसका बारे में जानना जरूरी है। और ये जो है जनरली 3 या 4 प्रकार का होता है, रेड स्पॉट माइट, पिंक माइट, पर्पल माइट और सैकराइड माइट, ये 4 प्रकार का होता है। लेकिन सबसे खतरनाक होता है पिंक माइट, पर्पल माइट और रेड स्पॉट माइट सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो होता है क्या बोलता है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। हम अभी क्या है, इसका कंट्रोल करने का प्रोसेस हम देखने वाला है, ठीक है ना। तो ये हम तो सीख लिया अटैक, लेकिन अभी हम क्या करना है, इसका हम जनरली क्या है कंट्रोल क्या करना है। तो हमको जो है रेड स्पॉटमाइट का जो है कंट्रोल मैंने पहले भी बता दिया कितना प्रकार का होता है, लेकिन इसका कंट्रोल ये होता है कि इस डिकोपल बोल के एक फॉर्मेशन होता है, डिकोपल बोल के एक फॉर्मेशन होता है, मतलब एक केमिकल होता है, उसको यूज करना है। अगर वो 500 ml अब यूज कर रहे हैं पर एकड़ में, डिकोपल बोल के प्रोडक्ट है, 500 ml करके यूज कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो ये फेनाजाक्विन बोल के एक केमिकल होता है जो कि मेगिस्टो ब्रांड का होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो उसको आप 500 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है।
500 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है। अगर वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये जो होता है इस स्पायरोमेसिफिन बोल के ओबेरन ब्रांड का एक केमिकल होता है ना, ये जो है बहुत ही पावरफुल और ये बोल के होता है, मतलब पावरफुल और बहुत ही ताकत होता है। अगर इस ब्रांड से भी काम नहीं कर रहा है तो ये स्पायरोमेसिफिन ओबेरन ब्रांड का लगाइए, ये मतलब 100% में बोलने से 90% तक जो कारीगर माना जाता है, ठीक है ना। और एक केमिकल है वो ओमिड बोल के है, ठीक है ना, ओमिड बोल के है, ये भी अच्छा करके होता है, इसका मतलब ओमिड ब्रांड है, ठीक है ना, तो उसको भी आप यूज कर सकते अभी हम इंसेक्ट अटैक, इंसेक्ट अटैक में हम जनरली जो है लूपर के बारे में बात करते हैं। लूपर जो होता है इंसेक्ट अटैक में जो है लूपर के बारे में बात करें। लूपर जनरली 3-4 प्रकार का लूपर होता है। हम लेकिन टी में हम जो लूपर देख रहा है वो टी के अंदर में, चाय के अंदर में सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जो कॉमन इंसेक्ट जो पाया जाता है वो लूपर को ही माना जाता है। लूपर जो है कॉमन पेस्ट इंसेक्ट बोला जाता है, मतलब होता ही होता है, ठीक, देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसमें लूपर जो है 3 प्रकार का होता है। एक बुजरा लूपर होता है, इन्फेक्रियल लूपर होता है, और एक मतलब एक बुजरा लूपर होता है, इन्फेक्रियल लूपर होता है, और एक हाइपोसिड्रा लूपर होता है। मतलब 3 इसमें इम्पोर्टेंट लूफर माना जाता है ना। मतलब लूफर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 3 इन्फेक्रिया, बुजरा और हाइपोसिड्रा, ये तीनों लूफर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बुजरा लूफर जो होता है, बुजरा लूफर बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा डैमेज करता है लीफ को। बुजरा लूफर जो होता है ना इस तरह से होता है, ये दिख रहा है, इसको बोलता है बुजरा लूफर। लेकिन ये जो डैमेज करता है ना इस तरह से दिख रहा है, डैमेज जो किया है यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से दिख रहा है डैमेज किया है। ये पूरा का पूरा पत्ती जो है ना इस तरह से पूरा का पूरा पत्ती को मतलब पूरा खाता है। ये एक्चुअली में होता है च्यूइंग पेस्ट माना जाता है। इंसेक्ट पेस्ट के अंदर में च्यूइंग पेस्ट, सकिंग पेस्ट होता है, लेकिन लूफर जो है च्यूइंग पेस्ट के अंदर में होता है। च्यूइंग पेस्ट और वो भी मेजर पेस्ट आता है, ठीक है ना। तो च्यूइंग पेस्ट का मीन्स कहने का मतलब वो क्या करता है, वो पत्ती को खाता है, मतलब चूसता नहीं, सकिंग नहीं करता है, वो क्या करता है, च्यूइंग मीन्स खाता है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से पत्ती को साइड साइड में इस तरह से पत्ती है, देख रहे हैं इस पत्ती है यहाँ पे, लाइव यहाँ पे खा रहा है, किस तरह से वो कुतरता है, मतलब पत्ती का वो साइड अलावा हिस्सा से वो कुतर के उसको खाता है, या तो बीच में भी वो कुतर के इसे छेद करता है, स्पोर्ट बना देता है और वहां से वो कुतरने चालू करता है। लेकिन यहाँ पे जनरली नीचे वाला में देखो साइड साइड से वो कुतर के इस तरह से फिजिकली वो खा के डैमेज कर चुका है। इस तरह से बुजरा लूफर बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। इन्फेक्रिया लूफर और हाइपोसिडल लूफर से ज्यादा बुजरा लूफर होता है। मैंने एक पेपर में देखा था, टीआरए का रिसर्च पेपर में, 1 मिनट के अंदर में 8 ग्राम ये च्यूइंग कर लेता है, ठीक है ना। तो अब इसको कंट्रोल कैसा करना है वो अब हम बाद में देखने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में हम जो है कैटरपिलर लूफर और लूफर सेम ही है। कैटरपिलर लूफर का भी जो है डैमेज इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं नक्शा में, इस तरह से ही डैमेज करता है। ये कैटरपिलर लूफर के अंदर में इसका हम कई मतलब लैंग्वेज में कई इसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। कोई बाक्सिक स्टेप से कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से वो डैमेज करता है फिजिकली, इस तरह से डैमेज किया है, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से फिजिकली डैमेज किया जाता है। इसको कटर लूफर का साइड इफेक्ट, और ये कैटरपिलर लूफर इस तरह से होता है। उसके बाद ये है रेड स्लग, इसको बोलता है रेड स्लग। मैं पहले भी बताया 3 जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसको बोलता है रेड स्लग। ये भी सेम है, लेकिन ये एक ही अंतर है कि जो लूफर होता है वो यूनिटी को डैमेज करता है ना। लूफर का काम क्या होता है, वो यूनिटी को नेचुरल लीफ को डैमेज करना है। लेकिन ये रेड स्लग जो होता है इसको बोलता है रेड स्लग, तो ये डैमेज क्या करता है, मदर लीफ को खाता है। मतलब जो पुराना लीफ होता है ग्रीन, डार्क ग्रीन में होता है, जो कि यहाँ पे नक्शे पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा डार्क ग्रीन है ना, ये मदर लीफ बोलता है इसको हम। तो जो पुराना पत्ता होता है बेसिकली जो है रेड स्लग वो पुराना पत्ता को खाता है, ठीक है ना। इसको टी के अंदर में इस पेड़ को रेड स्लग बोला जाता है। तो ये जनरली ये रेड स्लग है, वो क्या करता है, मदर लीफ मतलब पुराना पत्ता को खाता है, वो यंग टी को नहीं खाता है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो मतलब इम्पोर्टेंट जो है इसको अब याद करना है। और इसका कंट्रोल जो होता है आपको याद रखना है, इसका जो कंट्रोल होता है वो टाकुमी बोल के है, उससे भी आप कंट्रोल कर सकता है ना, टाकुमी। या तो फिर आपका जो है मिसाइल बोल के है, उसमें या तो पॉकेट से भी जाता है,
या तो सबसे अच्छा है क्विनल फोर्स। क्विनल फोर्स मतलब बड़ा वाला, इस तरह से बड़ा वाला जो भी है, तो आप क्विनल फोर्स से आप ये कंट्रोल कर सकता है। और मैंने एक चीज भूल गया, जो लूपर होता है, लूपर के लिए भी जो होता है कंट्रोल होता है वो इनोवेशन बेंजोइड, टेक्निकल ग्रुप बोलते हैं इसको, टेक्निकल नाम है। इसमें आप पॉकेट यूज कर सकता है, ठीक है ना, पॉकेट यूज कर सकता है, या बहुत सारा है इसमें। मिसाइल मिसाइल ब्रांड है, मिसाइल भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर ताकोमी है, इस तरह से बहुत सारा ब्रांड है, इस तरह से यूज है। लेकिन केमिकल कंट्रोल इस तरह से करना है 2-3, और इसके बाद में आप क्विनल प्लस भी यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज, केमिकल जो कंट्रोल है इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना के रखा है, उसमें हर केमिकल का हर उसका कंट्रोल और कौन कौन सा पेस्ट में काम करता है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें से आप चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट में सकिंग पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट के अंदर में सकिंग पेस्ट जिसको मेजर पेस्ट बोलता है वो है हेलोपेटिक्स या टी मस्किटो बग। मतलब जनरली हम इसको हेलोपेटिक्स बोलते हैं, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में इसको टी मस्किटो बग बोलता है। लेकिन ये हम नक्शे में देख रहे हैं ना, ये जो नक्शे में आप देख पा रहे हैं, ये जो नक्शे में देख रहे हैं, ये नक्शे में इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का जो होता है हेलोपेटिक्स इस तरह से होता है ना। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड में, इस तरह से जो है साइड इफेक्ट होता है। ये जनरली क्या करते हैं, मैं पहले बताइए, च्युइंग पेस्ट नहीं है ये, क्या है, सकिंग पेस्ट है। क्या मतलब चूसने वाला, रस को चूसने वाला, क्लोरोफिल को खाने वाला, रस को चूसने वाला, इसको पेस्ट माना जाता है ना। इस तरह से स्पोर्ट 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 छोटा छोटा करके धुल धुल करके इस तरह से आपको यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो जनरली जो है इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने के लिए ये चीज मिलता है ना। तो इसको हम फाइनली साइड इफेक्ट कैसा होता है, कैसा अटैक करता है बोलने से, इस तरह से इसका साइड इफेक्ट या अटैक का इसका डैमेज इस तरह से होता है। अभी पूरा करके इसको देखना है, सीखना है, और फील्ड में क्या इस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको केमिकल कंट्रोल करना है। इसमें केमिकल कंट्रोल थाइमेक्सिजम बोल के है, थाइमेक्सिजम का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर थाइमेक्सिजम जो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप मोनोसिल मार दो, मोनोसिल से ये अच्छा होता है। ये सब बहुत सारा पेस्ट का मतलब केमिकल है, मैं अलग से बना दिया उसमें देख लेना। उसके बाद में यहाँ फंगिसाइड आता है। फंगिसाइड ये सबसे खतरनाक है, कोई बहुत कोई जानता भी नहीं है इसके बारे में, ठीक है। फंगिसाइड जो होता है जब अटैक कर रहा है तो उसका जो है अटैक इस तरह से होता है, यहाँ पे देख रहा है ना राइट साइड में, इस तरह से फंगिसाइड का अटैक होता है। मतलब सन स्कर्स जो होता है ना, सन स्कर्स जो होता है मतलब पत्ती जला जला इस टाइप से दिखता है फंगिसाइड का साइड इफेक्ट। मतलब जनरली फंगिसाइड आया है तो देखना वो पत्ती क्या है, एक जला हुआ जैसा दिखता है, ब्लैक रूट बोल के इस तरह से दिखता है। या तो फिर फंगिसाइड का जो होता है डिजीज 2-3 प्रकार का होता है, उसमें से एक ब्लैक डाई भी बोल के होता है, या तो ब्लास्टर ब्लाइट भी होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं ना, ये ब्लास्टर ब्लाइट इस तरह से जो होता है फंगिसाइड का साइड इफेक्ट इस तरह से भी होता है, जिसको हम ब्लास्टर ब्लाइट बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्राउन कलर का, हल्का सा ब्राउन कलर का, वो बीच में मतलब फंगस जो है उसके अंदर में बैठ गया है ना, तो बैठने के बाद में जो क्लोरोफिल है वो उसको उधर में से सकिंग कर लेता है, चूस के निकाल लेता है। तो इस तरह से छोटा छोटा मतलब ब्राउन 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 का एक उसमें एक कणी की समान, एक परत की समान बैठ जाता है, एक परत के समान में एक कणी के समान इस तरह से बैठ जाता है, इसको ब्लास्टर ब्लाइट बोल रहा है। सेम टू सेम इसमें ब्राउन ब्लाइट भी सेम इसी तरह से होता है ना, इस तरह सेम टू सेम ब्लाइट भी होता है। इस तरह से ही उसका जो होता है ब्लास्टर ब्लाइट इस तरह से दिखता है, ग्रे ब्लाइट इस तरह से राइट साइड में दिख रहा है, ग्रे ब्लाइट इस तरह से दिखता है, और ब्लास्टर ब्लाइट इस तरह से दिखता है, इसका स्पॉट स्पॉट होता है। उसके बाद में हमको इसमें कंट्रोल करना है क्या, कॉपर कंट्रोल करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर दे देना है और कुछ करना है नहीं, सीओसी। और स्प्रिंग करने का तरीका मैनेजमेंट क्या है, स्प्रिंग करने का तरीका जो है हैंड स्प्रिंग, ठीक है ना, हैंड स्प्रिंग होता है, बैटरी स्प्रिंग होता है, पावर स्प्रिंग होता है। लेकिन अब हमें आज जो है हैंड स्प्रिंग के बारे में बात है। हैंड स्प्रिंग इस तरह से होता है, एक जो नोजल होता है, हेड होता है, उसके बाद में ब्रेक होता है, उसके बाद में मतलब हैंडल होता है। हैंडल से मीन्स क्या होता है, उसको पंप देने वाला। और ब्रेक जो है ब्रेक के अंदर में से पानी सप्लाई होगा और नोजल रहता है उसमें से मतलब पास होना है, स्प्रिंग होता है। जैसे कि यहाँ ये बीच वाला में दिख रहा है ना, इस तरह से आपका नोजल होता है। ये जो है यहाँ पे दिख रहा है ना,
ये एक्चुअली में क्या है, नोजल है, और इसको हैंडल बोलता है, ब्रेक बोलता है, इसको ब्रेक बोलता है, ठीक है ना, इसको ब्रेक बोलता है। और ये वाला जो देख रहे हैं, इसको हैंडल बोलता है, ये वाला दिख रहा है ना, इसको बोलता है हैंडल, और इसको बोलता है ब्रेक, और इसको बोलता है नोजल। तो इस तरह से मिलके इसका काम होता है, फंक्शनिंग। तो नोजल जो होता है इस तरह से होता है, देखना, ठीक है, NLBM 460 नोजल अच्छा होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बेसिक देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं पावर स्प्रिंग। पावर स्प्रिंग जनरली इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना, ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देख के पहचानना है और इसको यूज करना है। लेकिन बैटरी पावर स्प्रिंग में इस तरह से अच्छा होता है, इस तरह का आप यूज करना है। अब आता है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में हम जो है इस तरह का कंट्रोल का कैलेंडर लेना है, इस तरह से दिख रहा है ना नक्शा में, इस तरह का। तो उसमें फर्स्ट जो होता है सेक्शन होता है, एरिया होता है, फोल्डिंग टाइप होता है, उसके बाद कौन सा पेस्ट है, पेस्ट का नाम, इसको बॉक्स देना है, कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं वो देना है, उसको डोजेस, उसके बाद डेट, उसके बाद यहाँ पे हर दिन का डेट डालना है। उसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन करना है, फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन। सपोज मान लीजिए सेक्शन 1 2 3 4 जो भी XYZ उस एरिया है, जितना भी एरिया है, कौन सा स्टेटस है पूर्णी। लेकिन हमको यहाँ इंपोर्टेंट है कौन सा पेस्ट, सपोज यहाँ पे माइस आया है, लूफर आया है, रेक्सला का, वो देना है। उसके बाद में केमिकल यूज करना है ना, तो केमिकल कौन सा यूज किया वो देना है। उसके बाद में कितना डोज दिया है, 400 ml, 500 ml, 600 ml, वो देना है, डेट लिखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऑब्जर्वेशन एनालाइज करना है, उसको रिकॉर्ड को इस तरह से ऑब्जर्व करने के बाद में उसको चेक करना है, फील्ड में इंफेक्शन करना है। इन्फेक्शन करने के बाद में आपको सिर्फ नेक्स्ट में स्प्रेइंग करना है, ठीक है ना। उसी को ही पेस्ट कैलेंडर कहा जाता है। पेस्ट कैलेंडर किसको कहा जाता है, सर्टेन आदमी जो जनरली जो डाटा लेता है इन्फेक्शन करने के बाद में, और उसको हम मेंटेन करता है, और स्प्रेइंग के लिए हम प्रोग्राम देता है, उसको ही पेस्ट कैलेंडर मानते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे गार्डन प्लानिंग, ठीक है ना। गार्डन प्लानिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट गार्डन में जो है प्लानिंग करना है। गार्डन के अंदर में क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, या क्या क्या जरूरी है, क्या करना है, मतलब पूरा इसका मैनेजमेंट का एक प्लानिंग होता है, ठीक है ना। उसी को ही हम गार्डन प्लानिंग करता है। इसमें ज़्यादा कर जो है प्रैक्टिकल लेवल में हमें इसमें कुछ करना नहीं है, जस्ट इसमें क्या है मतलब एक प्रोग्राम देना है, प्लानिंग करना है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको प्लानिंग देना है, उसको ही मैनेजमेंट करना है। इसमें दो चीज़ हम देखना है, एक तो है हमको प्लांटिंग और रिप्लांटिंग, और दूसरा जो है रिजुविनेशन। फर्स्ट जो है रिप्लांटिंग और दूसरा जो है रिजुविनेशन। ये दो चीज़ होता क्या है बोलने से हम आगे देखेंगे। ये लॉजिकली कुछ नहीं है, जस्ट हम इसको देखना है कि रिप्लांटिंग क्या होता है। रिप्लांटिंग बस हमको कुछ नहीं करना है, रिप्लांटिंग में हमको सिर्फ प्रोग्रामिंग करना है, साल में या साल के पूरे भीतर में क्या क्या करना है। तो पहला हम जो है अपलोडिंग प्रोग्राम देना है। अपलोडिंग प्रोग्राम देने के बाद में हम अपलोडिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। अपलोडिंग प्रोग्राम क्या होता है कि कौन सेक्शन, कौन सा एरिया, कौन जगह में हमको अपलोडिंग करना है। मतलब वो उम्र ज़्यादा हो गया, या तो डिजीज इंस्पेक्शन ज़्यादा आ गया, या प्रोडक्शन कम हो गया, उसके अकॉर्डिंग उस ऑपरेशन में क्या होता है, किसके जरिए हमको इसको निकालना है, क्लीन करना है ना। टोलर के जरिए मैन्युअली करना है, या फिर मैकेनिज्म करना है, मशीनरी से करना है, किस तरफ से करना है, उसको अपलोडिंग को क्लीन करना है, बुश को क्लीन करना है, निकलना है। फिर उसके बाद में आता है 3 नंबर में लेन प्लानिंग। लेन प्लानिंग मतलब उसका लेन का जो है, उसको कौन सा लेन में मतलब कितना है, उसका न्यूट्रिशन सॉइल वगैरह क्या क्या है, उसको हमको चेक करना है। या फिर वो लेन का जो है एक्चुअली में उसका प्रिपेयर करना है एक्चुअली में, ठीक है ना। जैसे कि हम देख रहा है लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन कहने का मतलब ये है कि 4 नंबर में लैंड प्रिपरेशन कहने का मतलब ये है कि लैंड में टेस्ट करना है। लैंड को टेस्ट करने के बाद में उसका स्टेटस क्या है, मतलब लैंड का स्टेटस क्या है, टॉप सॉइल में उसका न्यूट्रिशन क्या है, सब सॉइल में उसका न्यूट्रिशन क्या है, दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने से आप जो टॉप सॉइल में NPK है या नहीं है, या जो जितना चाहिए उससे कम है, या सब सॉइल में मतलब जो सेकेंडरी न्यूट्रिशन है वो कम है या ज़्यादा है। अगर उसको कम है तो उसको प्रिपरेशन मीन्स उसको फर्टिलाइजर मतलब दे के या कवर क्रॉप लगा के उसको इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसको ही प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन कहता है। अब हम नंबर 5 में जो आता है सॉइल
रिहेबिलिटेशन। सॉइल रिहेबिलिटेशन कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले भी बताया कि सॉइल मतलब सॉइल के अंदर में जो स्टेटस क्या है, अगर यदि न्यूट्रिशन कम हो गया है, एकदम कम हो गया, जैसे हम 4 नंबर में देखा कि हम सपोज मान कम है न्यूट्रिशन, सब में कम है, टॉप सेल में भी सब सेल में दोनों में कम है, तो रिहेबिलिटेशन कहने का मतलब ये जो न्यूट्रिशन कम होता है उसको इम्प्रूव करना या मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना है, ठीक है ना। इसको ही हम बोलते हैं मतलब बढ़ाने का वृद्धि को ही रिहेबिलिटेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए न्यूट्रिशन कम है तो रिहेबिलिटेशन प्लांट होता है, या तो कोबरक्लोप प्लांट बोलता है, जैसे गोटेमाला मीमोसा हुआ, ब्लैक पी, इस तरह से इत्यादि जो होता है कोबरक्लोप क्रॉप माना जाता है। तो इसको जो न्यूट्रिशन है एनपीके हुआ, उसका बोरन सल्फर मैग्नीशियम इस तरह से हुआ, उसको इंक्रीज करना है, तो इस प्रोसेस को ही सॉइल रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। उसके बाद में 6 नंबर में प्लांटिंग। प्लांटिंग मीन्स आपको किस स्पेसिस में देना है, कितना प्लांट देना है, उसका पॉपुलेशन क्या होना है, मतलब उसका पूरा का पूरा एक डायग्राम, एक पिक्चर, उसको मैपिंग करना है ना, प्लांटिंग का, स्टिकिंग करने का, डिगिंग करने का, सब वही को प्रोसेस को प्लांटिंग कहते हैं। उसके बाद में मल्चिंग। मल्चिंग मीन्स क्या होता है कि जो प्लांटिंग किया जाता है उसके अंदर में मल्चिंग करना होता है न्यूट्रिशन के लिए और मॉइस्चर के लिए, ठीक है ना, उसी को मल्चिंग कहते हैं। उसके लास्ट में यंग टी प्रैक्टिस। यंग टी प्रैक्टिस हमको हर साल के हर दिन में मतलब पूरा का 365 दिन इंटू 7 मतलब 8 आवर मतलब आपको मतलब प्रैक्टिस करना होता है, जो एक्चुअली में प्रैक्टिस करना होता है यंग टी के अंदर में, उसी को बोलते हैं हम यंग टी। अब हम बात करते हैं रिजुवेनेशन। रिजुवेनेशन मीन्स क्या होता है, आपको साल में क्या क्या काम होता है और क्या क्या काम जो होता है आपको जरूरी होता है उसका प्लानिंग या प्रोग्रामिंग बनाना। जैसे कि आपको इनफिलिंग। इनफिलिंग मीन्स जहाँ पे आप प्लांटेशन किया है या फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पे फार्मिंग या प्लांटेशन कर रहे हैं ना, तो उसके बीच बीच में क्या होता है, ये फिजिकली डैमेज भी हो सकता है या साइड इफेक्ट भी हो सकता है, या न्यूट्रिशन के अभाव के कारण से उसका टिब्यूस में डिजीज हो गया या तब मतलब वो डेथ हो गया है ना, तो इस केस में क्या करना है, आपको इनफिलिंग करना है। इन सब केसों में आपको मतलब जहाँ जहाँ पे ब्लैक एरिया हो गया है, मतलब स्पेस एरिया है जहाँ पे टिब्यूस का डैमेज हो गया है, तो इस एरिया में आपको री प्लांटिंग करना है, मतलब इनफिलिंग बोलता है उसको, ठीक है ना। एक्चुअली में उसको भरना है, फिलिंग करना है, उसको इनफिलिंग बोलता है। दूसरा जो है ड्रेनेज। जहाँ ड्रेनेज बोलने से जहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है उस वाटर लॉगिंग के एरिया में आपको क्या है, ड्रेन का व्यवस्था करना है। ड्रेन व्यवस्था करना है मीन्स आपको पूरे ड्रेन का डीप और लेंथ पूरा ओपन करना है, खोलना है। जैसे कि पहले भी ड्रेन रहता है उसको ओपन करना खोलना, इस तरह से आपको प्रोग्राम बना के हर 6 महीना के अंदर में 2 बार या 1 बार साल में करना ही चाहिए। उसी बाद में सेड। सेड तो है आपको फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए आप सेड्स का जरूरी होता है, या ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हाई हो जाने से भी क्वालिटी में आपका नुकसान होता है, इसीलिए आपका शेड में जो है मेंटेन करना जरूरी होता है ना। उसी तरह से मल्ची। मल्ची में पहले भी बताया, मल्ची मॉइस्चर को और न्यूट्रिशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, मतलब इंक्रीज करने के लिए मतलब मल्ची किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से वीट कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल। वीट्स और पेस्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी बताया। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोग्राम साल में देना पड़ेगा, पूरा कैलेंडर हुआ, रजिस्टर हुआ, डेटा हुआ। तो वीट्स का और पेस्ट का बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि यही वह जो है इकोनॉमी डैमेज करता है। इकोनॉमिक्स जो नुकसान करने वाला जो चीज़ होता है वो पेस्ट ही होता है, वीट्स ही होता है, प्रोडक्शन को रोक देता है ना। तो प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना है, रुकना नहीं। तो इसी के लिए हम ये इम्पोर्टेंट होता है कि वीट्स और पेस्ट का प्रोग्रामिंग, कंट्रोल प्रोग्रामिंग हमको बनाना है। उसी के बाद में फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो होता है हमको मतलब साल में 3-4 बार आपको फर्टिलाइजर प्रोग्रामिंग करना चाहिए, कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, लेकिन अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन को देखते हुए, नज़र में रखते हुए, प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए। उसी तरह से एरिगेशन। एरिगेशन भी आपको जरूरी बनता है इसीलिए क्योंकि ड्रॉट एरिया में भी मतलब सूख जाने से वो प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो पाता है, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाता। इसीलिए इरिगेशन जरूरी है क्योंकि उनको मतलब यार्डली आपको 150 mm वाटर चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए 150 mm वाटर को कवर करने के लिए हमको इरिगेशन आपको करते रहना है, ठीक है ना। इस तरह से इसका रिजुविनेशन का प्रोग्राम और
रीप्लांटिंग का प्रोग्राम करना चाहिए। उसके बाद में गार्डन सर्विस। गार्डन सर्विस क्या होता है? गार्डन के अकॉर्डिंग में, गार्डन के भीतर में कुछ कुछ ऐसा जो नेसेसरी चीज आपको जरूरत हो जाता है, जैसे कि बीच में सीसी रोड रोड है ना, उसके बाद में आपको वाटर पम्प हुआ, इस तरह से आपको नेसेसरी चीज जो कि केयरिंग वगैरह करने के लिए, ट्रॉली वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो चाहिए चीज उसको गार्डन सर्विस कहते हैं। जैसे कि नंबर 1 गार्डन रोड, नंबर 2 ब्रिज, नंबर 3 वाटर सप्लाई, नंबर वो जो 1 है उसमें गार्डन रोड। जो गार्डन रोड है इस तरह से जो है आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है नक्शा में, इस तरह से कुछ बीच में इस तरह से एक मतलब सीसी रोड, इस तरह से कुछ कच्चा रोड, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से आपका जो होता है, इस तरह से यहाँ पे देख रहा है ना, इस तरह से आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बीच में आपको करने के बाद में आपको थोड़ा, फिर इस तरह से हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं, मैंने बताया पहले भी कि गार्डन के अंदर में जो प्लांटेशन है उसके अंदर में एक छोटा छोटा एक पाथवे बनाया जाता है, प्लाकिंग पाथवे, प्लाकिंग पथ बोला जाता है। प्लाकिंग पथ मीन्स बीच बीच में मतलब 50 फीट के अंदर में एक छोटा छोटा सा एक पथ बनाया जाता है, ठीक है ना। उससे प्लाकर्स जाके उसको प्रॉपर रीति से मैनेजमेंट ये माने काम कर सके, प्रॉपर रीति से प्लाकिंग वगैरह, स्प्रेइंग वगैरह जो भी काम होता है उसको मेंटेनेंस का काम होता है, या प्लाकिंग का, हार्वेस्टिंग का काम इसको प्रॉपर रीति से काम कर सके, इसी के लिए प्लाकिंग पथ बोल के बोलता है। वो होता है हर 50 मीटर मतलब 50 फीट के या 100 फीट के अंदर में होता है। और बीच बीच में इस तरह से सीसी रोड होता है, ये जो दिख रहा है ना सीसी रोड, इस तरह से जो है आप यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरह से सीसी रोड होता है। ये सीसी रोड जो होता है आपका प्लाकर्स के लिए और छोटे छोटे गाड़ी वगैरह, व्हीकल वगैरह जो है, ट्रॉली वगैरह अंदर में जाने के लिए, मतलब काम जो है एजी तरीका से हो, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम इस तरह ये देख रहे हैं प्रैक्टिकली बीच बीच में जो होता है, मैंने हमने प्लगिंग पाथवे इस तरह से होता है। और सीसी रोड बोला मैं फाइनली इस तरह से, यहाँ जो राइट साइड 1 नंबर में दिख रहा है लेफ्ट साइड में, जो इस तरह से होता है आरसीसी रोड। आरसीसी रोड या तो कंक्रीट का हुआ, कंस्ट्रक्शन का हुआ, बजरी का, सीमेंटेड का, इस तरह से बना सकते हैं, या तो सोलिंग, बोल्डर सोलिंग, बीच बीच में इस तरह से बोल्डिंग सोलिंग करके इस तरह से फिलिंग करके आरबीएम दे के बीच बीच में, मतलब इसमें एक्चुअल है प्लाकर्स और गाड़ी, ठीक है ना, मतलब स्प्रेइंग के लिए जो गाड़ी वगैरह प्लाकर्स हार्वेस्टिंग को लेके आना, उस तरह इस तरह से आपको जगह जगह मतलब मैनेज करने के लिए चाहिए, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में छोटे छोटे जगह में ब्रिज बना देना है, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, छोटा छोटा ये दिख रहा है ब्रिज, इस तरह से ब्रिज दिख रहा है ना। तो इस तरह से जो होता है कल्वर्ट, ठीक है ना, ये जो बीच बीच में छोटा छोटा रिवर जाता है, छोटा छोटा करके रिवर या ड्रेन, उसमें आपको क्या है छोटा छोटा कल्वर्ट बना, ताकि इसमें ट्रॉली वगैरह जो है, ट्रैक्टर वगैरह जो मतलब कैरिंग करने के लिए, लेबर कैरिंग हुआ, या हार्वेस्टिंग जो पत्ती जो हार्वेस्टिंग किया रहेगा उसको कैरी करने के लिए आपको सुविधा हो, मतलब इस तरह से छोटा छोटा बात है, इसको आपको मैनेज करना जरूरी है। तो इस तरह से आपका गार्डन में नेसेसरी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में आप हम आते हैं वाटर पम्प मतलब इरिगेशन के लिए, क्योंकि हम पहले भी बताया कि जो इरिगेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने पहले भी बताया कि इरिगेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो इसीलिए ये जो देख रहा है ना, इस तरह से आपका मतलब ये बनाना है आपको वाटर हाउस मतलब पंप हाउस बनाना है। इसमें जनरली इलेक्ट्रिशियन और मोटर और पाइपलाइन इसमें रहेगा, जो कि पानी खींच के एक बोरिंग बना के एक पानी का मतलब मोटर लगा के इसमें इरिगेशन के लिए पंप हाउस बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से वाटर को स्टोरेज करना है, उसके लिए बनाना है। फिर ये हाउस, इसमें मोटर और इलेक्ट्रिशियन रहेगा अंदर में, इस तरह से कुछ एक जगह में मोटर रहेगा, उसमें सप्लाई के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको मतलब जनरली इस तरह से छोटा छोटा चीज़ है, कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। आपको इस तरह से वाटर का सप्लाई के लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह से देख रहे हैं मोटर होता है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से जो है मोटर, इस तरह से मोटर होता है। ये मोटर 80 HP का भी हो सकता है, 50 HP, 80 HP, इस तरह से मतलब जनरली 50 और 80 HP का एक मोटर होना चाहिए, ठीक है ना। मोटर होने के बाद में आपको उसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने के बाद में आपको मतलब इरिगेशन के लिए पंप को रेडी करना है। उसमें कुछ भी नहीं है, वो रोटरी पंप क्या है, उसका मोटर साइज, कैपेसिटी,
क्या किलोवाट कितना है, एचपी क्या है, ये चीज़ को ध्यान देना है। मैं पहले बताया कम से कम 80 एचपी या 50 से 80 एचपी होना चाहिए। और प्रत्येक मतलब जो है मतलब जो वाटर का जो फोर्स होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और इस तरह से आपका जो फाइनली जो है एक छोटा सा डिग बनाया जाता है, मतलब पानी को स्टोरेज करने के लिए। दिख रहा है ना, पानी को स्टोरेज करने के लिए इस तरह का मतलब 15 बाई 30 का और जो इसका डीप है कम से कम डीप 10 फीट होना चाहिए, 10 फीट डीप होना चाहिए। और लंबाई चौड़ाई 15 बाई 30 का, इस तरह से पानी को ये फाइनली जो है स्टोरेज करने के लिए। अच्छा, एक चीज़, वाटर जो पंप होता है उसमें 2 मोटर होना चाहिए। एक मोटर जो होना चाहिए पानी को खींचने के लिए, एक मोटर जो होना है पानी को फेंकने के लिए। पहले जो मैंने दिखाया था मोटर पहले जो मोटर मैंने दिखाया था वो मोटर जो है पानी को खींचने के लिए, मतलब पानी को खींच के इसमें डिगी में इसको फिलअप करने के लिए, इसमें भरने के लिए। और दूसरा जो मोटर होता है वो मोटर होता है इस टाइप से। ये मोटर जो होता है एक्चुअली में पानी को फेंकने के लिए, मतलब ये जो इस डिगिंग होता है, डिगिंग से इसमें एक लगा के पाइप लगा के पूरा मतलब फार्मिंग एरिया में पूरा पाइप को रो टू रो लेके उसमें पाइपलाइन को बिछाना है और इसके जरिए फेंकना है। इसका काम जनरली फेंकता है ये, ठीक है ना। पहले जो होता है पानी खींचने वाला, ये जो है पानी फेंकने वाला। इस तरह से 2 मोटर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।